ऑडियो क्लियर है? गुड मॉर्निंग। ऑडियो वीडियो क्लियर? यस। अभी आवाज आ रही है? यस, ओके। एक विशिष्ट सत्र है, दो चीजों के बीच में करने जा रहे हैं, एक निबंध और दूसरा नीतिशास्त्र। ये दोनों पक्ष ऐसे हैं कि यदि आप सिविल सेवा की तैयारी कर रहे हो और चाहते हो कि फाइनल सिलेक्शन हो और ऊपर का रैंक मिले, तो इसमें इन दोनों खंडों की महत्वपूर्ण भूमिका है। 500 नंबर के दोनों खंड मिलकर होते हैं, निबंध और नीतिशास्त्र। एक ऐसा पाठ जो हिंदी माध्यम वाले सामान्य उपेक्षा करके चलते हैं और सफलता में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका इसकी है। अगर ऑप्शनल को छोड़ दे तो ऑप्शनल के बाद इसी की भूमिका है। ध्यान रखेंगे, प्रारंभिक परीक्षा से इसका विशेष संबंध नहीं है। मुख्य परीक्षा में एथिक्स और एसे दोनों की महत्वपूर्ण भूमिका है। पहले कुछ पक्षों को समझ लेते हैं, फिर आएंगे हम लोग निबंध पे। ये निबंध से सत्र की शुरुआत होने जा रही है, इसी खंड से। ध्यान रखेंगे, जो मुख्य परीक्षा है, एक बार मैं बता देता हूं, क्योंकि आप बहुत दिनों से पढ़ रहे होंगे, बट फिर भी एक बार रिकॉल कर लेते हैं, कुछ चीजों को ताजा कर लेते हैं। कुछ 7 पेपर होते हैं, 2 क्वालिफाइंग पेपर होते हैं। हिंदी और अंग्रेजी का पेपर क्वालिफाइंग होता है, ध्यान रखेंगे। क्वालिफाइंग पेपर है इंग्लिश और हिंदी का। मुख्य परीक्षा में एक वैकल्पिक विषय होता है। 45-46 सब्जेक्ट में से आपको फ्रीडम है किसी एक सब्जेक्ट को चुनने का। आप किसी एक विषय को अपनी सुविधा अनुसार, इच्छा अनुसार, मन के अनुसार या कोचिंग के कहने पर या अपने विवेक के आधार पर किसी एक वैकल्पिक विषय का चयन कर सकते हैं। इसमें स्वेच्छा है, आपको फ्रीडम है, आप अपनी स्वतंत्र इच्छा से चयन कर सकते हैं। कई बार इसमें लोग अपनी इच्छा का ध्यान नहीं रखते हैं, अपनी अभिरुचि, अपनी क्षमता का नहीं ध्यान रखते हैं। कोई व्यक्ति कर देता है, वो खुद से मान लेते हैं और मान के चल देते हैं कि नहीं, यही ऑप्शन लेना है। इसका निर्धारण करते वक्त रखो 500 नंबर का पेपर है टोटल। जो ध्यान रखेंगे, ये जो पूरा मेंस का जो पेपर है मुख्य परीक्षा का, ये टोटल 1750 नंबर का गेम है। ध्यान रखें, 750 मार्क्स का ये गेम है। 1750 करेक्ट कर लेंगे, करेक्ट करोगे। 1750 नंबर का ये गेम है, इसमें 500 नंबर का ऑप्शनल पेपर है। ध्यान रखेंगे, यदि आप मुख्य परीक्षा की तैयारी कर रहे हो तो पता होना चाहिए क्या क्या पढ़ना है और यह भी पता होना चाहिए किस पे कितना बल देना है। तो पूरा पूरा जो गेम है सिविल सेवा मुख्य परीक्षा का, वो 1750 नंबर का गेम है। और इसमें 50% अगर आ जाते हो, केवल 50% तो आईएएस बन जाओ। कुछ साल पहले स्थिति थी कि 40% नंबर पाने वाले आईएएस बन गए। आईएएस इलेक्शन की बात छोड़ दो, इलेक्शन तो 36-37% पाने वाले भी हो गए। 14-15 में ये स्थिति रही, 14-15-16 के आसपास देखोगे, या आप उसको वेरीफाई कर सकते हो। ध्यान देना, जो 1750 का जो मार्क्स है 1750 नंबर मुख्य परीक्षा में, उसमें 250 नंबर निबंध पे है। सबसे कम समय में तैयारी होने वाला पाठ निबंध है। सबसे उपेक्षित पाठ भी यही है। बहुत सारे हिंदी माध्यम में तैयारी करने वाले मान के चलते हैं कि निबंध है, लिख लें 250 नंबर। कठिनाई क्या पैदा करते हैं, जीएस पेपर भी 250 नंबर का है, मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से ध्यान देना। सेकंड पेपर भी 250, थर्ड पेपर भी, फोर्थ पेपर भी, ये सारे पेपर 250 नंबर के। तो 1000 नंबर के लिए 4 पेपर हो गए, 250 नंबर का एशे का पेपर हो गया 1250 और 500 नंबर का ऑप्शनल पेपर हो गया 1750 नंबर। गेम तो इसी का है। आप जितने टॉपर हुए हैं, टॉपर के नंबर को देखो, उपलब्ध है। थोड़ा एफर्ट करोगे तो पता चल जाएगा, इस साल का टॉपर, पिछले साल का टॉपर, उसके पिछले साल का टॉपर, ये जो ऊपर में अच्छा रैंक लाए हैं। आप देखोगे सफलता में महत्वपूर्ण भूमिका उनके वैकल्पिक विषय की रही है, इथिक्स वाले पेपर की रही है और निबंध वाले पेपर की रही है। जिसको इथिक्स और निबंध में नीचे अगर आए तो या तो बाहर है, संभावना प्रबल है कि वो लिस्ट से बाहर हो जाए। इस पार्ट में ऐसी स्थिति है वेरिएशन, किसी को 70 नंबर भी आ रहा है और किसी को 150-60 भी नंबर आ रहा है निबंध पेपर। इतना वेरिएशन है, तो थोड़ी सतर्कता बरतोगे, किसी भी पार्ट की उपेक्षा नहीं करोगे, उपेक्षा करोगे कठिनाई पैदा करोगे। एक छोटा सा मैं एग्जांपल बता रहा हूँ। फर्स्ट पेपर 250 नंबर जीएस का, जीएस का फर्स्ट पेपर 250 नंबर। आप सबको पता होना चाहिए कि पूरे पूरे भारतवर्ष में लगभग 96% रिजल्ट, 97%, 97% रिजल्ट इंग्लिश मीडियम का है। 3 से 4% में हिंदी माध्यम से मिटा हुआ है आईएएस वाले सिविल सर्जन में, जो यूपीएससी एग्जाम लेती है, उसमें ये यथार्थ तथ्य को आप ध्यान रखेंगे। और ये स्थिति जो इतनी बिगड़ी हुई है, उसके कई कारण हैं। उसमें से एक छोटा कारण मैं बता रहा हूँ कि कई बार हम पढ़ते वक्त, कई सारे छात्र पढ़ते वक्त, विद्यार्थी पढ़ते वक्त ऐसी जगहों पे खूब बल दे देंगे जहां नंबर ज्यादा नहीं आएगा, टाइम बहुत ज्यादा दे रहा है, इनपुट ज्यादा है, आउटपुट कम है। तो आपको अपनी रणनीति ठीक करनी पड़ेगी, खुले दिमाग से मेहनत करना पड़ेगा, तब तो सफलता प्राप्त कर सकते हो। नहीं तो बहुत बड़े भीड़ का एक छोटा सा हिस्सा बन जाओ, अस्तित्व का पता भी नहीं चलेगा कहां पे हम हैं। ध्यान रखिए, छोटा एग्जांपल मैं बता रहा हूँ, आवाज भी नहीं उठती है। जीएस के फर्स्ट पेपर में पढ़ना है विश्व का इतिहास। इस विश्व के इतिहास में कई जगहों पर, दिल्ली में 2.5 लाख 3 लाख जहां फीस है, वहां पर भी लगभग 45 से 50 क्लासेस चलती हैं, मतलब लगभग 100 घंटे के आसपास, 90 से 100 घंटे क्लास केवल वर्ल्ड हिस्ट्री पे ली जाती है, जानबूझकर। जरूरत नहीं है, संदर्भ को ध्यान रखना, क्योंकि हमको आना है निबंध पे। और निबंध पे आने से पहले मैं ये बताना चाहता हूं कि आप इस पे समय दो। 250 नंबर का है, आप 10 नंबर के लिए कई बार 50 दिन की क्लास करते हो, 100 आवर्स देते हो, और 100 आवर्स में 250 नंबर तैयारी करोगे तो जानदार परफॉर्मेंस करोगे। इसकी तुलना में आधा समय देना है, 100 घंटा भी नहीं, 50 घंटा ठीक से तो दे दो। 50 घंटे में 250 नंबर, 100 घंटे में 10 नंबर। ये दशा है हिंदी माध्यम में। अगर आप गलती कर लो तो सुधार लोगे, समय से सुधर जाओगे तो बेहतर रहेगा। एक बहुत बड़े जाल का, बहुत बड़ी भीड़ का एक छोटा सा हिस्सा बन जाओ। 250 नंबर पढ़ने जा रहे हो तो थोड़ा ध्यान तो देना जरूरी है ना। इस टाइप की जो गलतियां हैं वो हिंदी माध्यम के छात्र ज्यादा कर रहे हैं, अंग्रेजी वाले गलती कम करते हैं, उनमें भी है कई लोग। तो आप सतर्क रहो, 250 नंबर की तैयारी करने जा रहे हो। निबंध का पेपर आपने ठीक से कर रखा है तो आपकी लेखन शैली सुधरेगी। इसका लाभ आपको जीएस के सारे पेपरों में मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा। निबंध का ठीक से कर रखा है तो लोग मान के चलते हैं मैं लिख लूंगा, तो 70 75 80 नंबर भी आ रहा है, और जो ठीक से थोड़ा तैयारी की 140 प्लस आ रहा है। आप चाहे कितना भी पढ़ लो, जीएस के फर्स्ट पेपर में हिस्ट्री से पीएचडी कर लो, ज्योग्राफी से पीएचडी कर लो, 250 में 150 45 नंबर पाना टफ टास्क है। कोई रेयर होगा या नहीं होगा, यहाँ 140 प्लस पा सकते हो, बहुत सारे लोग एग्जाम पा रहे हैं। ध्यान रखो, तो आपको सतर्क रहना है। 250 नंबर का पेपर है जिसकी मैं तैयारी कराने जा रहा हूँ। आपके साथ रूम पे प्रैक्टिस करते रहोगे तो बेहतर स्थिति पैदा हो सकती है। आप इस पार्ट में कॉन्फिडेंस पैदा कर सकते हो अपने भीतर। सब कुछ आपके ऊपर निर्भर है कि आप कितना पढ़ाने के बाद रूम पर पढ़ रहे हैं। ध्यान रखना, क्लियर है? तो ध्यानपूर्वक पढ़ोगे तो बहुत अच्छी स्थिति हो सकती है। निबंध की चर्चा हम लोग करते जा रहे हैं, जब निबंध कर लेंगे तो जीएस का पेपर फोर्थ 500 नंबर की तैयारी मेरे साथ करने जा रहे हैं, और ये 750 नंबर। इस 500 नंबर की तैयारी आप लगभग मुझे लगता है कि 120 घंटे के आसपास, 100 110 120 घंटे के आसपास में करोगे। 500 नंबर की तैयारी करने जा रहे हो, ध्यान रखना 120 घंटे के आसपास में। कई बार 120 घंटे की तैयारी आप 120 घंटे पढ़ते हो और आपकी तैयारी होती है 40 नंबर। जीएस में कई ऐसे खंड है जिसमें 40 नंबर के खंड की तैयारी लोग 120 घंटे में करते हैं और भी ज्यादा। जो दशा बिगड़ी हुई है हिंदी मीडियम की, उसमें इन सबका योगदान है। ये आपका दायित्व है कि आप कितना समय किसके लिए अलॉट करते हो। ध्यान रखना, तो हम लोग इसको देखने जा रहे हैं, निबंध के पेपर को। क्लियर? निबंध के पेपर को हम लोग देखने जा रहे हैं।
जो निबंध का पेपर है ध्यान रखेंगे, अपने निबंध के पेपर में 3 घंटे का जो पेपर होता है, तो हमें निबंध को लिखना होता है। 125 नंबर का एक निबंध होता है और ये 1000 से 1200 शब्दों में लिखना है 125। जब आप निबंध का पेपर देखोगे आईएएस में, तो 2 खंडों में बटा हुआ है, सेक्शन ए, सेक्शन बी। सेक्शन ए में 4 निबंध, 4 में से 1। सेक्शन बी 4 निबंध, 4 में से 1। तो ध्यान देना, स्वतंत्रता आपको खूब मिली हुई है। 4 निबंध लिखना है, 1, 2, 3, 4। आप अपनी इच्छानुसार किसी का एक का चयन करके 1000 से 1200 शब्द लिखोगे, 125 नंबर का ये निबंध है। जीएस में आपको स्वेच्छा नहीं है, फ्रीडम नहीं है। जो आता है जीएस में पूछा जाता है, सब कंपल्सरी नेचर का होता है। अगर आपने छोड़ा तो उतने नंबर डिडक्ट हो जाएंगे। यहाँ पे खूब चुनने की स्वतंत्रता है। 4 है, 4 में से 1 लिखना है। आप चौथा लिख लो, पहला लिख लो, फिर दूसरे में फिर 4 है। आप अपनी इच्छा से किसी एक का चयन कर सकते हैं। ध्यान रखेंगे, जीएस में ये स्वेच्छा नहीं है। जो आता है उसको लिखना ही है, छोड़ोगे ये। मैं आईएएस को फोकस करके चल रहा हूँ, यूपीपीसीएस का अलग से मैं करा चुका हूँ। आईएएस को ध्यान रखकर मैं चल रहा हूँ। ध्यान देना, आईएएस का कर लोगे तो वो भी तब तक हो जाता है। वहाँ निबंध का स्तर कम है यूपीपीसीएस में, 150 नंबर का है, 50-50 नंबर का है। तो 4 में से 1, 4 में टोटल आपको 2 निबंध लिखना है। एक निबंध को आपको 1.5 घंटे में लिखना है, 90 मिनट्स में लिखना है। 90 मिनट्स में एक निबंध 125 नंबर का 1000 से 1200 शब्द में लिखना होता है। ध्यान रखेंगे। ठीक है, एक चीज को और ध्यान रखना सारे लोग, जो जीएस का जो पहला पेपर है, जो जीएस का दूसरा पेपर है, जीएस का थर्ड पेपर है, प्रत्येक पेपर में आपको 4000 शब्द लिखने हैं। ध्यान रखना, जीएस के प्रथम 3 पेपर, अगर जीएस फर्स्ट पेपर दे रहे हो तो आपको लगभग 4000 शब्दों को लिखोगे। एक का पेपर दे रहे हो तो आपको 3450 शब्दों को लिखना है, और निबंध का पेपर लगभग 2200 शब्द लिखना है। समझ सकते हो कितना कम लिखना है निबंध। 3 घंटे में जीएस के फर्स्ट पेपर में 4000 शब्द। ये सब चीजों को जानोगे तो आसानी होगी। बजाय की गलती कर करके सीखो, ये ठीक बात नहीं है। दूसरे की गलतियों से सीख लो, पहले से सतर्क रहो। यहाँ गलती लोग करते हैं, आप सतर्क हो, गलती नहीं करो। पहले प्रयास में भी बन सकते हैं, ये कोई असंभव कार्य नहीं है। डिपेंड करता है कि आप कितना सतर्क हो। गलतियां नहीं कर रहे हो तो सफल हो जाओगे, कितना पढ़े हो। तो ध्यान देना, निबंध में हमें कुल मिलाकर लगभग 2200 शब्द, 2400 शब्द तक जा सकते हो। इसका मतलब एक जगह पे 4000 शब्द लिखना है 3 घंटे में जीएस में, फर्स्ट पेपर में या सेकंड पेपर में भी 4000 है, थर्ड पेपर में भी 4000 है। यहाँ सिर्फ 2200 लिखना है 3 घंटे में। यानी कि आपको सोच सोच कर लिखना है। आपको यहाँ समय दिया गया है कि आप फ्रेमिंग करो, बीच बीच में सोचो, सोचना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि निबंध एक बार पूरा गले से लिख के खत्म कर दो। हो सकता है 4 पैराग्राफ लिखने के बाद आप 2 मिनट सोच रहे हो, फिर आप आगे बढ़ रहे हो। ऐसा होता है निबंध में। नहीं लिखो इसलिए आपको लगता होगा कि हम तो एक ही बार लिख देंगे, ऐसा नहीं होगा। बीच में कभी-कभी हो सकता है 30 सेकंड के लिए या 1 मिनट के लिए आप रुके हुए हो, कुछ लोग आगे क्या लिखे, ऐसा होगा, निबंध में होगा। इसीलिए तो इतना शब्द बोला जा रहा है। एक जगह पे 4000 शब्द, एक जगह पे 2200 शब्द। तो आप शुरू से सतर्क रहो। यहाँ तो तभी लिखना है, सोच सोच कर लिखना है, अक्षर बैठा के लिखना है। साफ गलती नहीं करनी है, ये सब ध्यान रखो। क्लियर क्लियर है, ये क्लियर। तो जो मैं बता रहा हूँ बातें उनको ध्यान से सुन लोगे, आत्मसात कर लोगे, हृदयंगम कर लोगे तो फायदे में रहोगे। नहीं तो फिर तो लाखों लोगों की बिना एक और बढ़ जाएंगे, क्या अंतर पड़ेगा, आपके ऊपर निर्भर है। आईएएस को लेकर चल रहे हैं, ध्यान देना, हिंदी मीडियम में लेकर चल रहे हैं। जो कुछ और लक्ष्य लेकर चले हैं वो लक्ष्य विमुक्त प्रयास कर रहे हैं। इसका मतलब जिनका लक्ष्य सिविल सेवा की, सिविल सर्विस का एग्जाम देना है, यूपीएससी द्वारा आयोजित, उनके लिए हितकारी है, लाभकारी है, कल्याणकारी है, मार्गदर्शन भी मिलेगा। ध्यान देना, क्लियर है। देखो निबंध में हमें क्या करना चाहिए। तो अब जो निबंध का पेपर यूपीएससी के द्वारा दिया जाता है, मान लो आप मुख्य परीक्षा देने चले गए हो, तो अब तो जब आपको पेपर मिलेगा तो आएगा कि प्रत्येक खंड से एक निबंध का चयन करते हुए कुल 2 निबंध लिखिए। पहले खंड में 4 निबंध, दूसरे खंड में 4 निबंध, पहले खंड से 1, दूसरे खंड से 1। इसके अलावा कुछ नहीं लिखा हुआ है। प्रत्येक निबंध 125 नंबर का है, टोटल 250 नंबर का। मगर पहले यूपीएससी जब निबंध का पेपर अभी नहीं हुआ, कई वर्षों से है। पहले यूपीएससी जब निबंध का पेपर पूछती थी तो ऊपर में एक अनुदेश दिया जाता था, इंस्ट्रक्शन, कि भाई आप जब निबंध लिखने जा रहे हो तो इन बातों पर का ध्यान रखेंगे। जो एग्जामिनर होगा, जो आपकी कॉपी को इवैल्यूएट करेंगे, वो लोग ध्यान देंगे। जो परीक्षक होंगे वो लोग ध्यान देंगे। जो बातें यूपीएससी पहले लिखकर बताती थी, अब लिखकर नहीं बताती है। और जो पहले लिखा जाता था वो आज भी उतना ही प्रासंगिक है, आज भी उसकी जरूरत है। तो हमने जो यूपीएससी पहले लिखकर बताती थी ऐसे निबंध लिखिए, हमने उस समय की बातों को अभी भी एक जगह इकट्ठा कर रखा है। अब पहले का निबंध देखोगे 2008, 9, 10, 11 के आसपास में अनुदेश आता था। तो हम वो अनुदेश क्या यूपीएससी देती थी एक बार देख लो। आप निबंध जब लिखोगे तो परीक्षक क्या ध्यान देंगे, उम्मीदवार की विषय वस्तु की पकड़। कहने का मतलब जिस निबंध को आप लिख रहे हो उसकी आप कितनी अच्छी पकड़ है। अगर आपके निबंध पे पकड़ नहीं हो तो मत लिखो, नहीं तो कठिनाई में पड़ जाओगे। आपकी पकड़ क्वालिटी पे अच्छी है और घुस गए हो इकोनॉमिक्स वाले टॉपिक्स में, उसको कठिनाई पैदा करोगे। जिस एरिया में आपकी पकड़ हो, ठीक हो, उसी निबंध को लिखना चाहिए। दूसरी बात, चुने गए विषय के साथ प्रासंगिकता। आप जो लिखोगे वो विषय के साथ प्रासंगिक होना चाहिए। एक स्टोरी सुन सकते हो इसी पे, क्या संदर्भ है। एक बार गुरुजी ने एक लड़के को पढ़ा दिया कि बेटा तुम फुटबॉल का खेल पढ़ के जाओ। फुटबॉल को उन्होंने बोला कि निबंध आएगा, कैसे आएगा, पक्का आएगा। लड़के ने फुटबॉल का खेल अच्छे से तैयारी कर ली, खूब बढ़िया तैयारी रख लिया उसने। गुरुजी ने कहा एग्जाम में पक्का आ जाएगा। जब लड़का गया एग्जाम देने के लिए तो फुटबॉल का खेल किसी ने पूछा नहीं था। वहां पे पूछ लिया था रेल यात्रा, पढ़ के गया था फुटबॉल का खेल, आ गया रेल यात्रा। चिंता में पड़ गया वो छात्र, चिंता में पड़ गया। फिर दिमाग लगाया, दिमाग लगाकर लिखना शुरू किया। पढ़ा तो उसके पास कंटेंट तो था किसका, फुटबॉल गेम का। इसकी तो कोई तैयारी नहीं किया था। और सवाल आ गया, लिखना जरूरी था। कैसे लोग अप्रासंगिक चीजें लिखते हैं, उसका एक छोटा सा तरीका। अरे कहाँ गए हो? मैंने लिखा कि हम लोग रेल से सैर के लिए निकले, स्कूल का टूर निकला, हम सारे लोग रेल में सवार हुए, गंतव्य के लिए ट्रेन रवाना हो गई। 40 के दिन में जैसलमेर घूमना था और रास्ते में ट्रेन खराब हो गई, रेल खराब हो गई। जहाँ रेल खराब हुई वहीं बगल में फुटबॉल का मैदान था। तो रेल जब खराब हुई तो रेल से सारे लड़के उतर के चले गए, क्योंकि पता चल गया कि 2-3 घंटा ठीक होने में लगेगा। तो लड़के सब सारे आगे फुटबॉल के मैदान में, और फिर उसने चला। उसने लिखा कि हमारी रेल यात्रा शुरू हुई, गंतव्य के लिए रवाना हुई, रास्ते में रेल का इंजन खराब हो गया, बगल में फुटबॉल का मैदान। तो उसने जितना जो भी पढ़ के गया था फुटबॉल से सब उसने लिखा था। तो फुटबॉल खेलने लगे, ऐसे खेले, वैसे बात किया, ऐसा बोल दिया। पूरा लिखने के बाद बोला कि जैसे ही फुटबॉल का मैच समाप्त हुआ उधर से रेल ने आवाज दी और सारे स्टूडेंट हम लोग सारे लोग फिर से रेल में सवार हो गए। रेल अपने गंतव्य की ओर रवाना हो गया। रेल फिर से चल पड़ी। तो देखो पूछा गया रेल यात्रा और लिख रहा उसके भीतर फुटबॉल। भाई लोग करते क्या है, पूछा कुछ और जाता है, लिखते वो चीजें जो जानते हैं और प्रासंगिक, प्रासंगिक नहीं, और प्रासंगिक। बहुतों की जैसा ये थे। अब चंद्रगुप्त मौर्य बोल रहे हैं कि भाई आला दर्जे का दिमाग लगाया था। आला दर्जे का नहीं, तुमको आला दर्जे का दिमाग लगा है। नाम तो लिखा हो चंद्रगुप्त मौर्य, कन्नड़ को खाओ पे बताओ। ये और प्रासंगिक होगा ना, टीचर टाइप हो सकता है, कट कर दे उसको। तो कई लोग और प्रासंगिक प्रासंगिक चीजों को लिखना है, और प्रासंगिक मत लिखो ना। आपको जो टॉपिक पूछा जाए उससे रिलेवेंट चीजों को लिखो, इररिलेवेंट नहीं। जो उसने लिखा वो सारी बातें सही थी कि हमने ये पास किया, वो दिया, ये किया, मगर वो जरूरत नहीं है ना, वहाँ पे डिमांड नहीं है, तो दिक्कत होगी। ये आपस में वार्तालाप कम करोगे तो फायदे में रहोगे। भाई सब आपस में वार्तालाप करें, चैटिंग का ये प्लेटफॉर्म समझ लिया, चैटिंग खेल लेते हैं।
ध्यान रखना, भाई सब आते हैं आईएएस नहीं बनने के लिए, चैटिंग का गेम खेलने के लिए। अब भाई सब चैटिंग में बड़े होशियार हैं, दोनों हाथ से टाइप करते हैं। इतनी मास्टरी कर रखी है, लगता है कि उसी में अपना भविष्य बनाना है। इस वाले टाइपिंग में मास्टर है, सब तुरंत टाइप करता है रफ्तार के साथ। इतनी प्रैक्टिस कर रखा है, परफेक्ट हो गया टाइपिंग, टाइपिंग मास्टर हो गया। दिल से नहीं लेना, उनको देख के परेशान नहीं होना, बहुत ज्यादा तेज से टाइप कर देता है। उसकी अभिरुचि का विषय है टाइपिंग। तो विषय वस्तु की पकड़, चुने गए विषय के साथ प्रासंगिकता, ध्यान रखना, रचनात्मक तरीके से सोचने की उसकी योग्यता। कुछ भी प्रश्न हो, आपको रचनात्मक तरीके से लिखना है। मान लो आतंकवाद पे भी आ जाए, तो निराशावादी अप्रोच मत अपनाओ कि आतंकवाद का खात्मा हो नहीं सकता, आतंकवाद एक ऐसा राक्षस है, बढ़ता रहेगा, हम कुछ भी कर लें, ये घट नहीं सकता। इसका मतलब आप नकारात्मक दिशा में जा रहे हो, भ्रष्टाचार कभी खत्म हो ही नहीं सकता। आपको थोड़ा कंस्ट्रक्टिव होना है। महिला सशक्तिकरण, उसका भी सकारात्मक पक्ष जाना होगा, तो उसमें नयापन दिखाना होगा, थोड़ा नवाचार दिखाना होगा। ध्यान रखना, विचारों को संक्षेप में और युक्ति से संक्षेप में युक्ति संगत। युक्ति संगत का मतलब होता है जो आप लिखो उसका कुछ आधार हो। हवा में बातें मत करो। अगर लिख रहे हो कि महिलाओं की स्थिति भारत में कमजोर है, तो साक्ष्य दे रहे हो कि ये देखो भाई लोकसभा में इनका प्रतिनिधित्व कम है, राज्यसभा में कम है, महिलाओं के प्रति हिंसा की घटनाओं का ये रेशियो है, ये आप दिखा सकते हो, फिर बताओ महिलाओं की स्थिति कमजोर है। ठीक है, एक तो घटनाओं के आधार पर डिसाइड नहीं करोगे महिलाएं मजबूत हो गई, तो दिखा देती है और कुछ और दिखा देती है। एक और घटना घट गई, तो लोग पुरुष सेल बनाने की बात करें, अभी तक वुमेन सेल बना हुआ है। अब पुरुष आयोग भी लोग बनाने की बात करें कि पुरुष आयोग बनना चाहिए, पुरुष भी पता नहीं पड़े महिलाओं से, इसके डिबेट हो सकता है, उस पर डिटेल में नहीं जाना है। प्रभावी ढंग से लिखना है निबंध को। प्रभावी ढंग से लिखने के लिए आप बीच में कहीं कविता लिख दो, कोई कविता दोहे लिख दो, अच्छा सा गाना हो वो भी चलेगा, किसी का बहुत अच्छा स्टेटमेंट हो, रिपोर्ट हो, कोई रिपोर्ट पब्लिश हो पेपर में, उस रिपोर्ट को भी लिख सकते हो। इससे आपका निबंध प्रभावी बनेगा। ध्यान देना, प्रभावी विषय वस्तु कवि पर परीक्षक विशेष ध्यान देंगे, मतलब जो एग्जामिनर होगा, जो आपकी कॉपी को चेक करेंगे, कॉपी इवैल्यूएटर, वो इस बात पे विशेष बल देंगे कि आपकी निबंध पे पकड़ है कि नहीं है। ठीक है, आप उसके प्रासंगिक पक्षों को लिख रहे हो कि नहीं लिख रहे हो, प्रभावी तरीके से लिख रहे हो कि नहीं लिख रहे हो। ठीक है, और इन चीजों की ओर परीक्षक जो है विशेष ध्यान देंगे, ध्यान देंगे। ठीक है, एक आधे को ब्लॉक के लिए पूछ रहे हैं, सीओ लिख रहा है कि आधे को ब्लॉक कर दे, ब्लॉक नहीं करेंगे, सबको फ्रीडम है, सब लोग अपनी स्वतंत्रता को एंजॉय करते हैं, सामने वाले का स्टेटमेंट देखने की कोई जरूरत नहीं। तो आप टॉपाई भी लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं, इसमें छूट है लिखने की। ठीक है, आप पढ़ाई तो शरीर धर्म नहीं भाई लिख सकते हो, तो गांधी जी वो सुनते थे वो भी लिख सकते हो। वैष्णव जन तो तेने कही पीर पराई जाने, जो दूसरे के दुख दर्द को जानता है वही व्यक्ति समझता है, वही व्यक्ति श्रेष्ठ व्यक्ति है, ऐसा लिख सकते हो। ठीक है, क्लियर है, बोलो क्लियर। ध्यान रखना, निबंध अभी 2023 में एक मैंने निबंध पढ़ाया था आईएएस के लिए, वो निबंध सीधे सीधे 125 नंबर का निबंध सीधे सीधे आया। लास्ट ईयर केजी से आ गया कॉल की मेन से पहले कुछ स्पेशल क्लास ले लें, मैंने ऑन डिमांड 4 दिन पहले एग्जाम से, मेन से एग्जाम से 4 दिन पहले, 4 या 3 दिन पहले मैंने निबंध डिस्कस किया। सभी भटकने वाले खो नहीं जाते, अभी भी केजीएस के प्लेटफॉर्म पे है, आप जाओ कभी देखो, लास्ट मिनट्स डिस्कशन उसमें ऐसे कुछ लिखा हुआ है केजीएस के प्लेटफॉर्म पे। उस निबंध को पढ़ाते वक्त मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं कि ऐसा निबंध पूछ सकता है। 2-3 बार मैंने ऐसी बातें बोली उससे, और संयोग वो निबंध 125 नंबर में आ गया। सभी भटकने वाले खो नहीं जाते, लगभग 12-13 मिनट की मैंने उसमें विवेचना कर रखी है। वो क्लास उनके लिए थी, ऑनलाइन पर थी, जो मेंस देने जा रहे थे, उनको ध्यान करके और उसको पूरी तरीके से लाइव किया गया था। अभी भी वो वीडियोस है केजीएस के प्लेटफॉर्म पे, जाकर देखो आप, कितना बढ़िया लोगों ने उसको मान के रखा है। कई लोगों का क्लास में पढ़ाया हुआ 5 से 10 नंबर का होता है, तो पूरे देश में हंगामा कर देंगे, घर-घर वीडियो पहुंचा देंगे, ये देखो मेरा पढ़ाया हुआ 10 नंबर का हो गया। मैंने तो एक ही निबंध को डिस्कस किया, वही आ गया। ये स्थिति थी संयोग। इस बार यूपीएससी में मैंने जो डिस्कस किया, जैसी करनी वैसी भरनी, महिला सशक्तिकरण और एआई वरदान है अभिशाप है, सारे सवाल आए हुए हैं। लगभग 15 दिन का, 15 दिन की तो मेरी क्लास थी, वो 15 दिन की जो क्लास की वो यूपीएससी में हिट कर गया। संतुष्ट है सब, जिसने क्लास की और रूम पे पढ़ा भी हो, ज्यादा माथा पच्ची न किया, वो कंफर्टेबल पोजीशन में रहा होगा। ये बिल्कुल आया था, मैंने जो पढ़ाया उससे समरूपता थी, ये ध्यान रखना। और वो जो मैंने कहा वो तो साक्ष्य के रूप में है ना, आप ये चीज नहीं कर सकते यूट्यूब पे जाके, जिस दिन आपने डाला था उसी का डेट रहेगा। अभी हम लोग निबंध की चर्चा करने जा रहे हैं, निबंध की विवेचना करेंगे। सबसे पहले हम यह देखने का प्रयास करते हैं कि निबंध क्या है, किसे कहते हैं निबंध, क्या होता है निबंध। ठीक है, तो नेट पे उपलब्ध है, जो मैंने वो डिस्कस किया था, सभी भटकने वाले खो नहीं जाते, 125 नंबर का सवाल तरीके से डिस्कस किया हुआ है। ऑलरेडी केजीएस पे जाकर देखो, केजीएस से भाई हमारे नाम से आप ढूंढोगे तो मिल जाएगा, केजीएस के प्लेटफॉर्म है क्या। तो ध्यान देना, जो ये निबंध है यह लेखन का एक विशिष्ट रूप है, यह प्रधानतः गद्य साहित्य की एक विधा है, जिसमें जो भी विषय वस्तु होता है, कोई विषय वस्तु, मान लो निबंध की कोई विषय वस्तु, मान लो नारी सशक्तिकरण पे कोई सवाल हो, लोकतंत्र पे सवाल हो, पर्यावरण और विकास पे कोई सवाल हो, तो जो विषय वस्तु है, जो सब्जेक्ट दिया हुआ है, इसके हम विभिन्न पक्षों का, जो विषय वस्तु निबंध की विषय वस्तु, जो विषय वस्तु दी गई है, जैसे एआई वरदान है या अभिशाप, ये निबंध की विषय वस्तु है। अब इसके विभिन्न पक्षों का या प्रासंगिक पक्षों का हम लोग तारतम्यता के साथ, क्रमिकता के साथ, क्रोनोलॉजी मेंटेन करते हुए तारतम्यता, जब भी हम निबंध लिखें उसमें थोड़ी क्रमिकता बनी रहनी चाहिए, क्रमिकता के साथ लिखो। मान लो महिलाओं की स्थिति लिखनी हो तो प्राचीन काल में ये स्थिति थी, मध्यकाल में ये था, आधुनिक काल में ये स्थिति रही, समकालीन परिदृश्य है। ऐसा नहीं कि वर्तमान काल पहले लिख दो, बाद में प्राचीन काल लिख रहे हो, फिर आधुनिक, फिर मध्यकाल, इसका मतलब क्रमिकता तोड़ रहे हो। आपको थोड़ा सिस्टम के साथ लिखना है, तारतम्यता को मेंटेन करते हुए लिखना है। महिलाओं की स्थिति पे अगर कोई सवाल है तो सामाजिक स्थिति उनकी बताओगे, राजनीतिक स्थिति बताओगे, आर्थिक क्षेत्र में उनकी दशा बताओगे, धार्मिक क्षेत्र में बताओगे। ये ऐसी क्रमिकता कोई मेंटेन करनी चाहिए, ऐसा नहीं कि सामाजिक क्षेत्र लिख दिया फिर आप दूसरे दिशा में चले गए और फिर कुछ देर के बाद अगले पेज पे आप आर्थिक क्षेत्र ला रहे हो, तो ठीक नहीं है। जब आप निबंध लिखोगे तो उसमें तारतम्यता होनी चाहिए, क्रमिकता होनी चाहिए, ताकि उसका अच्छा सा प्रभाव पड़े। तारतम्यता, क्रोनोलॉजी मेंटेन करोगे, ठीक है, सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक, धार्मिक, राजनीतिक ऐसे लिखोगे, ठीक है, क्लियर। बड़े बड़े अक्षर लिख देंगे, इतने मैं बोल भी रहा हूँ, तारतम्यता, क्रमिकता, बोलने के आधार पर भी लिखा जा सकता है। कई लोगों को निकट दृष्टि दोष है, कुछ लोगों को दूर दृष्टि दोष है, किसी का वैसे भी चक्षु विकार हो सकता है, उनको कठिनाई हो सकती है, तो अपनी श्रवण इंद्रियों को भी जागृत बनाए रखें, कर्णेंद्रियों को भी, कान से सुन के भी आपसे देख रहे हैं, चक्षु इंद्रिय काम कर रही है, कर्णेंद्रिय काम कर रही है, मान लो चक्षु से दिखने में दिक्कत है तो कर्णेंद्रियों का सपोर्ट ले लो। तारतम्यता, क्रमिकता, मैं बोल रहा हूँ, तालमेल करोगे बेहतर रहेगा, मैं बड़ा फिर भी लिखूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, आपको तार्किकता के साथ लिखना चाहिए, ध्यान रखना, तार्किकता होनी चाहिए आपके, हवा में बात मत करो। आप जब लिखो तो आधार बताओगे, देखिए इन आधारों पे मैं ये बातें बताना, जिसमें बताऊं कि ये एआई अभिशाप है, तो बताएंगे देखिए एआई के चलते नौकरियां खत्म हो जाएंगी, एआई के चलते खतरनाक हथियार बन सकते हैं, एआई के चलते अफवाह फैलाया जा सकता है, मतलब एआई जो है ना अभिशाप हो सकता है, एआई मानव को सुपरसीड कर सकता है। तो जब आधार बताते हैं तब ना लिखोगे हाँ ये अभिशाप हो सकता है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, कृत्रिम बुद्धि, बताने के लिए उसको आधार बताओगे। हवा में बातें करते रहो, ग्राउंड मत किया करो, न किया करो, तो कहा जाएगा आपकी बातों में तार्किकता नहीं है, दम नहीं है। एक होता है कह रहे हैं और
सिद्ध किया जा रहा है, ये देखो इस आधार का मैं बात कर रहा हूं। क्लियर? क्लियर? बोलो। तो क्रमिकता होनी चाहिए, संतुलित दृष्टिकोण रखना है आपको। ऐसा नहीं कि जो आप करोगे उसमें तार्किकता भी हो, तार्किकता और संतुलित दृष्टिकोण हो, बैलेंस रहो आप। ध्यान देना। ऐसा नहीं कि आप एकदम एक्सट्रीम फॉर्म में चले जाओ कि नहीं परमाणु बम एक बार गिरा ही देना चाहिए, पाकिस्तान पे खत्म ही हो जाए, परमानेंट इलाज कर दो। इस टाइप की बातें ठीक नहीं है एक्सट्रीम कंडीशन में। तो कोई भी अगर गलत काम हुआ तो सीधे गोली मार देना चाहिए। अपराधियों के सामने सरेंडर कर रहा है, सुधरने के लिए तैयार है तो देंगे ना मौका। उसके बाद नहीं मान ले तो कई कार्रवाई करेंगे। एकदम एक्सट्रीम कंडीशन में नहीं लिखना चाहिए। यदि भारत सुधरने वाला नहीं है, यहाँ भ्रष्टाचारियों को देखते ही गोली मार दी जाए, तो खाएगा भैया बहुत बैलेंस होकर नहीं लिख रहे हो, एक ही बार सबको हटाने के लिए तुले हो। तो आपका जो निबंध उसमें बैलेंसिंग होनी चाहिए, रोचक होना चाहिए आपका निबंध और प्रभावी होना चाहिए। रोचक और प्रभावी, ध्यान देना, रोचक और प्रभावी निबंध हो। जहाँ तहाँ कविता लिख दो, किसी का इंपॉर्टेंट कथन है वो लिख दो, कविता खूब याद करो, शेर और शायरी लिख दो, तो दिक्कत है। जब हमने वो निबंध की चर्चा की थी तो हमने कहा था वो जो सभी भटकने वाले खो नहीं जाते, इसमें भी हम डिस्कस करेंगे उस निबंध को फिर से। तो हमने कहा था ऐसे कंक्लूड कर सकते हो कि मिल ही जाएगी मंजिल, भटकते भटकते ही सही, गुमराह तो वे हैं जो घर से निकले ही नहीं। तो हम कहीं कहीं पे शेर और शायरी, कुछ ऐसे वक्तव्य मोटिवेशनल स्पीच उनको भी कोट कर सकते हैं। इमोशंस में बढ़ के नहीं लिखना है, ध्यान देना। कि कोई भी शायरी थोड़ा ठीक शायरी हो, अच्छा मैसेज हो, वो भी शायरी लिखोगे क्या? कई सालों तक कई लोगों का दिल टूट जाता है, उसमें शायरी निकलती है, वो नहीं लिखोगे क्या? रिलेवेंट शायरी लिखो, जो प्रासंगिक हो, लिख सकते हो शेर और शायरी, क्या दिक्कत है? लेकिन सिर्फ बोलना है कि कोई भी शायरी, कोई भी कैसे लिखोगे? जो जरूरत हो लगता है विषय वस्तु डिमांड करिए, उसको लिख दो, अच्छा चलेगा, सेट हो जाएगा। ठीक है? रोचक और प्रभावी स्पष्ट तरीके से लिखना है, जो लिखो क्लियरली हो, वेग नहीं है। तो निबंध जो है ना, गद्य साहित्य की दुविधा है, बीच बीच में कुछ पद भी इस्तेमाल कर लेते हैं। गुरमीत सिंह ठीक है, टूटे दिल वाले नहीं लिखना, बिल्कुल सही बोल रहे हो गुरमीत सिंह, अनुभवी आदमी है। तो टूटे दिल वाला कविता नहीं लिखना, बिल्कुल सही। ये है टॉपिक से रिलेटेड लिखोगे ना, शायरी भी लिखना है, कुछ ऐसा कुछ कभी करोगे। टॉपिक से रिलेटेड तो लिखने में क्या दिक्कत है? लिखो उसको, बताओ कितना ये चीजें हैं। ठीक है? गद्य साहित्य की एक विधा है, लेखन की एक सुविधा है, जिसमें जो विषय वस्तु है, विविध पक्षों का, प्रासंगिक पक्षों का, तात्पर्यता के साथ, समीक्षा के साथ, तार्किकता हो, संतुलित दृष्टिकोण हो, रोचक हो, प्रभावी हो, स्पष्ट अभिव्यक्ति हो। जो करना चाहते हो क्लियर लिखो। ठीक है? अब मैंने बोला कि लिख सकते हो शायरी, तो शायरी मत लिखना शुरू करो। मैं शायरी लिखने शुरू कर देंगे, जैसे कोरोना में डूबेंगे सनम, ये मैंने कहाँ बोला लिखने के लिए? डूबेंगे सनम। लिख के इतना शायरी बताने की जरूरत नहीं है। ठीक है? अरे शायरी नहीं आती तो कविता लिखो, शायरी पढ़ना शुरू करोगे क्या? वो मतलब जिसको शायरी नहीं आती मत लिखो शायरी। कोई जरूरी है क्या शायरी लिखोगे? गांधी का कुछ स्टेटमेंट याद कर लो, रिसेंट रिपोर्ट याद कर लो, इसका मतलब थोड़ी शायरी लिखना शुरू कर दो। कुछ मैं राइट करा दूंगा, कुछ डिस्कस करूंगा ना, वो एटलीस्ट याद कर लो, उपयोगी रहेगा। मतलब बोले सर शायरी मुझे नहीं पता है, इसका दिल टूटा है कि शायरी नहीं गाता है वो। क्लियर? बोलो क्लियर? ध्यान रखेंगे, क्रमिक रूप से हम चलना है। देखो एक सवाल संदर्भ बनता है कि निबंध को आखिर लाया क्यों गया है? देखो 500 नंबर मेरे साथ है, 500 नंबर कम नहीं होता है, ऑप्शनल आपका 500 नंबर का है, और 500 नंबर का निबंध, निबंध विषय का पेपर, इसकी तैयारी कितने घंटे में करने जा रहे हो? अराउंड 120 आवर्स में। 120 आवर्स में कई बार 40 नंबर की तैयारी करते हैं, ये दशा है हिंदी मीडियम में, उसको पता नहीं रहता कि 40 नंबर के लिए मैं 24 घंटे दे चुका हूँ। यहाँ 124 घंटे किससे दे दो ना, 500 नंबर एक ऐसे दोनों ऑलमोस्ट आप कंट्रोल कर लोगे। इतना तो क्लास में, इसके अलावा दोनों भी पढ़ोगे, दोनों का तालमेल करोगे तो हो जाएगा। सीमा बोले मैं निबंध में पढ़ी हूँ, अच्छी बात है, पढ़े हो तो फिर से पढ़ दो। तो निबंध की जरूरत क्यों पड़ी यहाँ पे यूपीएससी में? निबंध अगर आप निबंध लिखते हो ना, आप अपने तरीके से निबंध लिख रहे हो, तो आपके निबंध को पढ़कर आपके व्यक्तित्व का पता चल सकता है कि आपकी पर्सनालिटी कैसी है, आपके व्यक्तित्व का अनुमान लगाया जा सकता है, आपकी सोच को पता लगाया जा सकता है कि आपकी सोच कैसी है, आपका कितना अनुभव है जीवन में, ये पता लगाया जा सकता है, आपके लेखन शैली का पता चल जाता है कि आपने लिखने पे कितना बल दिया है। आपके द्वारा लिखे गए निबंध को पढ़कर आपके बारे में 10 चीजें हम जान सकते हैं कि आपका कितना थिंकिंग चिंतन का स्तर है, आपके अंदर कितनी तार्किकता है, पता लगा लेंगे। आप कितने कल्पनाशील आदमी हो, ये सब पता चल जाता है। इसलिए निबंध लाया गया है। हो सकता है कि इतिहास को पढ़ लो, भूगोल पढ़ लो, लिख दो, वो जो पढ़े वही बोलना होता है वहाँ पे, और अपनी अपनी बातों को थोड़ी लिखने का अवसर मिलता है आपको फ्रीडम बहुत थोड़ी है। तब पढ़ना 1857 का काउंट वही काउंट लिखोगे जो किताबों में लिखा हुआ है। अपने से नया काउंट क्लियर कर सकते हो क्या? एक नहीं क्लियर कर सकते, करोगे तो दिक्कत हो जाएगी। जो पढ़े उसी को यहाँ पे आप अपने तरीके से नया नया पक्ष क्लियर कर सकते हो। कल्पना शक्ति कितनी है, आपके भीतर तार्किकता कितनी है, आप भावेश में तो बातें नहीं लिखते हो, आपका व्यक्तित्व कितना संतुलित है, आपकी सोच कैसी है, सब पता चल जाएगा। अगर आपके निबंध को ठीक से पढ़ लिया जाए तो बताया जा सकता है आपका विचार क्या है, पता चल जाएगा। ध्यान रखना, इन सब चीजों की जानकारी है, इसलिए निबंध को लाया गया है। आपकी विश्लेषणात्मक क्षमता कितनी है, कितना अच्छा सा एनालिसिस कर सकते हो, इसलिए लाया गया है निबंध। ठीक है? जो भावनाओं में बढ़ जाते हैं वो कभी भी बढ़ के अपने को किनारा पकड़ लेगा कहीं और, फिर यूपीएससी उसके लिए कठिन है। यूपीएससी में एक टॉपिक एथिक्स मूवी तो है, भावनाओं को विवेक से कंट्रोल करो, नहीं तो दिक्कत है। क्लियर? बोलो क्लियर? तो निबंध ये है, देखो निबंध में हम लोग ये देखेंगे निबंध में क्या करना है क्या नहीं करना है। देखो जब निबंध लिखोगे तो आपकी भाषा सरल होनी चाहिए, तत्सम शब्दों का प्रयोग मत करो, किस लाइन मत लिखो, कठोर टाइप का लाइन मत लिखो, तो संस्कृत में भाषा का प्रयोग मत करो, कुछ लोग भाषा के बड़े अच्छे जानकार होते हैं लेकिन किस लैंग्वेज यूज करते हैं, कठोर टाइप से समझने में दिक्कत हो जाए, वो काम नहीं करना, आसान भाषा में लिखो, क्रमिकता में लिखो। ठीक है? गलती मत करो, मतलब भाषा की त्रुटि नहीं होनी चाहिए, ऐसा नहीं कहीं अनुस्वार छोड़े हो, कहीं लंब छोड़े हो, कहीं पे है लिखो, है लिखना है लिखो, हंसी का दीर्घिका की गलती ना हो, शाब्दिक गलती नहीं होनी चाहिए। देखो गलती करोगे तो नंबर कटेगा, जीएस में नंबर थोड़ा बहुत गलती होगी ना तो चल जाएगा, हंसी का लिख दिया दीर्घिका के बदले में चल जाएगा, मगर निबंध में गलती होगी तो सामने वाला आपका नंबर घटा सकता है। ठीक है? अभी धीरे धीरे, आज तो पहली क्लास है, सारी चीजें पहली क्लास में डिस्कस थोड़ी हो जाएगी, एक बार पढ़ते रहो, हो जाएगा सारी चीजें। छोटा छोटा पैराग्राफ लिखना, ऐसा नहीं पूरा कॉपी कर दो एक ही पैराग्राफ, ऐसा नहीं, अंत बातें मत लिखो, जिसको लिखो उसका आधार हो, संविधान के आदेश में मत लिखो, कानून के आदेश में मत लिखो, इवन सरकार के आदेश में भी लिखने से बचो। ऐसा नहीं सरकार की आलोचना शुरू करो, अगर समर्थन नहीं तो आलोचना भी नहीं, खुल के जो नीति और कार्यक्रम उनका समर्थन कर सकते हो सरकार का, ऐसा रखना है अपना बैलेंस, बैलेंस तरीके संतुलित दृष्टिकोण के साथ लिखना है। ये है, और विवादास्पद टाइप की बात मत लिखो, डिस्प्यूटेड बातें नहीं लिखो, ऐसा मत लिखो दूसरे की भावनाएं आहत हो जाए, दूसरे की आस्था पर चोट लग जाए, ऐसी बातें नहीं लिखो, किसी धर्म के एंटी में नहीं लिखोगे, किसी जाति के एंटी में नहीं लिखोगे, किसी राजनीतिक दल के एंटी में नहीं लिखोगे। ध्यान देना, नाम लिख के ओवरऑल आलोचना कर सकते हो, ध्यान रखना, एक ही चीज बार बार रिपीट नहीं होना चाहिए, नहीं तो नंबर घट जाएगा। इन सब बातों को आपको ध्यान रखना। अभी तो शुरुआत हुई है, पहले पढ़ोगे तब ना लिखोगे, ऐसे लिखोगे मुझे नहीं आता, अच्छी बात है, मोना
ये सब कैसे लिखूंगी, मुझे नहीं आता। तो आपको इतना तो पता चल गया ना कि आपको लिखने नहीं आता, लेकिन यही पता नहीं है कि मुझे लिखने नहीं आता। मास्टर ये है, तो आप धीरे धीरे सीखो, मैं जो बता रहा हूँ उसको ध्यान दो, मैं जो पढ़ाऊँ उसके बाद 2 घंटा और पढ़ो, फिर इसी का सवाल देखो, ये चीज़ें अनुकूल हो जाएंगी। मैं जब बता रहा हूँ तो कुछ नोटिंग भी करते रहोगे और क्या करोगे, और मैं सवाल दिखाऊंगा ना, कई सारे निबंधों को लिखाऊंगा, डिस्कस कराऊंगा, जैसे एआई वरदान है, अभी आप इसका डिस्कसन करेंगे, आप उसको नोटिंग भी करते रहना। कई निबंधों को, जैसे इंडियन कल्चर पे निबंध बन सकता है, तो हम डिस्कस करेंगे ना भारतीय संस्कृति विविधता में, हो सकता है निबंध बन जाए। अभी इसी महीने में एक तो यूपीपीसीएस का एग्जाम, उसमें भी देख लेना कि जो मैं पढ़ा रहा हूँ उससे रिलेटेड कुछ है कि नहीं, सब बेकार है। इसी महीने में एक तो सत्यापित हो जाएगा, तो एग्जाम है ना अभी जून में यूपीपीसीएस का, तो मेरी जुलाई में देख लें, तो मिलाते रहना कि जो पढ़ाया गया क्लास में उससे बहुत सारी चीजें है कि नहीं, एकदम वो वाला दिशा में, हमारा दिशा में। क्लियर? बोलो ये क्लियर? यहाँ 10th के टाइप से नहीं आता है रीति का गुप्ता, मुझे 10th के टाइप में ऐसे आता है क्या? या गाय पे थोड़ी निबंध बनेगा, या निबंध बनता है एक अच्छा जीवन प्रेम से प्रेरित और ज्ञान से संचालित होता है, समझते रहो। चप्पल मरम्मत करने का समय तब होता है जब सूर्य चमक रहा हो, इस टाइप के निबंध पूछे जाए। इतना भी आसान थोड़ी है, ठीक से पढ़ना पड़ेगा। 10th वाला सवाल पूछेगा, 10th में हो गया, ठीक है? एक बार पीजीएस से खाली दिखता है उसको कम कर दिया, फिर कोई भी लगता है कि हम भी पढ़ लेते हैं, पढ़ो, फायदा तो जरूर होगा। मेरे क्लास को सुनोगे तो फायदा होगा, कई चीजें सुधर जाएंगी। आप जिस क्लास में एग्जाम आईएएस का देने जा रहे हो, अगले साल दोगे तब भी फायदा होगा, इस साल दे रहे हो तब भी फायदा होगा, 4 साल के बाद भी जाओगे तब भी आपको फायदा होगा। पकड़ो कि क्या क्या चीजों की जरूरत होती है, ऐसा नहीं कि हमें तो 4 साल बाद देना, हम अभी क्यों पढ़ें, पढ़ो, फायदा देगा, आपके लेखन पे भी असर पड़ेगा, ध्यान देना। ये गाय हमारी माता, देखो नेवी स्टोरी लिखना शुरू कर चुकी है कि गाय पे आएगा तो पहला लाइन लिखेंगे गाय हमारी माता है, हम जानता थोड़ी है यहाँ पे, अनुभवी लोग भरे पड़े हैं यहाँ पे। इतना ही होता है तो पहला लाइन लिखने में दिक्कत हो जाएगी, तो तुरंत एक लाइन लिखकर बता दिया कि देखिए मेरा ऐसे बिल्कुल तैयार है, गाय तो पाया जानवर है, लिख रहा है गाय चारा मान, कई सारे ज्ञानी लोग हैं उसमें और लिख दिया कि गाय चारा खाती है। ज्ञानी लोगों की कमी नहीं, ठीक ज्ञान है, मगर उस ज्ञान से होने वाला कुछ नहीं है। अब तो अस्तर बढ़ाओगे, आ जाएगा कि हम एक ही नदी में दोबारा स्नान नहीं करते, ऊपर से निकल जाएगा, बहुत सारी बड़ी सत्ता क्या है ये, ठीक है? आगे बढ़ते हैं, ध्यान देना। देखो, जब भी निबंध का पेपर, मान लो कि आप मेंस एग्जाम देने पहुंच गए एग्जामिनेशन सेंटर पे, आपको पेपर मिल गया है, मान लो, इमेजिन करो आप एग्जाम में बैठे हो, पेपर मिल गया तो क्या करोगे? सबसे पहले मान लो ये 8 निबंध है, खंड ए में 8 है, खंड बी में, सेक्शन बी में 4 यहाँ 4 यहाँ 8 है टोटल। तो आप सबसे पहले सारे निबंधों को पढ़ोगे, इसको भी पढ़ो, इसको, और फिर डिसाइड करो कि मुझे इस निबंध में लिखना है। मान लो आपको चौथा लिखना है, तो फिर डिसाइड करो कि हाँ मुझे 4 नंबर लिखना है। ऐसा न हो कि आपने पहला निबंध पढ़ा और लगा कि इससे तो मैं लिख लूंगा, बस लिखना शुरू कर दिया, ये काम नहीं। हो सकता है पहले वाले से ज्यादा अच्छा चौथा वाला लिख लो, हो सकता है आपने देखा ही नहीं ये भी निबंध है, हो सकता है इसलिए आपने प्रैक्टिस कर रखी हो। तो कई बार लोग गलती करते हैं, पहला पढ़ा लगा कि ये तो मैं लिख लूंगा, बस लिखना शुरू, बाद में आधे घंटे के बाद उनको लगता है कि अब तो कलम आगे ही नहीं बढ़ रहा है, कैसे पढ़ता है, उसको लगता है कि चौथा तो मैं बहुत अच्छा लिख सकता हूँ। जब कॉपी मिले एग्जामिनेशन हॉल में, आप पहले सारे निबंधों को पढ़ो, 2-3 मिनट का समय दो। मैंने कहा ना निबंध के पेपर में हमको मैक्सिमम 2400 शब्द लिखने हैं, जहां हम 3 घंटे में 4000 लिख रहे हैं, और यहाँ पर 2400 लिखना, इसका मतलब है कि अगर 2 घंटा हमने ठीक से लिख दिया, 2 घंटा अगर कलम चलता है आपका, तो आप 2400 शब्द लिख दोगे, 2400 वर्ड्स राइट इन मेंस, इसी पेपर में। इसका मतलब आपके पास 60 मिनट का, पूरा 60 मिनट का समय सोचने विचारने का। जब 3 घंटे में 4000 लिख रहे हो, ये बताओ, तो 2 घंटे में 2400 आराम से लिखोगे कि नहीं लिखोगे? बिल्कुल लिखोगे। ये तो आपको 1 घंटा समय है। तो जब निबंध मिले आपको, निबंध का पेपर मिले, तो पहले 2-3 मिनट समय दो पढ़ने में, पढ़ो, सोचो, उसके बाद डिसाइड करो कि हाँ इसमें दूसरा वाला लिख लेंगे, और इसमें हम चौथा वाला लिखेंगे, या इसमें पहला वाला लिख लेंगे। 2-3 मिनट का समय देना चाहिए चुनाव में, निबंध का चुनाव करो। आप देखोगे कई सारे लोग एग्जाम में निबंध का पेपर मिला, ऐसे वाला पेपर मिला, 1 मिनट बाद लिखना शुरू कर चुका है। मत करो ये काम, उनको करने दो, ठीक है? देखो मेरे को कविता भी लिख रहा है, आदर्श सोनी करके लिख रहा है, कविता लिख रहा है ये, और दिल में धड़कता है नाम तुम्हारा, इस टाइप से मत लिखा करो कि मेरे लिए लिखो, किसी और के लिए लिखे हो। नाम लिखा है किसी और के लिए, बाद में नाम चेंज करके मेरा नाम लगा दिया है, बहुत तेज ये है आदर्श, और दिल में धड़कता है नाम तुम्हारा। अच्छा, और दिल में तो फिर तो नहीं, तो अगर मेरे दिल में लिख लोगे तो फिर तो दशा बिगड़ जाएगी तुम्हारी, ठीक है? तो मॉडिफाई कर चुका होगा, लिखा होगा किसी और के लिए, बाद में उसको मेरी तरफ डाइवर्ट कर दिया, ठीक है? बिल्कुल कोई और होगा, सुनील मिश्रा बोल रहे हैं कि कोई और होगा, अनुभवी आदमी है सुनील मिश्रा, ठीक है? बोलो ये क्लियर, ध्यान देना। तो पहला काम, जब पेपर आपको मिल जाए तो आप 2-3 मिनट का समय दोगे चुनाव करने में, तुरंत मत लिखो। जैसे मान लो कि आपने चुन लिया कि सेक्शन ए से हमको तीसरे नंबर का निबंध लिखना है, मान लो, तो करो क्या कि अपनी कॉपी आंसर शीट होगी, पीछे में एक रफ पेज होता है, आप वहां जाकर रफ करो, उसका एक डायग्राम बनाओ, एक सिनॉप्सिस बनाओ, 10 मिनट का समय दो सिनॉप्सिस बनाने में। ठीक, अच्छी बात है भीम, पढ़ो ठीक से और सुधार हो तो एक्सेप्ट करो। मैं भी गया था रिसेप्शन में, तुमको जरूरी है कि मैं पूरा वीडियो बना के दिखाऊं? सेशन, आप रिसेप्शन में नहीं गए, सब लोग गए थे, और मैं सोशल मीडिया पे ज्यादा एक्टिव हूं नहीं हूं, तो नहीं पता चलेगा, हूं ही नहीं मैं, 4-5 साल से मैंने उधर से अपना रास्ता बदल दिया है, ठीक है? ठीक है, बिल्कुल सृष्टि, ध्यान देना, ये जो रफ पेज रहता है, आपकी जो कॉपी मिलती है, लास्ट में देखो ऊपर रफ पेज लिखा रहता है, रफ पेज लिखा रहता है, तो इसके लिए दिया जाता है, इसी के लिए आप पहले रफ कर लो, जो रफ करोगे बाद में उसको कट कर देना, मगर बाद में लिखने के बाद। तो आपको जो निबंध आप लिखने जा रहे हो, उसका एक स्ट्रक्चर बना लो यहाँ पर, यहाँ इस निबंध में मुझे ये लिखना है, ये लिखना है, ये लिखना है, कुछ शब्दों को लिख के, कुछ लगता है कि ये वाला जो कविता है हम लिख सकते हैं, उसका एक शब्द लिख दो, कविता का एक छोटा सा 2 शब्द, तो एक 10 मिनट पे फ्रेमिंग करो, 10 मिनट का समय दे सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। मान लो आपको 1.5 घंटे में एक निबंध लिखना है, 90 मिनट्स में लिखना है, आपने 2 मिनट पढ़ने में दिया, 10-12 मिनट आपने फ्रेमिंग करने में दे दिया, रफ चार्ट बना लिया, आधा 15 मिनट चला गया, कोई बात नहीं, 15 मिनट में ये दोनों हो गया, तो फिर आपको लिखना बड़ा आसान हो जाएगा ना। आपको तो 60 मिनट केवल लिखना है ठीक से, आपका 60 मिनट कलम में चल गया, 60 मिनट्स जो मैं बता रहा हूँ वो व्यावहारिक पक्ष है, ध्यान देना। आप इमेजिन करो कि आप क्लास में बैठे हो, मेज देने बैठे हुए हो, कि पास करके बैठे हो, ऐसा मान लो कुछ देर के लिए, मानने में क्या दिक्कत है, पूरा मैथमेटिक्स मान के निकाल देते हैं, ये मान लिया जाए, मान लो थोड़ी देर के लिए कि आपको निबंध का पेपर मिला है, 2-3 मिनट पढ़ेंगे, सेलेक्ट करेंगे, सेलेक्ट करने के बाद डायग्राम बनाएंगे, 10 मिनट का और टाइम देंगे। ये मत देखो कि बगल वाले ने कॉपी मिलते ही 2 पेज लिख लिया, अभी तक आप सोच ही रहे हो, डायग्राम ही बना रहे हो, तब तक बगल वाला 2 पेज लिख चुका है, तो इनको देखकर टेंशन नहीं लेना है, इसको आधे घंटे के बाद देखोगे ना कि माथा पकड़ के बैठा हुआ है, सर पकड़ के, संभावना डबल रहेगी, ध्यान रखना, बिल्कुल तनाव में नहीं आना, 3 घंटा तो लिखना है आपको, इतनी जल्दीबाजी क्यों?
चर्चा करेंगे। अमित शाह बोले सर स्टार्टिंग कैसे करें? अभी बताएंगे ना स्टार्टिंग कैसे करोगे, ठीक है? अभी स्टार्टिंग कैसे करोगे, मध्य भाग कैसे करोगे, एंडिंग कैसे करोगे, सबकी चर्चा करेंगे। थोड़ा संयम से, अभी तो पढ़ाना शुरू किया, बहुत डिस्कस कैसे लिखेंगे, इतना उतावलापन थोड़ी है। शादी हुई नहीं है और तुरंत नाम खोज के बैठोगे, नाम ही पहले बता दिया क्या नाम रखेंगे बच्चे का। पहले कुछ योग्य हो जाओ ना कि शादी हो जाए, ठीक है? उसके बाद नाम सोचना। ऐसा अभी से पुरानी स्कूल में मैं अपने बच्चे को पढ़ाऊंगा, पहले योग्य तो हो जाओ शादी करने लायक, कोई ठीक जगह शादी हो जाए, ठीक है? इतनी लंबी चौड़ी नहीं शुरुआत करो, जो मैं बता रहा हूँ उस पर ध्यान दो, औरों से प्रभावित नहीं होना है। आपको अपनी तरीके से 2-3 मिनट चयन करने में लगाए, 10 मिनट में आपने रफ बना लिया, ऊपर से भूमिका में ये लिखेंगे, मध्य भाग में ये विस्तार देंगे, हल्का सा थोड़ा बहुत कंक्लूजन लिख सोच सकते हो कि हाँ, हम ये पॉइंट कंक्लूड करें, दैट्स ऑल। क्योंकि आप जब लिखना शुरू करोगे ना, तो बीच में आप रुकोगे तो रफ चार्ट पलट के देखोगे, हाँ, इसके बाद ये लिखो, चलो एक शब्द दिखाई देगा एक पैराग्राफ, ऐसा तभी होगा जब आप प्रैक्टिस करोगे, ध्यान देना। क्लियर? बोलो क्लियर, एक बार बोलो, आप 10 मिनट का समय दोगे और फिर जाके उसको बोलो। कर लिया सारे लोग, बोलो कर लोगे? तो पहले एथिक्स की क्लासेस होंगी, पहले निबंध की क्लासेस हो जाएंगी और निबंध की क्लास के बाद मैं एथिक्स की क्लास शुरू करूंगा। तो लगभग 12-14 के आसपास, 15 मैक्सिमम क्लास में निबंध की दूंगा और 15 क्लासेस के बाद अराउंड अराउंड ध्यान रखना। उसके बाद एथिक्स की क्लास शुरू हो जाएगी। एथिक्स की क्लास लगभग 50 क्लास लगभग होगी, 2 घंटे के आसपास हमारी क्लास रहेगी, ठीक है? कभी कभी हो सकता है 1.5 घंटा भी ले लें, तो थोड़ा दिन ज़्यादा हो जाएगा। हम लोग ध्यान रखना, जब हमारी प्रैक्टिस का एक पार्ट ये रहेगा कि हम शुरुआत कैसे करें निबंध की, ऐसे की शुरुआत कैसे करें, और इसी की प्रैक्टिस करेंगे। 10-12 निबंधों को कैसे लिखोगे, हम चर्चा करेंगे, आप लिखने का प्रयास करोगे, प्रैक्टिस कराएंगे हम आपको ऑनलाइन जितना हो सकता है, क्योंकि ऑनलाइन का लिमिटेशन है। ऑफलाइन में थोड़ी सी माहौल थोड़ा अलग रहता है, सामने जीवंत लोग बैठे रहते हैं। यहाँ चारों तरफ जो है ना भौतिक जड़ वस्तुओं से घिरा हुआ है, सामने कैमरा है, तो टीवी इधर, एसी इधर में, तमाम और चीजें हैं, टेबल कुर्सी है, भौतिक वस्तुओं से घिरा हुआ, जो संवेदना भी है। तो वहाँ पे थोड़ा संदर्भ बदल जाता है, आपकी लाइन लिखते ही लगता है कि हाँ अलग अलग जगहों पे लोग अलग अलग तरीके से पढ़ रहे हैं। ठीक है? एथिक्स में केस स्टडी करा दिया, मेंस वाली क्लास में खूब कराया, 10-12-15 हमने कराया, 10 मैंने केस उसको दिए भी है, इसमें शामिल हो। ठीक है? बोलो भाई, ध्यान देना, ऑनलाइन में ना ऑफलाइन में ज्यादा टाइम लगता है, ऑनलाइन में कम लगता है, डिपेंड करता है कई बार रिविजन के ऊपर। हो सकता है किसी के 45 क्लास में हो जाए, ज्यादा अगर डिस्कशन नहीं हुआ तो कभी कभी कुछ सवाल ऐसा आ जाता है, उसी पे नंबर टिक जाता है, ध्यान रखना। तो आपका लगभग 120 के आसपास हो सकता है, 110 हो जाए, 115 हो जाए, 5-10 क्लास आगे पीछे हो सकता है, ध्यान रखना। उतना होता है, डिस्कशन के ऊपर बहुत डिपेंड करता है। कभी कभी मेरी ऑफलाइन क्लासेस में 10 क्लासेस बढ़ जाती है, इतना डिविजन हो जाता है, कई मुद्दों को अलग से, सब कुछ डिपेंड करता है छात्रों के ऊपर, उनका स्तर क्या है, ध्यान रखना। आगे बढ़ते हैं, क्या करना है पहले ध्यान रखना कि आप चार्ट डायग्राम बना लोगे, उसके बाद आप शुरुआत करो। एथिक्स ऑप्शनल नहीं है, एथिक्स जीएस का पार्ट है, एथिक्स खुद ही पार्ट है फिलॉसफी का, दर्शन शास्त्र का पार्ट है, आप दर्शन शास्त्र ऑप्शनल ले सकते हो। ठीक है? ध्यान देना, जब आप निबंध लिखोगे तो निबंध के 3 भाग होते हैं, लिख लो आप। एक तो प्रस्तावना, शुरुआत, आरंभ, आरंभ, दूसरा मध्य भाग है और तीसरा जो निष्कर्ष या उत्तर है। ये निबंध के 3 महत्वपूर्ण पार्ट है। सबसे अधिक विस्तार इसको देते हैं हम, विस्तार। ये 8-10 लाइन में होना चाहिए, 8-10 लाइन में ये होना चाहिए, ध्यान रखना। ठीक है? निबंध में पॉइंट वाइज नहीं लिखना है, डायग्राम नहीं बनाना है, आप पैराग्राफ वाइज लिखोगे। आप जीएस में डायग्राम बनाओ, अलग अलग चीजें बनाओ, और जब निबंध लिखोगे तो वहां पे पॉइंट वाइज लिखने की स्थिति नहीं है, पैराग्राफ वाइज लिखो, छोटे-छोटे पैराग्राफ लिखो। तो निबंध के 3 पार्ट हैं, प्रस्तावना जो 8-10 लाइन की हो, मध्य भाग जिसको सबसे ज्यादा लिखना है, उपसंहार भी, निष्कर्ष भी 1 पैराग्राफ 2 पैराग्राफ में हो सकता है, ऐसा करो। ठीक है? तो शुरुआत में तो चीजों को समझो, इसमें क्या लिखवाना है। जब मैंने बता दिया कि निबंध का पेपर मिले तो 2 मिनट पढ़ो, लिख लो, अगर इसको लिखना है तो 10 मिनट आपको लगभग समय देना है, किस पे, चार्ट बनाने में 2 समय, दिमाग में डालो, थोड़ा खींचना है तो खींच लो। निबंध के 3 पार्ट्स हैं, प्रस्तावना लगभग 8-10 लाइन लिख लो, 1 पैराग्राफ 2 पैराग्राफ, मध्य भाग खूब बता दो, उपसंहार 1 पैराग्राफ या 2 पैराग्राफ में हो सकता है, 8-10 लाइन ये भी हो सकता है, 5 लाइन ये भी हो सकता है, कंक्लूड करें, इसको डिस्कस करें। 3 पार्ट्स में आपको करना है। हम लोग सबसे पहले इसकी विवेचना करने जा रहे हैं, 1-2 दिन इसी का कर लेंगे, फिर इसकी विवेचना करेंगे, फिर इसकी विवेचना करेंगे, कैसे लिखें, और आगे सब सवाल देख लेंगे। ये प्रस्तावना है, प्रस्तावना आरंभ कैसे करें, कैसे शुरुआत करें, बिगिनिंग कैसे हो, हमें स्टार्ट कैसे करें, 8-10 लाइन लिखोगे, जिसको भूमिका बोल सकते हैं, ये 8-10 लाइन में होनी चाहिए। उपसंहार या निष्कर्ष कैसे कंक्लूड करें हम लोग, वो भी उसका भी उद्देश्य है, उसको भी ध्यान रखना है। ठीक है? मानिका 1-2 क्या ज्यादा ऐसे डिस्कस करेंगे, नोटिंग भी करा देंगे, ऐसे करा देंगे, और सर 1-2 ऐसे लिखवा दीजिए, लिखवा देंगे और मिलाते रहना तुरंत। एकदम रिसेंट में एग्जाम है यूपीपीसीएस, जो मैंने लिखवाया, जो बताया उसमें कुछ मिलता जुलता है, टोटली आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट है। ठीक है? बोलो क्लियर? अब हम लोग जा रहे हैं प्रस्तावना कैसे लिखें, प्रस्तावना। अभी हम लोग प्रस्तावना मतलब आरंभ, निबंध का हम आरंभ कैसे करें, लाइट करके बोल सकते हो। अब निबंध में भूमिका कैसे लिखेंगे, इंट्रो कैसे करें, शुरुआत कैसे करें। जब भी निबंध लिखते हो तो शुरू में प्रस्तावना आती है, ये है। देखो, अगर पिछले कुछ वर्षों का निबंध देखोगे आईएएस का, तो निबंध देखोगे तो स्पष्ट हो जाता है कि ज्यादातर निबंध नैतिक निबंध हैं और दार्शनिक प्रवृत्ति के निबंध हैं, फिलोसॉफिकल एसेज हैं। इथिकल और फिलोसॉफिकल एसेज फ्रीक्वेंटली आईएएस में पूछे जाते हैं, आईएएस में। हम लोग उसी स्तर के निबंध को देखेंगे। ठीक है? देखो, आपने ये चार्ट बना लिया, हमने बोला कि जब आप निबंध का पेपर मिले तो आप 8-10 मिनट के पीछे अपने कॉपी के लास्ट पेज में वक्त बताता है, वहां थोड़ा पीछे आप आपने डिसाइड कर लिया इस निबंध को लिखना है, लास्ट पेज में थोड़ा पीछे। अब आप करने जा रहे हो क्या, अब आप करने जा रहे हो प्रस्तावना लिखने जा रहे हो। अब आपने वो शुरुआती क्रिया संपन्न कर दी, आपने निबंध का चयन कर लिया, आपने उसका एक रफ भी बना लिया, अब आप जा रहे हो प्रस्तावना लिखने, फिर प्रस्तावना लिखोगे, मध्य भाग को विस्तार दोगे, फिर मध्य भाग का विस्तार देने के बाद आप लास्ट में डिस्कस लिखोगे, फिर कंप्लीट हो जाएगा, निबंध कंप्लीट हो जाएगा। यही तो काम करना है, और क्या करना है। ठीक है? यही काम करना है। क्लियर है? बोलो क्लियर? हम लोग देखने जा रहे हैं निबंध का सिलेबस क्या है, निबंध है,
निबंध में सिलेबस नहीं दिया हुआ है, कुछ भी पूछ सकता है। साइंस में निबंध साइंस के विषय वस्तु में पूछ सकता है, अर्थव्यवस्था में पूछ सकता है, साहित्य में पूछ सकता है। टीवीएस का क्वेश्चन तो देखो, जैसे जीएस फर्स्ट पेपर हमने बताया ना, जीएस के फर्स्ट पेपर में लिखा हुआ है भारतीय विरासत संस्कृति, भारत और विश्व का इतिहास, भारत और विश्व का भूगोल, भारतीय समाज सामाजिक, ये विषय है फर्स्ट पेपर में। बार बार पहले पूछे निबंध का विषय क्या है, क्या विषय पढ़ना, ये यूपीएससी के बाद सेकंड पेपर में जिसमें आधार व्यवस्था सामाजिक न्याय, निबंध में ऐसे लिखा है निबंध पेपर 300 नंबर, क्या विषय, कुछ भी फ्री। और क्या करो, विज्ञान के क्षेत्र में पूछ सकता है, इथिक्स में जा सकता है, फिलॉसफी में जा सकता है, साहित्य में जा सकता है, कुछ भी जा सकता है। खत्म है। देख नहीं रहे हो, सिलेबस होना चाहिए ना आपके पास, सिलेबस देखो, डाउनलोड करो सिलेबस, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, धार्मिक, नैतिक, राष्ट्रीय, कुछ भी पूछा है। पीडीएफ डाला क्या निकाल के दीवार पे चिपका लो, तो परीक्षा में ये है, दीवार पे निकाल के चिपका लो, ठंडा क्लियर रहेगा। ये 7 पेपर है, 2 क्वालिफाइंग है, टोटल 750 नंबर का गेम है। निबंध का ये कंडीशन है, जीएस पेपर फर्स्ट में ये पढ़ना है, जीएस पेपर 2 में ये, थर्ड में ये, पेपर फोर्थ में ये, और वैकल्पिक विषय है, 2 पेपर आएंगे, 500 नंबर का पेपर होगा। क्वालिफाइंग पेपर 300 नंबर का है, हिंदी और सर, इतना तो आपके दिमाग में होना चाहिए। बार बार क्वेश्चन निबंध में यही लिखा हुआ है, ठंडा क्लियर होना चाहिए, पछताना चाहिए। आ जाओ विषय वस्तु पे, कोई चर्चा यूपीपीएससी के बारे में नहीं करेंगे, ये आईएएस को ध्यान में लेकर चल रहा है। यूपीपीएससी के लिए अलग से कर चुका हूं। अभी मैं प्रयागराज में था कुछ दिन पहले, वहां जो मेंस देने वाले बच्चे थे उनके लिए स्पेशली मैंने निबंध की कक्षाएं ली। हमने स्पेशली उनके लिए एथिक्स की कक्षाएं ली, शॉर्ट नोटिस में, लगभग 12 दिन में हमने उनको रिवीजन कराया दोनों पार्ट। 5-6 दिन मैंने निबंध कराया उनको, एक रिवीजन कोर्स था, वो फुल कोर्स नहीं था, रिवीजन कोर्स था। और 6-7 दिन मैंने उन लोगों को ऐसे की कक्षाएं कराई, ये एथिक्स की। एक निचोड़ जो होता है पूरे विषय का, उसकी चर्चा की, वो शॉर्ट नोटिस में किया गया था, यूपीपीएससी वालों के लिए था। मैंने बोला ना कि आईएएस को ध्यान में लेकर चलेंगे, आईएएस की तुलना में यूपीपीएससी का निबंध का स्तर नीचे है, आईएएस का ऊपर है, हम आईएएस को लेकर चलेंगे, दिमाग में रखना। यूपीपीएससी वाले को यूपीपीएससी का जो स्तर है ना, ये नीचे है, ये अगर कर लोगे, मैंने बोला ना कि अभी जैसे मान लो हम करा रहे हैं, अभी यूपीपीएससी होने वाला है, अब जाके आजमाना कितना फायदेमंद है। इसी महीने यूपीपीएससी का मेंस होने वाला, हमने अभी बताया, तो यहाँ पढ़ लो, अब उससे ज्यादा ऊपर स्तर की तैयारी कर रहे हैं, इसको ब्रीफ में ले लेंगे वैसे ही, ध्यान रखना। यूपीपीसीएस में सिलेबस है निबंध का, आईएएस में सिलेबस नहीं दिया हुआ है। और उत्तर प्रदेश पीसीएस दे रहे तो वहाँ है सामाजिक निबंध पूछेंगे, आर्थिक निबंध पूछेंगे, साहित्य और संस्कृति का निबंध पूछेंगे, ये यूपीपीसीएस बता रहा है। तो हमारा अभी जो स्तर होगा वो यूपीएससी के स्तर पे होगा, नीचे वाले को वैसे ग्रिप में ले लो, ध्यान रखना। मिलाते रहना, जो मैंने बता दिया मिलाओगे, इसी महीने मिलाने का अवसर मिल जाएगा, तब तक मेरी क्लास चलती रहेगी, आप मिला लोगे। क्लियर है? लिख रहा है कि सर हम लोग को आप भूल गए क्या, ऐसी सीधा, अच्छी बात है। अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं। यूपीपीसीएस वाले, आप में यूपीपीसीएस बहुत सारे लोगों को, तो एक दो में यूपीपीसीएस वाले को भी कर दूंगा अलग से, लेके चलेंगे आईएएस का, यूपीपीसीएस को ग्रिप में ले लेंगे, और बताओ, कोई बात नहीं, आजमाते रहना। मुझे यूपीपीसीएस का एग्जाम देना है, बिल्कुल अंजलि, अभी पता लगाना, जो मैं बता रहा हूँ कितना हद तक फायदेमंद है। मेरी रनिंग क्लास में सवाल पूछना, सारा दिन बोल रही है, 29 जून को पेपर है ना, रानी बता रही है 29 जून को यूपीपीसीएस का पेपर है, ठीक अच्छी बात है, मिल गया 29 जून, 30 जून को हम लोग डिस्कस कर लेंगे कि जो हमने निबंध पढ़ाया है कितना फायदेमंद है यूपीपीएससी में, उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन। और बताओ दिक्कत, पहले लिख के बताओ, मिला लेना। मैं भी अपने अनुभव से पढ़ा रहा हूँ, तो देख लेंगे ना। अब बीपीएससी का मतलब बीपीएससी में वहाँ कहावत पूछा जाता है, कहावत नहीं पढ़ने जा रहा हूँ सिलेबस क्लास में, बोला सर बीपीएससी का, यूपीपीएससी कोई कहावत नहीं है, यूपीएससी की तुलना में आसान है, जब हम इस स्तर का पढ़ लेते हैं, इस स्तर का आराम से कर लेंगे। हम इसी स्तर का पढ़ूँ तो ये स्तर नहीं होगा। क्लियर? बोलो क्लियर, पहले लिख के बताओ, जिसको यूपीपीएससी दे रहा है 30 को हम लोग यू विल फ्री टू आस्क क्वेश्चन ऑन 30 को सवाल पूछना। सर आपने बता दिया कुछ और आ गया कुछ, फायदा ही नहीं हुआ, फायदा हुआ तो लिखना, फायदा हुआ, फायदा होगा ही, क्यों नहीं होगा। यूपीपीएससी का सिलेबस अपलोड करा देता हूँ, अल्पना सिंह होंडा से लिख रही है, मैं अलग से उसको अपलोड करा दूंगा यूपीपीएससी से, अभी करा दूंगा क्लास के बाद। जो यूपीपीएससी दे रहे हैं उनकी अलग से मैं उसका सिलेबस अपलोड करा दूंगा, ध्यान रखना। क्लियर? यूपीपीएससी दे लेना, दिक्कत नहीं। क्लियर है? क्लियर? अरे लगाए लग जाए, मैं जान नहीं। ठीक है, नेक्स्ट, अभी यूपीपीएससी का अपलोड करा देंगे, कोई दिक्कत नहीं, आप लोग देखते रहना। 29 जून को मेरे लिए चैलेंज होता है ना, मैं पढ़ा रहा हूँ, मान लो एकदम दूसरी दिशा में आ जाए सवाल, तो उल्टा भी तो लिख दोगे, मुझे तो चिंता है अपनी, मैं पढ़ा रहा हूँ, एक बार पढ़ लो, यूपीपीएससी में मिलाते रहना, दिक्कत। पीसीएस वाले हो तो पीसीएस वाले भी हंगामा कर लेना, कोई दिक्कत नहीं, ये बटवा दे। और जो ये बता रहा हूँ पढ़ाना कैसे लिखो, मतलब तो सब लोग उपयोगी है ना, इंडिया में कभी-कभी आप निबंध लिखने जा रहे हो, लिखने जा रहे हो, फायदा करेगा। आप तो ऊपर स्तर पे जा रहे हैं, अच्छी बात है ना, आप अलग स्तर पे खेल लोगे, तो ऊंचे स्तर पे पढ़ो तो इसको भी कर लोगे ना, क्या दिक्कत है। यूपीपीएससी में 150 नंबर का है और आईएएस में 250 नंबर का है, यूपीपीएससी की इसमें है यूपीपीएससी। मैं इसको अपलोड कर देता हूँ सिलेबस को, शांति से और दशा स्वागत करो, पढ़ाई का आनंद लो। क्लियर? यूपीपीएससी वाले अचानक कौन में आ गए, क्लियर है? लाइव क्लास है, ध्यान रखना सिमरन, अब भोजपुरी से नहीं पढ़ाऊंगा, दिमाग में लेना, और बीपीएससी जब जाता है तो पढ़ाता हूँ, अब बीपीएससी में एक से एक सवाल पूछता है, ठीक है, क्लियर हो गया। रवि यादव 150 नंबर है यूपीपीएससी में और आईएएस में 250 नंबर है, इंपॉर्टेंस कम कहाँ है, ठीक है, क्लियर क्लियर। नेक्स्ट, अब इसको पढ़ाने के बाद हम लोग इथिक्स में जाएंगे, पहले हम लोग इथिक्स पढ़ रहे हैं, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम ये देख रहे हैं कि हम प्रस्तावना कैसे लिखें, अभी देखो जो लोग यूपीपीएससी देने वाले हो, मैं इसको अपलोड कर रहा हूँ, देखो उत्तर प्रदेश लोकसभा के बारे में कितना फास्ट है सिस्टम, उत्तर प्रदेश लोकसभा जो लोग आज यूपी देने जा रहे हैं 150 नंबर का सवाल है, तीन लिखना है, 700 शब्दों में एक लिखना है, 2100 शब्द लिखना, ये सिलेबस है ऑलरेडी यूपीपीएससी का, 3 खंड है, प्रत्येक खंड से एक लिखना है, प्रत्येक निबंध 700 में है, प्रत्येक निबंध के लिए 50 नंबर, ये देखो सिलेबस है, साहित्य संस्कृति सामाजिक क्षेत्र, राजनीतिक क्षेत्र, खंड बी में ये क्षेत्र है, ये सिलेबस दिया हुआ है, और ये देखो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सारा दिया हुआ है, जो लोग यूपीपीएससी देने जा रहे हो केजीएस आईएएस के प्लेटफॉर्म पे मैं इसको अभी अपलोड कर देता हूँ, समझ में आया, ठीक है, एक पेज पूरा पेज हमारा, तो इसको अपलोड करेगा, यूपीपीएससी का मैं सिलेबस और प्रीवियस क्वेश्चन अपलोड कर रहा हूँ, क्लास के बाद आप लोग उसको डाउनलोड कर लोगे, ठीक है, क्लियर, जितने यूपीपीएससी वाले हो
का निबंध का पाठ्यक्रम और पिछले वर्षों में पूछे गए निबंधों का विषयवार संकलन उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग। चलो ज्यादा परेशान मत करो, ठीक है, आगे बढ़ो। पिछले हाँ, महीने पिछले लेके बिल्कुल में तेरा मर्जी तुम्हारी, एग्जाम बच्चे को तो दे में ठीक है, आगे बढ़ो। जो यूपीएससी वगैरह वाला से बात करेगा फिर सबकी बात नहीं हो सकती। तो यूपीएससी काम लेके चल रहा है, यूपीएससी आ जाएगा, यूपी फॉर्मा होगा, इसी महीने में पेपर है, ठीक है, नेक्स्ट। लेकिन किसी स्टेट का होगा, निबंध होगा, जो मैं बता रहा हूँ वो फायदा देगा आपका। आगे बढ़ते हैं, प्रस्तावना। देखो, जब आप यूपीएससी में प्रस्तावना लिखोगे या कहीं भी किसी एग्जाम में जब निबंध की शुरुआत करो तो शुरुआत जो है ना बड़ा आकर्षक होना चाहिए, कुछ मत करो उसको। ये जो प्रस्तावना जो लिखो वो आकर्षक हो, और जो पढ़ने वाला हो या सुनने वाला का निबंध जो सुन रहा हो या पढ़ रहा हो उसके भीतर जिज्ञासा पैदा हो, उसकी क्रिएट करो। तो निबंध की प्रस्तावना का एक उद्देश्य होता है कि पाठक में या श्रोता में जिज्ञासा पैदा हो, वो आकर्षित हो जाए, आपके निबंध को पढ़ने के लिए लालायित हो जाए, ऐसा शुरुआत करना, प्रभाव पैदा करें। एक्स्ट्रा इफेक्ट शुरुआत में ही आपने माहौल पैदा कर दिया, माहौली टाइप का होना चाहिए शुरुआत, सुस्त शुरुआत नहीं करो। ऐसा लगे कि आपने सामने वाले को झकझोर के जगा दिया, देखो पढ़ो मेरा निबंध, ऐसा शुरुआत करना चाहिए निबंध का, आकर्षक हो, ध्यान देना। फर्स्ट इंप्रेशन कहा भी जाता है कि फर्स्ट जो इंप्रेशन होता है वो लास्ट इंप्रेशन होता है। सामने वाला निबंध जैसे ही पढ़ना शुरू करेगा क्या लिखा है इसने, क्या शुरुआत किया है, फर्स्ट इंप्रेशन अच्छा जाए, और फर्स्ट इंप्रेशन ठीक नहीं है ना तो सामने वाले दिमाग में शुरुआत ठीक नहीं कर रहा है, बीच में क्या करेगा ये। अरे संजीव कुमार बाकी बातें लिखना है क्या, बाकी बातें लिखोगे तो प्रभाव पड़ेगा क्या, बाकी बातें लिखोगे तो आपको टलाते टलाते भाग देगा, तुम बाकी लिखोगे टलाता रहेगा आपको। मैं बोल रहा हूँ इंप्रेसिव लिखो तो ये बोल रहा है बाकी बातें लिखना है क्या, अलग ही सामने लिख रहा है, ऐसा लिखो सामने वाले पे अच्छा सा इंपैक्ट जाए, प्रभाव जाए, आकर्षक हो, भट्टी भट्टी बातें नहीं लिखनी, नहीं तो आपको कई वर्षों तक भटकाता रहेगा सामने वाला, समझ में आया। अभी हम लोग देखेंगे ना, अभी तो हम बताएंगे क्या होना चाहिए, फिर हम एक साक्ष्य ले लेंगे ना, हम उदाहरण दे देकर बताएंगे कि ये देखो ये निबंध ऐसे शुरुआत करेंगे, ये निबंध ऐसे शुरुआत करेंगे, उदाहरण लिखेंगे तो और स्पष्ट होगा। बुला की ज्योति बोलते हैं बाकी क्या होता है, कई लोग रास्ते में बहक जाते हैं, भटक जाते हैं, तो बाकी क्या होता है लिखना नहीं है, बिल्कुल सही, ध्यान देना। तो हम शुरुआत कैसे कर सकते हैं, शुरुआत करने के कई तरीके हैं। अभी हम केवल प्रस्तावना पे विवेचन कर रहे हैं, जब प्रस्तावना पे चर्चा कर लेंगे मध्य भाग पे आएंगे, मध्य भाग पे ठीक से चर्चा कर लेंगे तो निष्कर्ष पे आएंगे, जब निष्कर्ष को बता लेंगे फिर हम उदाहरण लेंगे कि बताओ इस उदाहरण में हम कैसे शुरुआत करें, कैसे मध्य भाग लेके कैसे लास्ट, ऐसा करेंगे धीरे धीरे। पहले प्रस्तावना, ठीक है, ध्यान देना, प्रस्तावना में हम कई तरीकों से लिख सकते हैं, ठीक है। ये प्रस्तावना शब्द की हेडिंग नहीं डालना है, ध्यान देना, ठीक है, प्रस्तावना शब्द की हेडिंग नहीं डालना। पहला पॉइंट है लिखने का तरीका। प्रस्तावना हम कई तरीकों को देखें, कम से कम 5-6 तरीकों को देखेंगे, 6-7 देखें। अभी कल हमने इथिक्स की क्लास कराई, उसमें भी हमने इस स्टडीज के कम से कम 7-8 सवालों को डिस्कस कर लिया। आप कोई भी स्थिति हो तो कम से कम सवाल रहे हैं, हम इथिक्स में पढ़ेंगे तो डिस्कस कर लेंगे, वो तो डिपेंड करता है कितना करोगे, 10 करते हो, 20 करते हो, 30 करते हो, आपके ऊपर निर्भर है, फंडा क्लियर हो जाता है 5-7 करने से। देखते हैं पहला तरीका, निबंध में जो सबसे महत्वपूर्ण शब्द हो, कीवर्ड हो, उसके बड़े वर्ग से जोड़कर हम लिख सकते हैं, नोट कर लोगे। निबंध के महत्वपूर्ण शब्द को उसके बड़े वर्ग से जोड़कर, निबंध के महत्वपूर्ण शब्द को उसके बड़े वर्ग से जोड़कर निबंध की शुरुआत कर सकते हैं। पहले लिख लो फिर बताएंगे कैसे क्या संदर्भ है। हम तरीका बता रहे हैं, आपको लिखते वक्त पूरी तरीका पकड़ के शुरुआत कर सकते हैं। मैं कई तरीके बता रहा हूँ शुरुआत करने के। जैसे मान लो कोई निबंध महिला पे सवाल आया, जैसे इस बार भी महिला या नारी पे सवाल, जैसे सवाल आया आपकी बार यहाँ पे बीपीएससी में इस बार सवाल है नारी सशक्तिकरण, मान लो नारी या महिला पे सवाल है, नारी सशक्तिकरण के बिना कुछ ऐसे कोई भी सवाल आ जाए कि नारियों की स्थिति में परिवर्तन के लिए नारी सशक्तिकरण आवश्यक है, निबंध लिखिए। निबंध तो आपको मान लो कोई निबंध इसमें 8-10 शब्द है, उसमें नारी शब्द आ गया, सशक्तिकरण आ गया, नारी आ गया, तो नारी जो है ये सबसे इंपॉर्टेंट टर्म होगा निबंध में। समाज में समझ जैसे मान लो पूछ ले कि नारी सशक्तिकरण दशा और दिशा, ऐसा पूछ ले, या नारियों की वर्तमान स्थिति दशा और दिशा, ऐसा कुछ पूछ लेगा निबंध। इसका मतलब निबंध में सबसे महत्वपूर्ण जो शब्द है वो नारी शब्द है, और नारियों की दशा दिशा उनकी स्थिति में परिवर्तन और चीजें लिखनी है, और नारी को उसके बड़े वर्ग से जोड़ेंगे। नारी जो है समाज का पार्ट है, समाज को हम राष्ट्र से जोड़ेंगे, और हम राष्ट्र से शुरुआत कर सकते हैं, और राष्ट्र से शुरुआत करेंगे, समाज पे आएंगे, समाज से नारी पे आएंगे, प्रश्न करेंगे। जैसे मान लो नारी पे कोई सवाल बना है तो हम राष्ट्र से पहला लाइन नारी पे नहीं लिख रहे हैं, पहला लाइन राष्ट्र पे लिख रहे हैं। एक सशक्त राष्ट्र कब बनेगा, एक मजबूत राष्ट्र कब बनेगा, एक सशक्त और मजबूत सशक्त राष्ट्र की स्थापना तभी होगी जब उस राष्ट्र में सभी लोगों की स्थिति अच्छी हो, समाज के सभी वर्ग उसमें योगदान दें, सभी वर्ग। और अभी लगभग आधी जनसंख्या जो 48 समथिंग जनसंख्या जो है वो महिलाओं की है। जब तक महिलाओं की नारियों को सशक्त नहीं किया जाएगा तब तक राष्ट्र और समाज सशक्त नहीं हो सकता। इंट्रोडक्शन खत्म। संदर्भ है कि जो निबंध में पूछा गया है उसको हम बड़े वर्ग से जोड़कर निबंध की शुरुआत कर सकते हैं। जैसे नारी पे पूछा गया है तो नारी समाज की पार्ट हो गई, समाज को हम इससे बड़ा राष्ट्र हो गया। तो पूछा गया नारी सशक्तिकरण, हम शुरुआत करते हैं राष्ट्र से, पहला लाइन हम राष्ट्र के बारे में लिख रहे हैं। कोई भी राष्ट्र सशक्त तभी हो सकता है, राष्ट्र सशक्त और वैश्विक स्तर पर प्रतिष्ठित तभी हो सकता है जब राष्ट्र के सभी जो पक्ष है, सभी वर्ग उनका उदय हो, उत्थान हो, वे भी सशक्त हो। ऐसा तभी संभव हो सकता है जब महिलाओं की लगभग आधी जनसंख्या महिलाओं की है, भारत में लगभग आधी जनसंख्या महिलाओं की है। जब तक इन्हें सशक्त और जागृत नहीं किया जाएगा तब तक एक सशक्त राष्ट्र का निर्माण संभव नहीं है। शुरुआत ऐसे हो सकती है। बिल्कुल सही, सिंगल लिख रहे हैं, निबंध के महत्वपूर्ण शब्द को उसके बड़े वर्ग से जोड़कर, बिल्कुल सही, ठीक है। अरे बोलो ये पाठ समझ में आ रहा है, लिख के बताओगे। देखो बाद में सब बताएंगे महिलाओं को कैसे सशक्त करेंगे, क्या करेंगे, बट यहाँ केवल इंट्रोडक्शन देख रहे हो, महिलाओं की दशा खराब क्यों है, कारण परिणाम सब बताएंगे, कैसे सशक्त करेंगे वो भी बताएंगे। तो शुरुआत कैसे करोगे, हम सीधे नारी से नहीं करके राष्ट्र से शुरुआत कर रहे हैं, ठीक है। सारे लोग बोलना, ठीक है, लिखिए, लिख के बताते रहोगे तो पता रहेगा कि कभी सामने तो बैठने में तो पूछा जा सकता है। सारे लोग बोलते हैं, समाज की शैली में मेरी क्लास चलती है। जैसे मान लो हम एग्जाम्पल एक तरीका बता रहा हूँ, उपाय मैं उसको इम्प्लीमेंट करके बता रहा हूँ। जैसे मान लो लोकतंत्र पे कोई सवाल आ गया, निबंध में कोई सवाल मिल गया, मान लो 6-7 शब्द उसमें लोकतंत्र दिया आया, तो इसका मतलब लोकतंत्र केंद्रीय शब्द होगा, आएगा तो महत्वपूर्ण शब्द होगा। अब इसकी शुरुआत एक तो शुरुआत ऐसे हो सकती है कि लोकतंत्र 2 शब्दों के योग से बना है, लोक और तंत्र, लोक का मतलब जनता, तंत्र का मतलब शासन, तो लोकतंत्र जनता का शासन है, इसे जनतंत्र भी कहा जाता है। देखो ये जो शुरुआत हो रही है ये सारी लाइन ठीक है, मगर ये आकर्षक शुरुआत नहीं है, बहुत इंप्रेसिव नहीं है, ये सामने वाले की जिज्ञासा उत्पन्न करने वाली शुरुआत नहीं है। हम ऐसी शुष्क
शुरुआत नहीं करेंगे। सब लाइन सही है। लोकतंत्र दो शब्दों के योग से बना। लोक और तंत्र, लोक का मतलब जनता, तंत्र का मतलब शासन, और लोकतंत्र जनता का शासन। ये शुष्क शुरुआत हो गई। अगर ऐसी प्रस्तावना लिखते हो, ठीक है पवन, तुम्हें लिंकन का भी पता है, तुम्हें अधूरा मतलब लिखा है। जनता का जनता के लिए जनता द्वारा शासन, पूरा लिखा है, पूरा नहीं लिखा। बाद में सब लिखेंगे। तो शुरुआत कैसे करोगे? एक तो तरीका ये है कि लोकतंत्र वाला शुष्क लाइन से शुरुआत कर दिया। कोई लाइन गलत नहीं है, मगर बहुत इंप्रेसिव लाइन नहीं हुआ। अब देखो लोकतंत्र क्या है, शासन पद्धति है। ये शासन पद्धति भी है और जीवन पद्धति भी है, दोनों है। जीवन पद्धति भी है। सारे लोकतंत्र मान लो शासन पद्धति है, तो शासन क्यों लाया जाता है? समाज में व्यवस्था बनी रहे, शांति रहे, सद्भाव रहे, अच्छे से विकास हो। तो उसके लिए हम कई प्रकार की शासन पद्धतियां हैं। तो लोकतंत्र जो है एक शासन पद्धति है, तो शासन की तो कई पद्धतियां हैं। एक यही पद्धति को लोकतंत्र को धर्मतंत्र है। अभी नेपाल में पब्लिक समझ पे कई लोगों को बदल रही है कि राजतंत्र होना चाहिए, राजा का शासन फिर से लागू होना चाहिए। चल रहा है कई लोगों के खलीफा शासन की बात हो रही है कि धर्मतंत्र हो, धर्म के अनुसार शासन होना चाहिए। तो शासन की कई पद्धति, तो हम एक कदम आगे बढ़ रहे हैं। शासन शासन क्यों लाया जाता है? ताकि समाज में शांति, व्यवस्था, सुरक्षा, देश अच्छे से आगे बढ़े। तो हम बोल सकते हैं ऐसे शुरुआत कर सकते हैं कि शांति, व्यवस्था, अनुशासन और एक राष्ट्रीय समुचित दिशा में निर्माण के लिए विभिन्न शासन पद्धतियां समय समय पर उभरकर सामने आई। एक शासन पद्धति थोड़ी है, बहुत सारी शासन पद्धतियां हैं। और जो शासन पद्धति पूरे विश्व में सबसे लोकप्रिय है वह है लोकतंत्र। दूसरे पैराग्राफ में लोकतंत्र का मीनिंग बताओ। पहले पैराग्राफ में लोकतंत्र का मीनिंग बताने की जरूरत नहीं है। पहला पैराग्राफ इंट्रोडक्शन है, बिल्कुल सही है। प्रिंसिपल जो लिख रहे हो ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं। हम दिखाएंगे कि देखो समाज में व्यवस्था, सुरक्षा, विकास सब व्यवस्थित तरीके से हो, शांति हो, व्यवस्था हो, और ये सुनो राष्ट्रीय एकता और अखंडता को भी सुरक्षित रखा जाए। इन सबको ध्यान में रखकर समय समय पर नाना प्रकार की शासन पद्धतियां उभरकर सामने आई हैं, जैसे राजतंत्र, लोक धर्मतंत्र, लोकतंत्र आदि। इन विभिन्न शासन पद्धतियों में जो शासन पद्धति सबसे अधिक लोकप्रिय है वो कौन सी है? वो लोकतंत्र है। ये लोकतंत्र केवल शासन की पद्धति नहीं बल्कि जीवन पद्धति भी है। जो केवल शासन पद्धति न होकर जीवन पद्धति भी। आप ऐसे शुरुआत कर सकते हो कि शासन पद्धति क्यों लाई जाती है? समाज में शांति हो, व्यवस्था हो, ठीक से विकास हो, सबके मूलभूत आवश्यकताओं की रक्षा हो, पूर्ति भी हो। नाना प्रकार की शासन पद्धतियां कई हैं, ठीक है? और उनमें से सबसे लोकप्रिय शासन कौन? ये है। लोकतंत्र की परिभाषा उसमें अब्राहम लिंकन को लिख सकते हैं। ऐसा कर सकते हो। ठीक है? बोलो बोलो, ऐसा कर सकते हो। ठीक है, दूसरा पॉइंट, कभी कभी हम विपरीत स्थिति से भी शुरुआत कर सकते हैं। जो निबंध पूछा गया है उसके विपरीत स्थिति से शुरुआत कर सकते हैं। मान लो कोई निबंध कभी पूछ ले आतंकवाद से संबंधित, इमेजिन करो आतंकवाद पे कोई निबंध, एक पूरा वैश्विक दृश्य है, आतंकवादी घटनाएं गांव भारत में अटैक भी किया, ऑपरेशन सिंदूर भी चलाया गया, पाकिस्तान आतंकवादी घटनाओं को बढ़ावा देता है, उसी के क्रम में ये चीजें हो रही हैं। बाद में मैं निबंध कोई पूरा पूरा नोटिंग करा दूंगा, पहले समझो ना, कॉपी दिखा दीजिए, लिखवा दीजिए। इतना उतावलापन क्यों है? धीरे धीरे एक एक लेके चलो ना, पहले आप देखो कि इंट्रोडक्शन कैसे लिखें। हम तरीका बता रहे हैं इंट्रोडक्शन का, एक तरीका, दूसरा तरीका, तीसरा तरीका। आप उसमें से तरीका चुनोगे, जैसा सवाल होगा। या तो पहली क्लास है, लिखा तो है, कॉपियां पड़ी हुई हैं, किताबें पड़ी हुई हैं, पढ़ लो उनसे। आए वो संयम पूर्वक पढ़ो, नोटिंग करो, ठीक से सुनो। जैसे आतंकवाद है और इस पे निबंध, तो हम आतंकवाद की विपरीत स्थिति से शुरुआत कर सकते हैं। समझो कैसे किया जा सकता है पहले, और फिर आगे ध्यान दो। जैसे आतंकवाद अगर होगा तो क्या होगा? हिंसा होगी, भय होगा, धमकी जरूर होगी। यहाँ आतंकवाद होगा, वहाँ धमकी और हिंसा दोनों चीजें रहती है। भय भी पैदा किया जाता है, हिंसा की जाती है, धमकी दी जाती है, आतंकवाद के साथ होता है। तो अब इसका विपरीत क्या होगा? हिंसा, धमकी, भय जब ये रहेगा तो क्या होगा? इसकी विपरीत स्थिति से शुरुआत करें। शांति हो, व्यवस्था हो, सहयोग हो, आनंद हो। और ये सुनो, ये जब भी होगा तो पूरे सिस्टम को खत्म करेगा आतंकवाद होगा। ये सिस्टम पे अटैक करता है आतंकवाद। विपरीत स्थिति से शुरुआत करें। जैसे मैं आपसे पूछूं, सामान्य मनुष्य अपने जीवन में क्या चाहता है? ये बताओ, हम लिख के बताओ। हम सारे लोग कॉमन मैन हैं, हम सारे लोग जीवन में क्या चाहते हैं? ठीक है, एक शब्द उन्होंने मान से लिखा, और क्या चाहते हैं? हम लोग जीवन में क्या चाहते हैं? सारे लोग लिख के बताना। एक सामान्य मनुष्य क्या चाहता है? हम लोग चाहते हैं शांति हो, समृद्धि हो, बिल्कुल सही विश्वास, पानी का ठीक है, सुख और शांति चाहते हैं, समृद्धि चाहते हैं, विकास भी चाहते हैं, विकास भी हो, सुरक्षा भी चाहते हैं, सुरक्षा भी हो, पैसा बाद में मिल जाएगा, आगे बढ़ो तो पैसा भी मिल जाएगा। हरे कृष्णा, सीमा भी बोल देंगे पैसा ही चाहिए, नंबर ध्यान देना। हम ऐसा लिख दो कि पैसा चाहिए तो कोई दिक्कत नहीं। शांति, सुकून, खुशहाली, सबके साथ प्रेम भाव, बिल्कुल सही, प्रेम भाव, ठीक है, सुरक्षा भी हो, भोजन भी, ठीक है, बिल्कुल सही है, सामाजिक आर्थिक स्थिरता भी हो, करेक्ट, आदर भी हो, सम्मान भी हो। तो एक हमेशा लिखेंगे एक सामान्य मनुष्य जो है जीवन में सुख, शांति, समृद्धि, विकास, पोषण, स्वास्थ्य, शिक्षा आदि सभी चाहता है कि नहीं चाहता? ये तभी संभव है, ये तब संभव है जब शासन व्यवस्था ठीक से काम करे, शासन व्यवस्था ठीक से, लोग जागरूक रहें और प्रेम पूर्वक रहते हो। मगर इसकी स्थिति में, ये पूरा सुख शांति में, समाज की सुख शांति में कई प्रकार की चुनौतियां उभर कर सामने आ रही है कि सुख शांति नहीं हो पा रही है, व्यवस्था नहीं हो पा रही है, शासन ठीक से नहीं चल पा रहा है। विश्व में कई चुनौतियां आ रही है, चुनौती दे रही है कि शासन ठीक से नहीं हो रहा है, या लोग सुख से नहीं है, शांति से नहीं है, आनंद पूर्वक नहीं है, ठीक से जीवन जी नहीं पा रहे हैं। और जो विभिन्न चुनौतियां विश्व में उसमें सबसे बड़ी चुनौती है आतंक। इसमें लोग सुख शांति समृद्धि, शासन को अस्त व्यस्त कर देता है, आदमी कहीं नाच रहा है, अटैक खत्म, कोई बैठ के आराम से घूम रहा है, अचानक अटैक खत्म। उसके सुख शांति समृद्धि पे खलल कौन पैदा करता है? आतंकवाद है। हम ऐसे शुरुआत कर सकते हैं विपरीत स्थिति से। एक सामान्य मनुष्य जो है अपने जीवन में चाहता है सुख हो, शांति हो, समृद्धि हो, विकास हो, सामाजिक और राजनीतिक स्थिरता हो, आदि आदि, ये लिखो, शासन अच्छे से चल रहा हो, ये सब होना चाहिए। विकास चाहता है, व्यवस्था चाहता है, परंतु इस शांति और विकास में बहुत सारी बाधाएं आ रही हैं पूरे विश्व में। और जो सबसे बड़ी बाधा पूरे विश्व में हो रही है वो कोई और नहीं बल्कि वो है आतंकवाद। आतंकवाद ने मानव की शांति और चैन को छीन लिया। ये फर्स्ट पैराग्राफ हुआ, उसके बाद दूसरे पैराग्राफ में आतंकवाद क्या है, अभी हम लोग नए कानून में डिफाइन कर दिया मीनिंग। दूसरे पैराग्राफ में आतंकवाद, ऐसा नहीं कि आतंकवाद निबंध है और पहला पैराग्राफ लिख लो आतंकवाद दो शब्दों के योग से बना है। आतंक और वाद, वाद का मतलब सिद्धांत और आतंक का मतलब हिंसा और भय की धमकी, हिंसा भय या भय हिंसा की धमकी। तो आतंकवाद हिंसा पे आधारित विचारधारा या सिद्धांत है, हिंसा या धमकी पे आधारित सिद्धांत। ये बाद में लिखोगे, ये शुरुआत नहीं ऐसा करना है। आतंकवादी खत्म हो तो सुख शांति मिल जाएगी कोई गारंटी थोड़ी है, केवल आतंकवादी घटनाएं थोड़ी है, करप्शन भी तो है। मगर सुख शांति पे सबसे बड़ा प्रहार पूरे विश्व में किससे हो रहा है? एक चुनौती थोड़ी है, कई चुनौतियां, उसमें आतंकवाद भी एक है। लिखना कैसे है? कहानी लिखने की आतंकवादी खत्म हो तो सुख शांति हो जाएगी, क्यों हो जाएगी? आतंकवादी घटनाएं रुक जाए, भ्रष्टाचार पे नियंत्रण हो जाए, लोग अपना काम अच्छे से करें,
सुख शांति होगी ना। मैं तरीका बता रहा हूँ कैसे लिखोगे, कैसे शुरुआत करोगे ये बताओ। मान लो आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई कैसे करोगे। एक सामान्य मनुष्य अपने जीवन में शांति, व्यवस्था, विकास, सुरक्षा, भोजन, आवास, ये सब चीजों की प्राप्ति चाहता है। विकास भी हो, समाधि कौन राजनीति से ये तभी संभव है जब शांति हो, व्यवस्था हो, सुशासन। इसमें इसमें कई सारी चीजें बाधाएं उभर रही हैं, कई सारी चुनौतियां इस क्रम में आ रही हैं, और जो सबसे बड़ी चुनौती बाधा आ रही है शांति और व्यवस्था में, वो क्या है? वो है आतंकवाद। पहला पैराग्राफ कंप्लीट, इंट्रोडक्शन कंप्लीट। उसके बाद आतंकवाद है क्या, आतंकवाद का काम क्या है, आतंकवाद का विस्तार कहाँ कहाँ है, कैसे आतंकवाद को रोकेंगे, क्या किया जा रहा है, क्या कैसे करना चाहिए। ताज होटल और संसद सब लिखेंगे, मतलब बीच में लिखेंगे ना। मगर हम देखो, एक तो ये तरीका आतंकवाद, एक शुरुआत ये भी हो सकती है हम किसी घटनाक्रम से शुरुआत कर लें। भाई आज से कुछ वर्ष पहले की घटना, संसद भवन, ये अगर समझ याद है तो दिखा दो, संसद भवन वाली घटना से भी शुरुआत कर सकते हैं। अभी तो मैंने दूसरा तरीका बताया कि जो विषय वस्तु पूछा गया उसके विपरीत चीज से शुरुआत करो। आतंकवाद तो हिंसा, धमकी, भय पे रहेगा, उल्टा क्या होगा? अहिंसा, शांति, व्यवस्था। हम इससे शुरुआत कर रहे हैं। सब लोग चाहते हैं कि शांति हो, व्यवस्था हो, और इसमें बाधा कौन सी आ रही है? आतंकवाद। ये दूसरा तरीका मैं बता रहा हूँ कैसे शुरुआत करोगे, मैं तरीका बता रहा हूँ। तीसरा तरीका, चौथा तरीका, पांचवा तरीका सब देखेंगे ना। बोलो क्लियर, एक बात बोलो। जिसका बर्थडे हो उसका आज ही मैं बोल देता हूँ, उसको मेरी तरफ से बधाई है। अच्छे से अपना बर्थडे मनाए और अगले साल प्रयास करें कुछ प्राप्त कर ले, कुछ हासिल कर ले। बर्थडे पे क्या किया जाए? बधाई दिया जाए कि कई बार ये भीतर से दर्द भी पैदा करता है कि सामने वाली की आयु एक साल और कर दी है। तो हम उसको पॉजिटिव सेंस में भी देख सकते हैं, नेगेटिव सेंस में भी देख सकते हैं। एक साल और बीत गया, प्रयास करो अगले साल ठीक हो जाए। सब बताएंगे, बाद में बताएंगे कि आतंकवाद को दूर करने के लिए क्या क्या करना चाहिए, क्या क्या किया जा रहा है, वर्तमान स्थिति बताएंगे। क्लियर क्लियर। शेष पक्षों को हम लोग कर देंगे। थैंक यू। ऑडियो वीडियो क्लियर। इस बात की विवेचना की थी कि निबंध की शुरुआत कैसे की जाए, प्रस्तावना कैसे लिखा जाए, उसी क्रम को और आगे बढ़ाते हैं कि हम प्रस्तावना कैसे लिखें। देखो, प्रस्तावना लिखते वक्त कभी कभी हम अलग अलग तरीका अपना सकते हैं। कभी कभी हम प्रस्तावना हम ऐसे कर सकते हैं, कोई छोटी सी घटना लिख दें या कोई लघु कथा लिख दें और लिखकर हम शुरुआत कर सकते हैं। जैसे हम महात्मा बुद्ध की एक छोटी सी कहानी से शुरुआत कर सकते हैं। हम कभी कभी माउंटेन मैन के नाम से जो विख्यात है दशरथ मांझी, उसकी शुरुआत कर सकते हैं। हम जो भारत का प्रथम रॉकेट प्रक्षेपण था उससे शुरुआत कर सकते हैं। तो आपके पास ये कलेक्शन होना चाहिए ऐसी छोटी छोटी स्टोरीज का। आप शुरुआत कर सकते हो, अगर शुरुआत नहीं करोगे तो मध्य भाग में इस्तेमाल करोगे। कुछ अच्छी मोटिवेशनल जो स्टोरीज हैं उनको शॉर्ट फॉर्म में 5 लाइन, 7 लाइन, 8 लाइन में इकट्ठा करो। जैसे तो इसरो का प्रथम रॉकेट प्रक्षेपण था, तो ध्यान होगा जब भारत पहला अपना रॉकेट प्रक्षेपण कर रहा था, उस समय भारत के खंभा में वहाँ संसाधनों का अभाव था। जो उपग्रह से संबंधित जो उपकरण थे उनको बैलगाड़ी से ले जाया जा रहा था, किसी चीज को साइकिल से ले जा रहे थे और दुनिया हंस रही थी। ये देखो, ये उपग्रह छोड़ने चले हैं, प्रक्षेपण यान छोड़ने चले हैं और इनके पास संसाधन बिल्कुल नहीं है। उस स्टोरी को आपको शॉर्ट में एक जगह नोट कर लेना चाहिए और समय देखकर कि अगर मन में तीव्र आकांक्षा हो, जीवटता हो, तो संसाधनों की कमी होने के बावजूद भी सफलता की प्राप्ति की जा सकती है। आप लिख सकते हो कहानी भारत के प्रथम रॉकेट प्रक्षेपण की है। संसाधनों के अभाव में उपग्रह से संबंधित उपकरणों को बैलगाड़ी और साइकिल से अस्तर पर लाया जा रहा था। दुनिया भर में विभिन्न पेपरों में, अलग अलग अखबारों में व्यंग्यात्मक खबरें पब्लिश हो रही थी कि संसाधनों की कमी और ये चले हैं, परंतु भारतीय वैज्ञानिकों ने ठान रखा था। हमें शुरुआत में असफलता मिली, मगर आज स्थिति यह है कि इसरो की सफलता पर जब इसरो सफल होता है कोई तो नासा भी बधाई देता है और एलन मस्क भी ट्वीट करते हैं। ये पहला पैराग्राफ हो सकता है। हम ऐसे स्टोरी क्रिएट कर सकते हैं, ध्यान रखना। हम जो दशरथ मांझी की स्टोरी है उसको एक पैराग्राफ में लिख सकते हैं। अगर मन में कोई चीज ठान ले, जिद्द बांध ले कि हमें आगे बढ़ना है, बड़ी कठिनाइयां भी दूर हो जाती है, चुनौतियों का सामना किया जा सकता है। दृढ़ इच्छा शक्ति का होना जरूरी है, बहुत जमघट की जरूरत नहीं है। कभी कभी एक व्यक्ति भी बहुत बड़ा काम कर सकता है। दशरथ मांझी की पत्नी एक बार बीमार पड़ गई और रास्ते में आने वाले पर्वत के गांव बहुत दूर से उस समय पे हॉस्पिटल में ले जाता है, क्योंकि कोई रास्ता नहीं था, रास्ता बहुत घूम कर जा रहा था। उन्होंने ठान लिया कि इसको मैं समतल बना दूंगा। उन्होंने पहाड़ को काटते काटते समतल कर दिया। आज उनको फॉरेस्ट मैन के नाम से जाना जाता है दशरथ मांझी। उनकी मूवी बन गई। एक पैराग्राफ की स्टोरी, जानदार स्टोरी, इंप्रेसिव। हमने कहा था कि जब शुरुआत करोगे तो इफेक्टिव शुरुआत होनी चाहिए, आकर्षक होनी चाहिए। आकर्षक शुरुआत के लिए आपके पास स्टॉक होना चाहिए। इसरो की कहानी हो, माउंटेन मैन की कहानी हो, फॉरेस्ट मैन की कहानी हो। आपको बुद्ध की स्टोरी पता होनी चाहिए। बुद्ध राज परिवार में पैदा हुए थे, राजा राजा उनके पिता राजा थे, तो सारी सुख सुविधा से लैस थे भगवान बुद्ध। परंतु 4 घटनाएं घटती हैं। एक बार उन्होंने जब कभी कभी राजमहल से बाहर निकलते थे, राजमहल के भीतर तो ऐशो आराम के सारे संसाधन विद्यमान थे, और एक बार रथ पे ये सवार होकर बाहर निकले अपने सारथी के साथ। तो एक बार इन्होंने एक वृद्ध व्यक्ति को देख लिया, एक बार एक बीमार को देख लिया, एक बार बाहर निकले तो इन्होंने एक मृत व्यक्ति को देख लिया, और एक बार एक सन्यासी को देख लिया। और इन 4 चीजों को देखने के बाद बुद्ध का हृदय परिवर्तन हो गया, मनोवृत्ति परिवर्तित हो गई। इन्हें त्याग दिया, महाविनिष्ट हो गया। तो एक छोटी सी स्टोरी क्रिएट कर सकते हैं मनोवृत्ति परिवर्तन पे। कभी कभी जीवन में कुछ ऐसी घटनाएं घटती है कि आदमी की सोच बदल जाती है, उसकी मनोवृत्ति परिवर्तित हो जाएगी, हृदय परिवर्तित हो जाएगा। बुद्ध की स्टोरी से भी शुरुआत कर सकते हैं। बुद्ध जब मृत्यु शैया पे थे तो उनका शिष्य उनसे पूछता है कि आप चले जाएंगे, उसके बाद कौन हमारा मार्गदर्शन, कौन बताएगा रास्ता? तो कहते हैं अपदीपो भव, अपने को स्वयं को प्रकाशित करने वाला भव। ये भी बड़ा एक अच्छा सा लाइन है। आपके पास ऐसे स्टॉक होने चाहिए पहले से, आपके पास अच्छा कलेक्शन होना चाहिए। और बहुत ज्यादा कलेक्शन नहीं, आपके पास अगर अराउंड अगर 100 पेज के आसपास का अच्छा सा कलेक्शन हो तो आप 250 नंबर की तैयारी कंप्लीट करोगे 100 पेज। जीएस में कई जगहों पे 20 नंबर के लिए, 30 नंबर के लिए आप 200 पेज का नोट्स बनाते हैं, या 100 पेज का एक अलग से। 100 पेज भी ज्यादा मैं बता रहा हूं, कुछ कमी है। केवल अच्छी अच्छी बातों को कलेक्ट करके रखो, कुछ अच्छी कविताएं, कुछ अच्छी दोहे, कुछ अच्छे से स्टेटमेंट, कुछ छोटी छोटी कहानियां। हो सकता है 30-40 पेज में ही हो जाए। 40 पेज का बुकलेट कैसा बना दो, जब भी देने जाओ इंटरव्यू में, एग्जाम मेंस का उसमें निबंध लिखना हो, 40 पेज पे अकाउंट होगा। लिखोगे ही लिखोगे, ये आपके ऊपर निर्भर है कि आप कलेक्शन करते हो कि नहीं करते। जो क्लास में बताऊंगा उससे भी कलेक्शन होता जाएगा। ये छोटी छोटी स्टोरी बहुत डिटेल में नहीं लिखनी होती है, आपको एक पैराग्राफ में लिखना होता है। तो ये ऐसे कोट्स हैं, आप उनको गो थ्रू करोगे तो चीजें हो जाएंगी। ये है क्लियर। बस बोलो सारे लोग, फिर आगे होते हैं। आप ऐसा कर सकते हो। तो कई बार हम निबंध की शुरुआत कबीर के दोहे से कर सकते हैं। कबीर के बहुत सारे इंपॉर्टेंट दोहे हैं, जैसे मैं एग्जांपल से बता रहा हूँ। एक बार सवाल पूछा आयुष में
कि शब्द दुधारी तलवार से अधिक तीक्ष्ण होती है, उससे भी ज्यादा उसकी तीव्रता रहती है। शब्द के बारे में आया, ये निबंध पूछा गया 2014 में, 125 नंबर का निबंध आया शब्द। तो हम कबीर का एक दोहा है कि ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, और उनको शीतल लगे शीतल करे आपहु शीतल हो। तो हम इस कबीर के दोहे से शुरुआत कर सकते हैं। निबंध है शब्द दुधारी तलवार से अधिक अधिक तीक्ष्ण होती है, यह निबंध पूछा गया 2014 में, यूपीएससी में 125 नंबर का। हम बोल सकते हैं ऐसा कि कबीर ने ठीक ही कहा है, या कबीर का एक प्रसिद्ध दोहा है, ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, और उनको शीतल करे आपहु शीतल हो। एक अच्छी शुरुआत हो जाएगी। जैसे 2018 में एक सवाल आया, एक अच्छा जीवन प्रेम से प्रेरित और ज्ञान से संचालित होता है। कुछ कलम चलाते रहना, केवल सुनते भी रहना, कुछ नोटिंग भी कुछ होती रहे। 2018 में सवाल आया एक आईएएस में 125 नंबर का कि एक अच्छा जीवन प्रेम से प्रेरित और ज्ञान से संचालित होता है। सवाल आया 2018 में आईएएस निबंध। तो अब इस निबंध की शुरुआत हम कैसे करें? कबीर के दोहे से कर सकते हैं। कबीर ने कहा है, प्रेम जीवन में प्रेम के महत्व को बताते हुए कहा है। कबीर ने कहा है, क्या कहा है? पोथी पढ़ी बड़ी जगमुआ पंडित भया न कोय, पढ़ाई आखिर प्रेम का पढ़े सो पंडित होए। ये ऐसा कर सकते हैं। अब हम लिंकन भी तैयार कर लो। इतनी जीवटता थी, कई बार हर एक ही बार चुनाव जीते राष्ट्रपति बन गए, वो भी दृढ़ संकल्प के आगे। ये अच्छी अच्छी चीजें उपलब्ध हैं, आराम से उपलब्ध हैं। पोथी पढ़ी बड़ी जगमुआ डिपेंड करता है कि आप करेक्शन करते हो कि नहीं करते हो। तो मान लो ये 18 का ये सवाल अगर लिखना हो, एक अच्छा जीवन प्रेम से प्रेरित और ज्ञान से संचालित होता है, तो ऐसी शुरुआत कर सकते हैं। बता रहा हूँ, थोड़ा नोट करते रहना, थोड़ा भी हिंट मिल जाए तो उसको तो विस्तार दे सकते हैं हम। सब चीजें उपलब्ध है, ध्यान देना। वो चीज ऐसा नहीं है कि जो मैं बता रहा हूँ उपलब्ध नहीं है, खोजने के ऊपर है, उसको संकलन करने के ऊपर है, सब उपलब्ध है। ध्यान रखेंगे। पोथी पढ़ी बड़ी जगमुआ पंडित भया न कोय, लिख सकते हो तुरंत में, ढाई आखिर प्रेम का पढ़े सो पंडित होए। ये हम ऐसा कर सकते हैं। ध्यान देना, आप सबको रिपोर्ट भी इकट्ठा करके रखना चाहिए। कई सारे रिपोर्ट्स पेपर में पब्लिश होते रहते हैं। आपको उस रिपोर्ट को कम से कम 15-20 रिपोर्ट इकट्ठा कर लो, कुछ अच्छी कविताएं इकट्ठा कर लो, कुछ दोहे इकट्ठा कर लो, अच्छे प्रेरणादायक पंक्तियों को इकट्ठा कर लो, ऐसा निबंध इफेक्टिव हो जाएगा, रोचक हो जाएगा। हिंदी सब्जेक्ट का दोहा नहीं है, कबीर का दोहा है। पोथी पढ़ी लिख दोगे, पोथी पढ़ी पढ़ी तो मिल जाएगा। पोथी पढ़ी बड़ी जगमुआ पंडित भया न कोय। बहुत सारे लोग किताब पढ़ते रह जाते हैं और वास्तव में ज्ञानी नहीं होते हैं, बहुत किताब पढ़ लेते हैं। ढाई आखिर प्रेम का, ढाई अक्षर है प्रेम का, उसको कोई ठीक से समझ ले, जान ले, आत्मसात कर ले, हृदयंगम कर ले, स्वयं से उसको स्वयं में अपने भीतर समाहित कर ले। ढाई आखिर प्रेम का पढ़े सो पंडित होए। वास्तव में ज्ञानी वही है जो प्रेम का अर्थ जानता हो। जीवन में प्रेम रहेगा तो चारों तरफ अच्छा सा वातावरण रहेगा, नहीं तो ईर्ष्या द्वेष घृणा होगी। ये रहे। इथिक्स ऑप्शनल नहीं है बादल सिंह, फिलॉसफी ऑप्शनल है। इथिक्स पेपर है एक, जीएस में 250 नंबर का, ठीक है। प्रेम को जाना जाता है, समझा जाता है, आत्मसात किया जाता है। जो जीवन में प्रेम के महत्व को नहीं समझ पाए, वो हो सकता है उसका जीवन निरर्थक हो जाए। हमें जीवन में प्रेम के महत्व को जानना चाहिए, समझना चाहिए, उसको आत्मसात करना चाहिए, तो सुखी आपका जीवन होगा। सर प्रेम को ज्ञान से, दोनों जरूरी है, प्रेम भी जरूरी है और ज्ञान भी जरूरी है। सवाल था एक अच्छा जीवन प्रेम से प्रेरित होता है और ज्ञान से संचालित होता है, 2018 का सवाल। 125 नंबर। इस निबंध को मैं डिटेल से डिस्कस कराऊंगा, कम से कम 1 घंटे इस निबंध को मैं डिस्कस कराऊंगा, कैसे जोड़ेंगे देखेंगे। ये इसी का पेपर 250 नंबर हमने कल बताया था, और इथिक्स भी 250 नंबर, 250 500 नंबर की तैयारी हमारे साथ कर रहे हो, ये कंपल्सरी है, सबको लेना है। ऐसा नहीं कि यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो और बहुत नहीं, हमें नहीं पढ़ेंगे, पढ़ना पड़ेगा, लेकिन 250 नंबर जाए, इथिक्स पढ़ना पड़ेगा। और ऑप्शनल में लगभग 45-46 सब्जेक्ट है, उनमें से कोई एक आप फ्री हो अपने तरीके चुनने के लिए, जो सवाल पूछ रहे हैं। ध्यान देना, जो 45-46 सब्जेक्ट है, इतिहास, भूगोल, कई साहित्य हैं, पॉलिटिकल साइंस है, पब्लिक हेड है, एंथ्रोपोलॉजी है, फिलॉसफी है, साइकोलॉजी है, सोशियोलॉजी है, जूलॉजी है, बॉटनी है, केमिस्ट्री, आप किसी एक को चुन लो अपने तरीके से। कई सारे ऑप्शनल सब्जेक्ट हैं, और ये जो पार्ट में पढ़ा रहा हूँ, ये जीएस का पार्ट है, कई लोग इसमें 4 हैं बात। ये सर लाइफ में पैसा रहेगा तो ही सभी जगह बनेगा। क्या है, क्या लिख रही है? पैसा भी जरूरी है आंचल, और केवल पैसे से सब कुछ नहीं होता है। पैसा तो बहुत था, विजय माल्या को पॉडकास्ट करना पड़ा है, पैसे की कमी थोड़ी थी, और पैसा कैसे जनरेट किया जा रहा है उसके ऊपर बहुत सारी चीजें निर्भर करती हैं। अगर गलत कर्मों से गलत तरीके से इकट्ठा किया जाए तो फिर कठिनाई हो सकती है, ध्यान रखना। नेक्स्ट, तो आप कभी कभी निबंध की शुरुआत दोहे से भी कर सकते हो, कभी कभी गाने से भी कर सकते हो। कोई अच्छा सा गाना याद है ना, उससे निबंध की शुरुआत कर सकते हो। मान लो कोई देशभक्ति पे गाना याद हो, देशभक्ति को कोई निबंध आया हो, तो इस गाने से भी शुरुआत कर सकते हो। आप प्रचार भी तब भी कर सकते हो। जैसे ये हम अक्सर रेडियो पे या कभी कभी टीवी पे सुन लेते हैं कि हम लाए हैं तूफान से कश्ती निकाल के, इस देश को रखना मेरे बच्चों संभाल। मान लो कोई ऐसा निबंध आया है जो भ्रष्टाचार पे हो, भ्रष्टाचार पे, और शुरुआत कर रहे हो इस गाने से कि हम लाए हैं तूफान से, हम राष्ट्रीय पर्वों के अवसर पे, कई बार अक्सर ये सुनते हैं, यह गाना सुनते हैं कि हम लाए हैं तूफान से कश्ती निकाल के, इस देश को रखना मेरे बच्चों संभाल के। तो जिससे गाना लिखा होगा कितना अच्छा भाव होगा, हम तूफान से कश्ती निकाल कर आए हैं, अंग्रेजों के चुंगल से हम लोग बाहर निकले हैं, और कहा जाए कि इस देश को रखना मेरे बच्चों संभाल के। और बच्चों ने दशा क्या कर रखी है देश की, भ्रष्टाचार चारों तरफ छाया हुआ है, लिखने वाला आह्वान कर रहा है इस देश को रखना मेरे बच्चों संभाल के। मगर बच्चों ने अपने कर्मों से समाज में असहनशीलता पैदा कर रखी है और संवेदनशीलता पैदा कर रखी है, छोटी छोटी बातों पे झंझट और आपस में विवाद की स्थिति पैदा हो जाती है। और सबसे बड़ी चीज है कि उसने कहा कि भाई इस देश को रखना मेरे बच्चों संभाल के, मगर बच्चे भ्रष्टाचार में लिप्त होते जा रहे हैं। ये चिंता का विषय, इंट्रोडक्शन यहीं पे खत्म हो। कैसे शुरुआत करोगे? मान लो भ्रष्टाचार पे आ रहा है, हम ऐसे शुरुआत कर सकते हैं, ये तरीका है लिखने का। आजाद वक्त ये सब गाने खूब प्रचलित थे, खूब लोग इसको गाते थे कि हम लाए हैं तूफान से कश्ती निकाल के। आज भी 15 अगस्त को खूब ये गाना बजता है, 26 जनवरी को बजता है, गांधी जयंती को आप रेडियो पे सुनोगे तो 3 बजे 20 बार ये गाना सुनाएगा, हम लाए हैं तूफान से कश्ती निकाल के, इस देश को रखना मेरे बच्चों संभाल के। और जीवन के सभी क्षेत्रों में, जहां नजर डाल लो, सामाजिक क्षेत्र में, आर्थिक क्षेत्र में, धार्मिक क्षेत्र में, चारों तरफ बच्चों ने अपने क्रियाकलापों से कठिनाई पैदा कर रखी है। मुस्कान कुछ सर मेरे क्वेरी को सॉल्व नहीं किया जा रहा है, प्रॉब्लम आ रहा है, कहां से कॉन्टेक्ट, क्या
कठिनाई इनको हो गई, देखो इनका मुस्कान को क्या कठिनाई है, कोई क्वारी को सॉल्व नहीं किया जा रहा है, प्रॉब्लम हो रहा है। तो जीवन अगर है तो समस्या रहेगी ही रहेगी, जीवन से समस्या समाधान हो जाए तो मोक्ष मिल जाए, कुछ तो कुछ रहेगा ही। कोई समस्या हो, विशिष्ट समस्या, व्यक्तिगत समस्या नहीं, ऐसी समस्या हो जो लेखन से हो, समाधान पक्का मिल जाएगा। ठीक है, इसको भी लिख सकते हो मजीद, साबरमती के आश्रम तूने कर दिया सलाम सलाम, जो भी हो। क्लियर, शायरी भी लिख सकते हो, बिल्कुल लिख सकते हो। क्लियर, अभी जो पढ़ रहे हो उसकी चर्चा करो, पिछली क्लास चल रही है नहीं चल रही मुझे नहीं पता। देखो मैं एक बात, अभी हम लोग हैं पहले भूमिका का डिस्कशन करना है, भूमिका कैसे लिखोगे, मध्य भाग का डिस्कशन कैसे करेंगे, तो निष्कर्ष कैसे लिखेंगे, बाद में मैं निबंध उठा लूंगा। जैसे अभी मैंने कहा कि ये जो निबंध है एक अच्छा जीवन प्रेम से प्रेरित और ज्ञान से संचालित होता है, मैं इस निबंध को डिस्कस करूंगा लगभग 1 घंटे में। ये होगी विवेचना, मगर शुरुआत में अभी आज दूसरी क्लास है, मैं बिना उसकी कुछ चीजों को बताए सीधे निबंध लिखवाना शुरू कर दूं तो आपको कठिनाई होगी, आपको करना पड़ेगा। एक बार समझो कि निबंध में क्या करना होता है, हमें कैसे उसको लेके आगे बढ़ना है। क्लियर, तो धीरे धीरे आप कंट्रोल कर लोगे। एक ही बार उछल के बताओ कि हम निबंध लिखना शुरू कर देते हैं, इतना आसान है क्या? 250 नंबर का पेपर है, अब 10 नंबर का कई बार पेपर जीएस में 20 नंबर का पेपर पढ़ने के लिए तैयार करने के लिए पता चला 40 दिन की क्लास लेते हो, तैयार कितने नंबर का? 20 नंबर। यहाँ लोग 250 नंबर का पेपर तैयार कर रहे हैं, 250 नंबर। ये सबको पता ही नहीं है कि कितने नंबर का है। कोई खंड जीएस में पूछो, कोई खंड जहाँ से 30 नंबर का सवाल आता है, क्लास हो जाती है 50 क्लास पढ़ते, 50 क्लास 100 घंटा पढ़ के कितने नंबर तैयार किए? 30 नंबर। उतावले पर मत आओ कि अभी निबंध लिखवाया, अभी लिख नहीं पा रहे, अभी पैदाइश हुई है कल से, जिंदगी में कई लोग यहाँ तक निबंध नहीं लिखा होगा, और तुरंत आके निबंध लिखवा दीजिए। एक बार संयम पूर्वक पहले पढ़ो, उतावलापन नहीं, धैर्य रखो, छत पे चढ़ना हो तो पहले सीढ़ी एक एक सीढ़ी चढ़ो, यहाँ से उछल के यहाँ पे जाने का प्रयास करोगे तो दिक्कत पैदा होगी, कठिनाई हो जाएगी, अंगों में विकार आ जाएगा, ध्यान रखना, शारीरिक समस्या उत्पन्न हो सकती है। अगर एक ही बार जंप कर लो तो स्टेप बाय स्टेप बढ़ोगे तो बेहतर है। मैं वो तरीका बता रहा हूँ। अभी सबसे पहले जब हम निबंध लिखते हैं तो प्रस्तावना लिखते हैं। अब ये प्रस्तावना कैसे लिखी जाए उसका मैं तरीका बता रहा हूँ कि कभी कभी हम बड़े वर्ड से जोड़कर लिखेंगे, कभी कभी के दोहे से लिख देंगे, कभी हम अच्छी सी लघु कथा से शुरुआत कर देंगे, कभी कविता लिख सकते हैं, कभी कविता लिख देंगे, कभी कभी कोई रिपोर्ट पब्लिश हुई है उस रिपोर्ट से शुरुआत कर देंगे, कभी छोटी सी कहानी लिख देंगे और वहां से शुरुआत कर सकते हैं। ऐसा हम लोग कर सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल देखो, सवाल आया 2023 में, शुरुआत में बता रहा हूँ, प्रस्तावना वाले पार्ट में हूँ, प्रस्तावना खत्म कर दूंगा तो मध्य भाग में आएंगे, ध्यान रखना। ये तो देखो एक सवाल आया कि सभी भटकने वाले खो नहीं जाते। आइए सवाल 2023, सभी भटकने वाले खो नहीं जाते, निबंध लिखना है इस पे। 2023 में आया 125 नंबर का, 125 नंबर का सवाल, सभी भटकने वाले खो नहीं जाते, कैसे शुरुआत करोगे? हम एक छोटी सी स्टोरी से शुरुआत कर सकते हैं। शुरुआत करना एक बड़ी समस्या मानी जाती है, अगर अच्छी शुरुआत नहीं करोगे तो आपका इंप्रेशन खराब हो जाएगा। पहला इंप्रेशन अगर खराब हुआ तो फर्स्ट इंप्रेशन लास्ट इंप्रेशन ऐसा कहा जाता है। तो आप समझते हो कुछ चीजों को नोटिंग करते रहना, ध्यान रखना, कुछ जगहों पे नोटिंग करा दूंगा व्यवस्थित तरीके से बोल के, कुछ जगहों पे आप अपने से करते रहोगे। मान लो ये निबंध लिखना है, हम कैसे शुरुआत करें, आरंभ कैसे करें? एक छोटी सी स्टोरी क्रिएट कर सकते हैं, कैसे कर लेंगे? सभी भटकने वाले खो नहीं जाते, हम एक छोटी सी स्टोरी, कहानी थॉमस अल्वा एडिसन की है। एडिसन की है, आपने एडिसन का नाम सुना होगा, जिन्होंने बहुत आविष्कार किया है। कैसे लिखेंगे? ऐसे लिख सकते हैं शुरुआत, ऐसा कुछ भी नहीं, आप जो मैं पढ़ा रहा हूं उसको पढ़ो, बेचारे ज्ञानी आ गए हैं, अल्पज्ञानी अल्पज्ञानी, थोड़ा जान लिया पूछता रहेगा, नहीं खरीश हो, एक बार शांति से सुनो, बिल्कुल सबसे पहले प्रस्तावना, उसके बाद मध्य भाग, उसके बाद सबसे पहले निष्कर्ष लिखोगे क्या? सवाल का आंसर देखो, क्या सबसे पहले हमने बोला ना निबंध के 3 भाग, सबसे पहले प्रस्तावना लिखेंगे, इंट्रोडक्शन लिखेंगे, उसके बाद उसका मध्य भाग आएगा, लास्ट में निष्कर्ष लिखेंगे। निष्कर्ष पहले लिखोगे, इसका दिमाग रहना चाहिए। आईएएस की तैयारी कर रहे हो, मतलब मैं मान के चलूंगा कि लेवल आईएएस कब पढ़े हो तो थोड़ा बहुत उसके आसपास होना चाहिए, बैठो एकदम आराम से पढ़ने के लिए, इस तरीके से, ऐसा नहीं कि बनियान नहीं बैठे हुए, तो मैं गाना भी चल रहा हूँ बैठ के पढ़ भी रहे हो, ऐसा अव्यवस्थित स्थिति में फंसे हैं, दिक्कत है उनके साथ। जब बैठे हो तो आराम से शांति होकर एक वातावरण, घर में भी अच्छा वातावरण पैदा कर सकता है। मान लो ये निबंध मिल गया, सभी भटकने वाले खो नहीं जाते, तो हम कैसे भूमिका लिखें? हम शुरुआत कैसे करें? हम ऐसे लिख सकते हैं, कहानी थॉमस अल्वा एडिसन की है, लाइन ऐसे लिखेंगे कि कहानी थॉमस अल्वा एडिसन की है। जब वे बल्ब का आविष्कार कर रहे थे, बल्ब बनाने का प्रयास कर रहे थे, जब वे बल्ब का आविष्कार कर रहे थे तो इस क्रम में वे हजारों बार विफल हो गए, हजारों बार। जब करते थे एक ऐसा तरीका सीखते, एक दिन एक मित्र उनके पास पहुंचा और पूछा कि आप हजारों बार फेल हो चुके हो, कितनी बार उन्होंने प्रैक्टिस बनाने का कि बॉल बना लेते हैं, बॉल बना लेते हैं। मित्र ने पूछा हजारों बार फेल हो चुके हो, क्या आप निराश नहीं होते? एडिसन ने कहा कि जब भी मैं फेल होता हूँ, जब भी मैं असफल होता हूँ, तो मैं और सफलता के करीब आता हूँ, सफलता के और करीब मैं पहुंचता हूँ। देखो कितनी बड़ी बात एडिसन बोल रहे हैं, जब भी मैं असफल होता हूँ, तो मैं सफलता के और करीब पहुंचता हूँ, क्योंकि मुझे ये पता चल जाता है कि जिस रास्ते से मैं बॉल बनाने का प्रयास कर रहा था, ये रास्ता सही रास्ता नहीं है, कोई दूसरा रास्ता है। मान लो एक बार आपने प्रयास किया एक तरीके से कि बॉल बन जाए और बॉल नहीं बना, जो बॉल लगा हुआ है चारों तरफ जिससे प्रकाश आता है, इसका मतलब उस रास्ता ठीक रास्ता नहीं, हमें कोई दूसरा रास्ता ढूंढना चाहिए। एडिसन ने कहा कि जब भी मैं असफल होता हूँ, मैं सफलता के और करीब पहुंचता हूँ, क्योंकि मुझे यह पता चल जाता है कि यह रास्ता सही रास्ता नहीं है। अथक प्रयास से अंततः एडिसन ने बल्ब का आविष्कार किया और दुनिया को रोशनी से भर दिया। यहीं पे पहला पैराग्राफ खत्म, आपकी शुरुआत इंट्रोडक्शन खत्म। ये क्या कहलाता है? भटकाव तो हुआ उनके जीवन में, और भटकने के बाद भी एडिसन ने अंततः खोए नहीं, उन्होंने रास्ता प्राप्त कर लिया। भटकाव खराब चीज थोड़ी है, और भटकाव के बाद अगर संभल नहीं रहे हो इसका मतलब खराब हो गया, भटक के खत्म हो गया। कई लोग भटकते भटकते अंततः भटक जाते हैं, और कई लोग भटकते भटकते अच्छी चीजें खोज लेते हैं। वास्को डी गामा भटका, कई वर्ष तक भटका, खुद 6 वर्ष तक भटकते रहे ज्ञान की खोज में। महावीर 12 साल भटकते रहे जंगलों में, खाद छानते रहे, तब जाकर उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई, कैवल्य की प्राप्ति हुई। खुद 6 साल के बाद उनको निर्वाण मिला। भटकाव तो हुआ, मगर वे लोग खोए नहीं, स्टोरी दिखाते रहेंगे। हमारे वैज्ञानिक शुरू में भटके जब वो प्रक्षेपण कर रहे थे, मगर भटकने के बाद खोए नहीं। आज तो जबरदस्त नाम, ईश्वर का नाम है पूरे वर्ल्ड में, ऐसा लिख सकते हैं। ये ऑफलाइन नहीं है, ऑनलाइन क्लास है, ध्यान रखना। ये सोनी कुमारी क्लास ऑफलाइन चल रही है, ऑफलाइन नहीं, ऑनलाइन। मेरे चारों तरफ एक भी जीवन नहीं है, और भौतिक वस्तुओं से मैं घिरा हुआ हूँ। सामने टीवी, पीछे पैनल, सामने कैमरा, इधर में एसी। स्टोरी 3-4 स्टोरी अगर होगा तो लिख दो, अगर याद है तो। ठीक है, ऐसे लिख सकते हो, आपके ऊपर निर्भर है कि आप कैसे शुरुआत करोगे। ये बोलो, क्लियर? कोई यहाँ नहीं, टेक्निकल टीम बाहर बैठी हुई है, बोला टेक्निकल टीम वाले होंगे यहाँ पर, कोई नहीं है, पूरा यहाँ बैठा हूँ बाहर से उनको देख रहे हैं। ठीक,
कैसे लिख सकते हो, ये बहुत अच्छी शुरुआत मानी जाएगी, जानदार शुरुआत मानी जाएगी। तो यही मैं कर रहा हूँ कि आप छोटी-छोटी स्टोरी इकट्ठा कर लो, अच्छी-अच्छी स्टोरी, जहाँ मौका मिले एक स्टोरी, कभी दूसरी स्टोरी। अब मान लो एडिशन से नहीं लिख रहे हो, इस कहानी को हम लोग अपने भारत के प्रथम रॉकेट प्रक्षेपण से जोड़ सकते हैं, 1963 के आसपास की स्थिति है। अरे मुझे छोड़कर कोई नहीं है आदित्य, आलिया लिख रही है, सर आपकी आत्मा होगी, मेरी आत्मा मेरे साथ है। हम लोग भी भटक रहे हैं, पर लक्ष्य है, भटकते-भटकते तो मिल ही जाएगी, बिल्कुल सही। अनुभवी लोग भी हैं इस बैच में। और लास्ट में लास्ट पे कंक्लूड कर सकते हो कि मिल ही जाएगी मंजिल, भटकते-भटकते ही सही। गुमराह तो वे हैं जो घर से निकले ही नहीं, लिख लो लाइन को। मिल ही जाएगी मंजिल, लिख लो, मिल ही जाएगी मंजिल, भटकते-भटकते ही सही, मिल ही जाएगी मंजिल, भटकते-भटकते ही सही। गुमराह तो वे हैं जो घर से निकले ही नहीं। मिल ही जाएगी मंजिल, भटकते-भटकते ही सही। गुमराह तो वे हैं जो घर से निकले ही नहीं। खूब जोड़ सकते हो, कोई मोटिवेशनल स्टोरी हो, कोई सॉन्ग हो, कोई कविता हो, जोड़ने में कोई दिक्कत नहीं है। जीवन में कठिनाई आती है, जीवन में सफलता आती है। जब आप आगे बढ़ना शुरू करते हो ना जीवन में, तो हो सकता है थोड़ा बहुत भटकाव आ जाए, भटक जाओ, हो सकता है, आदमी तो भटकेगा। कोई बहुत कठिनाई आ जाए, आपके जीवन में कुछ मुश्किल आना शुरू हो जाए, जैसे आप बाहर निकलते हो लगता है कितनी कठिनाई है जिंदगी जीने में, कितनी कठिनाई है। हो सकता है किसी के साथ विवाद हो जाए, कितनी कठिनाई है जीवन में। तो जीवन है तो ये सब तो होता रहेगा, कभी कठिनाई आएगी, कभी मुश्किल आएगी, कभी भटकाव होगा, कभी हो सकता है असफलता मिल जाए, आपने खूब अच्छे से पीटी दिया, पीटी में फेल हो जाओ, हो सकता है। 2014-13 बैच में टॉपर थे निशांत जैन, पहली बार पीटी दिया उन्होंने, पीटी फेल हो गए, असफल हो गए, तो कुछ तो भटका हुआ होगा। मगर भटकने के बाद उन्होंने फिर से अपने को एक बार रिवाइव किया, मोटिवेट किया अपने को, और अगले स्टेप में हिंदी मीडियम में टॉपर हो गए। तो कभी फेल हो जाने का मतलब जीवन का अंत नहीं है। समस्या आती तो पलायनवादी क्यों करोगे, कठिनाई आती है, कभी भटकाव हो सकता है कभी आप फेल हो जाओ, तो एक बार फेल हो जाओ, अगले साल हो सकता है टॉप कर जाओ, हो सकता है 12वीं में 10वीं में इंटरव्यू फेल हो जाओ, संभव है। आदमी तो है, कुछ गलती किया फेल हो गया, गलती को सुधार हो सकता है, बहुत अच्छे से सफल हो जाए। ऐसे सैकड़ों एग्जाम्पल हैं। अब्राहम लिंकन को देखो कितनी बार असफल रहे, लेकिन राष्ट्रपति बन गए अमेरिका के। शायरी भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, कोई बात नहीं, ये सब होता है, ठीक है। अच्छे लाइन हो तो उसको अंडरलाइन कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। और ये सब हमारे जीवन का पार्ट है, किसी ने ठीक ही कहा है, लिख लो जो मुश्किल पे लिख रहे हो तो। मुश्किलें दिल के इरादे आजमाती हैं, शक्ति दुबे से भी सलाह ले सकते हो। इस साल की टॉपर है, देखो कितना लगा टाइम, असफल थी कि नहीं शुरुआती दौर में, उनको भी तो भटका हुआ, शक्ति दुबे भी को भी भटका हुआ। अगर भटकाव नहीं रहता तो पहली बार में टॉप हो जाती। उनके जीवन में भी कठिनाई आई, उन्होंने भी मुश्किलों का सामना किया, दूसरी तीसरी नौकरी भी करने लगे पार्ट टाइम में। भटकाव था, कुछ कमी थी, शुरुआती दौर में असफल भी हो गई, फेल भी हुई में, मगर उनकी से रास्ता निकलता है और बाद में सफल हो गई, टॉप कर गई। आज उनका गुण गाया जा रहा है, सफलता दिखी, लेकिन सफलता सीधे थोड़ी मिली। लिख लो, मुश्किलें दिल के इरादे आजमाती हैं, स्वप्न के पर्दे निगाहों से हटाती हैं। मुश्किलें दिल के इरादे आजमाती हैं, कितना आपका इरादा ठीक है, बिल्कुल वो समय भी है। फेल हुए, आईपीएस हो गया, अच्छी बात है, प्रेरणा लो उनसे। फेल होने का मतलब जीवन का खत्म होना है क्या, जीवन खत्म है, सुनाई गलत है, ये बकवास है, अच्छी बात है। बहुत सारे लोग मुखर्जी नगर में रहते हैं, पल्लवी भी बोले मैं मुखर्जी नगर, अच्छी बात है, मुखर्जी नगर पुराना गौरव थोड़ा कम हो गया है पिछले कुछ सालों में। मुश्किलें दिल के इरादे आजमाती हैं, स्वप्न के पर्दे निगाहों से हटाती हैं। तो किसी ने ठीक कहा ये सारी बातें, हम आपको उस पर ठीक कर देंगे। स्वप्न के पर्दे निगाहों से हटाती है, हौसला मत हार ओ मुसाफिर दिल के, हौसला, मुश्किलें दिल के इरादे आजमाती हैं। दूसरा लाइन, स्वप्न के पर्दे निगाहों से हटाती हैं। तीसरा लाइन, हौसला मत हार ओ मुसाफिर दिल के, ठोकरें मनुष्य को चलना सिखाती हैं, ठोकरें मनुष्य को चलना सिखाती हैं, ठोकरें मनुष्य को चलना सिखाती हैं। ऐसा कर सकते हो, समझ में आया, ठोकरें मनुष्य को चलना सिखाती हैं। लिख लिया, बोलो लिख लिया, ऐसा हम लोग कर सकते हैं। आपको बहुत अच्छे जो रिपोर्ट्स हैं उनको ध्यान में रखना चाहिए। जैसे जैसे मान लो एक अभी भारत रिपोर्ट या जो कोई लक्ष्य हम लोगों ने निर्धारित किया है, भारत ने लक्ष्य निर्धारित किया है कि 2047 तक हम विकसित भारत बन जाएंगे, ये हमने लक्ष्य निर्धारित किया है, कि आपको ध्यान रखना चाहिए। हम लोग 2070 तक नेट जीरो कार्बन का भी लक्ष्य हम लोगों ने रखा है, 2028-29 तक हम वर्ल्ड की थर्ड इकोनॉमी बनने का भी लक्ष्य हम लोगों ने रखा है। तो आपको इन सबको ध्यान रखना चाहिए। कोई अगर रिपोर्ट पब्लिश हुई हो उसको ध्यान रखो, पेपरों में हमेशा कुछ रिपोर्ट कुछ ऐसी चीजें आती रहती हैं, उनको एक इकट्ठा करते रहो हमेशा, तो आपके पास धीरे धीरे बहुत अच्छी चीजें उपलब्ध हो जाएंगी। 2047 तक विकसित भारत, 2070 तक नेट जीरो कार्बन उत्सर्जन, अच्छी बात है, मालूम होगा, मैं कोई बिल्कुल नई बात नहीं बोल रहा हूँ, ये चीजें हैं ऑलरेडी। तो मान लो आपके पास अगर ये एक जानकारी है, ध्यान दो, 2047 तक विकसित भारत, और मान लो निबंध आ गया महिला सशक्तिकरण, नारी सशक्तिकरण, ये अभी इस साल ये निबंध जो था, ये बीपीएससी में निबंध था 100 नंबर का, संडे मार्क्स का निबंध, नारी सशक्तिकरण, और आपके पास ये लाइन याद है, हम इससे शुरुआत कर सकते हैं। अब देखो निबंध लिखना है नारी सशक्तिकरण पे, शुरुआत कर रहे हैं यहाँ से कि भारत ने 2047 तक विकसित भारत बनने का लक्ष्य निर्धारित किया है। विकसित भारत, अब विकसित भारत तभी होगा जब देश के सभी वर्गों का विकास में योगदान हो, सबकी भागीदारी हो। भारत की जनसंख्या का लगभग आधा भाग नारियों का है, इनकी स्थिति ठीक नहीं है, जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में सामाजिक आर्थिक राजनीतिक आदि में इनकी स्थिति कमजोर है। अतः जब तक इनको सशक्त नहीं किया जाएगा, नारी सशक्तिकरण नहीं किया जाएगा, तब तक 2047 तक विकसित भारत का सपना पूरा नहीं हो सकता। इंट्रोडक्शन खत्म। नारी सशक्तिकरण का सपोर्ट करोगे, ऐसा नहीं कि भाई नारियां बहुत सशक्त हो गई हैं और आप उसमें जो अभी चल रहा है सोशल मीडिया पर छाया हुआ है, सोनम रघुवंशी, पहले भी और एक दो लोगों का नाम चल रहा है, उनका नाम लिख के ये मत करना कि भाई नारियों को अब सशक्त करने की जरूरत नहीं है। ये एक तो एग्जाम्पल है, ये एक एग्जाम्पल जरूर है जो समाज की दशा और दिशा को बताते हैं। पीछे किसी ने अपने जो साथ में था उसको ब्लू कलर के ड्रम में पैक कर दिया, ये एक नया लेटेस्ट केस आ गया है, खूब चर्चा हो रही है सोशल मीडिया पे, जबरदस्त चर्चा में है। तो आप इनका एग्जाम्पल देकर ये मत करना कि नहीं अब भारत में नारी सशक्तिकरण बिल्कुल नहीं होना चाहिए, अब पुरुषों का सशक्तिकरण हो। अब उस एक दो घटना के आधार पर ऐसा नहीं लिखोगे, बोलो वो भी लिख सकते हो, रोशनी मालवीय लिख रहे, लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, उसको भी लिख सकते हो आप। कहने का मतलब है
कॉल ने अपनी पति को मना लिया। अच्छी बात है, सतर्क रहो अमन शर्मा। तुम्हारी मुझे लग रहा है तुम्हारी रूह कांप रही है। ठीक है? हमारे डर पैदा हो गया है। ज़्यादा डिटेल में जाना नहीं है अभी चल रहा है, ट्रैक हो जाएगा। क्लियर है? अभी वास्तविक तरीके से उनका सामने आ जाएगा। देखो कहने का मतलब मान लो नारी सशक्तिकरण लिख रहे हो और आपके पास एक फैक्ट याद है 2047 तक विकसित भारत, तो हम यहीं से शुरुआत कर देंगे। 47 तक विकसित भारत बनाना है, कब होगा? जब समाज के सभी वर्गों का इसमें योगदान हो। समाज में आधा भाग लगभग किसका है? महिलाओं का। उनकी स्थिति कमजोर है, तो जब तक उनको सशक्त नहीं करेंगे, जब तक विकास प्रक्रिया में उनको भागीदार नहीं करेंगे, उनका जब तक जीडीपी में योगदान नहीं होगा, तब तक विकसित भारत बनेगा नहीं। तो आप पूछा गया है ये नारी सशक्तिकरण और शुरुआत में आपने करेक्ट कर दिया कि विकसित भारत ऐसा हो सकता है। क्लियर हो? आप फ्री हो अपने तरीके से लिखने के लिए, मैं तो तरीका बता रहा हूँ, आप उस तरीके को पकड़ के भी लिख सकते हो। समझ में आया? बोलो। ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना है। इंदौर वाला केस है, मेघालय में मारा है और अभी पटना में है, ये लिखना नहीं है करना है। तो बोल रहा हूँ उसमें जाने की अभी जरूरत नहीं है, उसको मास्टरी कर देते हैं। अभी आप पढ़ रहे हो निबंध, निबंध जब समाप्त हो जाएगा तो फिर पढ़ेंगे इथिक्स। अब निबंध अच्छे से कर लोगे तो फायदा बहुत है। कितने दिन? 14-15 दिन पढ़ेंगे निबंध को और 15 दिन पढ़ने के बाद सबसे पहला आजमाएंगे कहाँ पे? यूपीपीसीएस। यूपीपीसीएस का एग्जाम 29 तारीख से शुरू होगा, उसका निबंध 150 नंबर का है। तो देखेंगे हम लोग जो मैंने डिस्कस किया है उससे एकदम इंटायरली इंडिपेंडेंट है क्या? जो पढ़े हैं उस काम को लिखने का आपको अवसर मिल रहा है। क्लियर है? बिल्कुल दोहा रिपोर्ट या कोई और रिपोर्ट, G20 का रिपोर्ट, अलग अलग रिपोर्ट से आप शुरुआत कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। पर्यावरण संबंधी कोई रिपोर्ट हो उससे शुरुआत कर सकते हो। आपके पास ये रहना चाहिए, पेपर पढ़ो तो ये हॉलीवुड और बॉलीवुड पढ़ने की आपको कोई जरूरत नहीं होनी चाहिए। या आप बॉलीवुड पढ़ रहे हो, हॉलीवुड पढ़ रहे हो, ये फलानी मूवी आ रही है और फलाने हीरो की फलाने के साथ शादी होने जा रही है, ये सारा बकवास आपको नहीं पढ़ना है। और कोई पढ़े तो अच्छी बात है, आपका लक्ष्य भी आईएएस बनना है, बहुत बड़ा लक्ष्य रखे हो, आसान भी नहीं है। पर अगर लक्ष्य आईएएस बनने का और इन्वॉल्व होगी कौन सी भी मूवी आ रही है, गाना ये है और कौन कहाँ पे लंच और डिनर करता है उसी को पढ़ के याद कर ले, फिर तो आप बॉलीवुड का रास्ता पकड़ लो, ज़्यादा बेहतर होगा। ये रास्ता तो बंद करना पड़ेगा। तो लक्ष्य केंद्रित प्रयास होना चाहिए, लक्ष्य उन्मुखी प्रयास होना चाहिए, लक्ष्य अभिमुख प्रयास होना चाहिए, लक्ष्य दिशा में आगे बढ़ने का प्रयास करना चाहिए। ठीक है? अच्छी बात है, आपस में गप मत करो। कुलदीप राजपूत लिख रहे हैं कि लास्ट में टाइप हो गया है सिस्टर, एक अच्छी बात है। सिस्टर और 10 बाद में करना, पहले पढ़ लो यहाँ, ठीक है ना? 60-70% तक नंबर पा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। जीएस के खंड में 60% नंबर पाना कठिन काम होता है, 70% तो ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है, और निबंध वाले खंड में ये स्थिति दिखाई देती है। अगर आपको 60 प्लस आ रहा है, 60% प्लस आ रहा है, इसका मतलब आप तो टॉप में जा रहे हो, टॉप करने जा रहे हो। अगर और जगहों पे ठीक-ठीक नंबर है, ध्यान रखना। कोमल के सर ये ज़्यादा डिफिकल्ट लगा, 2 दिन पढ़ने में इनिशियल हो गया डिफिकल्ट है, इतना भी आसान थोड़ी है। कौन सा चीज़ डिफिकल्ट नहीं है? घर में सारी चीज़ आराम से मिल रही है, आराम से पढ़ना है, डिफिकल्ट लग रही है। मान लो ये सवाल अगर लिखना हो, मान लो अगर हमारे पास मिल गया नारी सशक्तिकरण, अब ये टॉपिक पढ़ना, ये टॉपिक मैं पढ़ाऊंगा लगभग 1 से 1.5 घंटे तक, ये टॉपिक की चर्चा करूंगा मैं। मान लो ये टॉपिक मिल गया, अब हमको शुरुआत करनी है निबंध की। हम ऐसे कर सकते हैं, हमारे पास एक जानकारी है 2047 विकसित भारत, हम एक पैराग्राफ लिख सकते हैं, लिख के बताओ। मैं एक बार फिर से बोल रहा हूँ, 2-3 मिनट में आपको इंट्रोडक्शन लिखना है, नारी सशक्तिकरण पे इंट्रोडक्शन लिखना है, भूमिका शुरुआत लिखनी है, प्रस्तावना लिखनी है। हम शुरुआत कर सकते हैं। भारत ने 2047 तक विकसित राष्ट्र बनने का संकल्प लिया है। इसकी सिद्धि तभी संभव है, विकसित राष्ट्र बनने का सपना तभी साकार हो सकता है जब समाज के सभी वर्गों का विकास प्रक्रिया में योगदान हो। भारत की लगभग आधी जनसंख्या महिलाओं की है। इन महिलाओं की सामाजिक स्थिति, आर्थिक स्थिति, राजनीतिक स्थिति पुरुषों की तुलना में कठिनाईपूर्ण है और उनसे ये नीचे स्तर पे है सामाजिक दृष्टिकोण से, आर्थिक दृष्टिकोण से। राजनीति में देखो आधी है और संसद और विधायिका में 20% भी नहीं है, जनसंख्या लगभग आधा और विधायिका में 10-12%, महिलाओं को उतना भी रिप्रेजेंटेशन नहीं है। नारियों की स्थिति नहीं है। जब तक नारियों को हम विकास प्रक्रिया में भागीदार नहीं बनाएंगे तब तक इस लक्ष्य की सिद्धि नहीं हो सकती। पहला पैराग्राफ हो, इस लक्ष्य की सिद्धि के लिए नारियों को विकास प्रक्रिया में भागीदार, उनको जागरूक करना, सशक्त करना और भागीदार करना आवश्यक है। पहला पैराग्राफ क्लियर? लगभग 70-80 शब्द आ जाएगा, 80 शब्द के आसपास में आप पहला पैराग्राफ लिखो। लिखो जरा नारी सशक्तिकरण की भूमिका लिखो, बोलने अच्छे से समझ में आना, लिखो लिखो, 2-3 मिनट में लिखो, फिर आगे बढ़ेंगे और प्रैक्टिस करते रहो। ऑफलाइन वाले में तो खूब प्रैक्टिस हो जाती है, ऑनलाइन में अलग अलग दिशा में कौन किस दिशा में बैठा हुआ पता थोड़ी चलता है। लिखने का प्रयास करो। अच्छा बुरा कुछ भी लिखो मगर लिखो, जो बता रहा हूँ पहले उसको पढ़ो, क्या क्या अच्छे से पढ़ ले, ऐसे अच्छे से लिख पाए। तो पहले पढ़ो तो बाद में अच्छी अच्छी चीजें पढ़ लेना। और 10 किताब बता दूं मैं शुरू में ही, किताब पढ़ते पढ़ते परेशान हो जाओगे, तो क्या क्या अच्छे से पढ़ ले और अच्छे से पढ़ना चाहिए। कम आप लिखते हो, आपका लिखा हुआ जो है वो चला जाता है किसके पास? चेकर के पास। आपको लिखना ठीक से नहीं आता तो खुश हो जितने बड़े ज्ञानी है, सारे ज्ञानी लोग भी ठीक से लिख नहीं पाते, चेकर उनको नीचे नंबर पहुंचा देता है, पता भी देता है। ठीक आगे होते हैं। ठीक है, कुलदीप राजपूत लिख रहे हैं नारी सब पे भारी, बाद में लिखना, ज़्यादा जोश में आके मत लिखा करो। जब मैंने बोला इंट्रोडक्शन लिखो तो नहीं लिख पाया, एक लाइन लिखा नारी सब पे भारी, सशक्तिकरण हो गया। आदर्श वाली बात हो गई है, वास्तव में स्थिति बहुत नारियों की अच्छी होती है। ये तो नारी हम ऐसा कर सकते हैं और बहुत ही आदर्शात्मक वाक्य है। औषधि विशिष्ट कभी कभी पूजन होता है, कन्या पूजन का विधान है भारतीय परंपरा में। नवरात्र के समय अष्टमी के दिन कन्या नवमी के कन्या पूजन का विधान होता है। मगर कालांतर में स्थिति क्या होती है? महिलाओं की स्थिति शुरू से अंत तक, नारी जब पैदा होती है और अंत तक, बुढ़ापे तक, जन्म से पहले से भेदभाव शुरू होता है और मृत्यु तक रहता है कुछ पक्ष में। जन्म से पहले भ्रूण हत्या की स्थिति, जन्म के समय कोई भी नारी होगी उसकी पहचान होगी फलानी जी की बेटी है, और बड़ी हो जाएंगी तो ये फलानी जी की पत्नी है। तो हमेशा पुरुष से जोड़कर उसकी आइडेंटिटी बताई जाती है। और कोई एज हो गया ये फलाने आदमी की माँ है, माता है, और ये फलाने की दादी है, पुरुष से जोड़कर उनकी आइडेंटिटी तय की जाती है। कुछ एक महिलाएं हैं जिनकी आइडेंटिटी अपने से निर्धारित होती है। जैसे मार्गरेट थैचर के पति को कहा जाता था कि मार्गरेट थैचर के पति, क्योंकि वो प्रधानमंत्री थी। इंदिरा गांधी को इंदिरा गांधी से ही जाना जाता है, ये नहीं कि वो फलाने की पत्नी ऐसा नहीं। अरे सामान्यतः उनकी अपनी आइडेंटिटी, जनरल आइडेंटिटी, सामान्यतः महिलाओं की पहचान पुरुषों से जोड़कर की जाती है और भेदभाव तो जन्म के पहले से शुरू हो जाता है। ठीक है, आगे बढ़ो।
मदर टेरेसा भी हो सकते हैं। बिल्कुल सही, विनोद गुप्ता भी ठीक लिखा है। कठिनाई रहती है, मतलब ज्यादातर चीजों में कठिनाई रहती है। नेक्स्ट आगे बोलते हैं। तो हम निबंध की शुरुआत में निबंध की शुरुआत इन तरीकों से कर सकते हैं। कभी रिपोर्ट लिख सकते हैं, कभी कोई घटना से जोड़ सकते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल देखो, जैसे मान लो पर्यावरण पे कोई निबंध पूछ ले। ये निबंध अभी आईएएस में भी पर्यावरण से संबंधित निबंध आ चुका है, अभी बीपीएससी में 100 नंबर का एक निबंध आ चुका है। ये मैं पर्यावरण टॉपिक पर आ चुका था। पर्यावरण पे हो सकता है यूपीपीसीएस में दिख जाए, आईएएस में भी आ चुका है। ध्यान देना पर्यावरण पर्यावरण का कितना पर्यावरण पे क्या क्या दुष्प्रभाव पड़ रहा है, पर्यावरण की दशा क्या है, ध्यान देना। इस पे सवाल बन सकता है। यहाँ पर पर्यावरण और विकास ऐसा कोई टॉपिक बनेगा तो किसी और बन सकता है। मान लो पर्यावरण पे कोई निबंध आ गया है, एक शुरुआत हम छोटी सी घटना से कर सकते हैं। देखो अभी निबंध की शुरुआत हम कैसे करें इसी मुद्दे पे हम कर लेते हैं। जब शुरुआत कैसे करें डिस्कस हो जाएगा तो मध्य भाग कैसे लिखें, और फिर निबंध का एंडिंग कैसे करना चाहिए, एंड कैसे करें। और इतना कर लेंगे तो फिर पूरा निबंध डिस्कस करेंगे। ये देखो ये निबंध इसको पूरा कैसे करते हैं, आराम से लिखेंगे, मध्य भाग कैसे आना चाहिए। ये तरीका है पढ़ने का। सबसे पहले बीच में लिख देना, ठीक है, सो भी ठीक है। मान लो पर्यावरण पे आ गया है तो हम ऐसे लिख सकते हैं शुरुआत। अभी हाल ही में उत्तराखंड के जोशीमठ में पूछा गया सवाल पर्यावरण पे, घटना का जिक्र करना है जोशीमठ में, पर्यावरण और विकास, ऐसा कोई निबंध बन जाए तो शुरुआत करें। एक तरीका मैं बता रहा हूँ। अभी हाल ही में जोशीमठ में, उत्तराखंड के जोशीमठ में लोगों के मकानों में अचानक दरार आने लगी। दरार आ गई लोगों के मकान में, प्रशासन के हाथ पांव फूलने लगे, आनंद फानंद में लोगों के घरों को खाली कराया गया, जल्दी जल्दी खाली कराया गया। दरार आ रही थी, टूटती गिरने की दशा उत्पन्न हो रही थी। और फिर सवाल भी उत्पन्न होने लगा, क्या हम लोग विकास के क्रम में पर्यावरण को क्षति पहुंचा रहे हैं? ये दशा उत्पन्न हो रही है। विकास के क्रम में आज जो पर्यावरण के दृष्टिकोण से संवेदनशील जगह है, वहां पर विकास क्रम में अंधाधुंध विकास किया जा रहा है। जो नालियां निकालने वाली हैं जल को, पहाड़ों से कुछ बना हुआ है, उनके ऊपर भी लोग घर बना देते हैं। निकासी बंद हो गई, पानी उसी में नीचे की तरफ जा रहा है, भूस्खलन की घटना होने लगी है। बड़े पैमाने पर वृक्षों को काटा जा रहा है विकास की प्रक्रिया में। नतीजा हो रहा है कि जोशीमठ जैसी घटनाएं पैदा हो रही है। अभी नैनीताल में से भी पैदा हो सकती है। रिपोर्ट बहुत अच्छी नहीं है नैनीताल की, कभी भी घटना घटित हो सकती है। बड़े पैमाने पर भूस्खलन की घटना हो सकती है नैनीताल में। कई पर्वतीय इलाकों में विकास के क्रम में पर्यावरण की अवहेलना की जा रही है और जिसका भुगतान व्यक्ति को करना पड़ेगा। तो एक छोटी सी मान लो पर्यावरण और विकास, इस पे निबंध आया, हम लोग ऐसे घटनाक्रम से शुरुआत कर सकते हैं। उससे भी कर सकते हैं। जो एक घर बनाओ तो एक पेड़ भी लगा देना, सारे मोहल्ले के पक्षी वहां चर्चाएंगे। जो घर बनाओ तो एक पेड़ भी लगा देना, परिंदे सारे मोहल्ले में चर्चाएंगे। बिल्कुल सही, प्रिया राजपूत ठीक है। ये लाइन भी लिख दोगे तब पर्यावरण को सवाल करो। शुरुआत कैसे करोगे? शुरुआत ऐसे कर सकते, एक तरीका, दूसरा तीसरा चौथा तरीका भी है। पर्यावरण के निबंध आया है और आपने ऐसे शुरुआत करी। जोशीमठ, सारे लोगों ने पढ़ा होगा जोशीमठ में, वहां पे एक पीछे हाहाकार मच गया था जोशीमठ में। कई सारे घरों में दरार आने लगी, लोग डर गए, भयभीत हो गए। क्या था, विकास के क्रम में हमने पर्यावरण को ध्यान नहीं रखा। आकाश चौधरी उसको भी लिख देना, हर व्यक्ति को एक वृक्ष लगाना चाहिए। और हम पर्यावरण की रक्षा करने के लिए कर रहे हैं ना, एक वृक्ष माँ के नाम, ये अभी चल रहा है अभियान, एक वृक्ष माँ के नाम। अब माँ को याद करके, अपनी मदर को याद करके एक वृक्ष लगा दे। अभी इंदौर में बड़े एक दिन में 11 लाख पौधों को लगाया गया, एक वृक्ष माँ के नाम। दिल्ली में भी चलने वाला है, यूपी में चलेगा। पर्यावरण के बारे में हम जागरूकता पैदा कर रहे हैं, इन अभियानों के माध्यम से लोगों को जागृत कर रहे हैं, बढ़ावा दे रहे हैं। ठीक है, पर्यावरण पे तो देखो हम शुरुआत कैसे करें, इसकी विवेचना हमने कर। अमर जी बोले मेरा भी फीडबैक दीजिए, कौन सा फीडबैक तुम्हारा दें हम? एक बारिश, एक बरिश मतलब एक माँ के नाम से अभियान भी चलाया गया था इंदौर में। तो आप ऐसी बातों पर पर्यावरण पे कुछ सवाल बनेगा ही, पर्यावरण पे सवाल बनेगा। यूपीएससी बना दिया, आईएएस पे बन चुका है, यूपीएससी से फिर बनाएगा। कोई ना कोई सवाल होगा पर्यावरण से, प्रकृति से, किसी रक्षा से, कोई सवाल होगा ही होगा। क्या संबंध होगा देखेंगे ना। पर्यावरण प्रदूषण कुछ भी होगा जरूर, प्रदूषण हो, पर्यावरण हो, प्रकृति हो। अच्छी बात है, बोली तुम 4 पौधा लगाओ, कोई 5 पौधा लगाए, कोई दिक्कत नहीं है। और एक माँ के नाम से जरूर लगाओ, क्योंकि अगर नाम से लगाते हो तो इमोशनली अटैच हो जाओगे उस पेड़ के साथ। तो पर्यावरण संबंधी जागरूकता खूब पैदा की जा रही है। अगर कोई सवाल है तो कैसे शुरुआत करोगे ये ध्यान रखना। एक एग्जाम्पल मैंने बताया, जोशीमठ की घटना से आप शुरुआत कर सकते हैं। एक तरीका मैं बता रहा हूँ, ठीक है। वो लोग क्लियर, बिल्कुल जो मन में आता है उसको आप लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। और जो मन में आए वो तार्किक हो, उसका उसकी प्रासंगिकता हो तब लिखोगे, ठीक है। अच्छी बात है। देखो मैं पढ़ा रहा हूँ, कुछ और बोले ज्योग्राफी का पैसा कम करा दें, उनको बोलिए फलाना काम ये कर लीजिए, पढ़ाई छोड़ के तीसरे काम पे। अरे अभी राव अपने उनको याद करके लगा दो ना, समझ भी विकसित होनी बाकी है। इतने शौक से लिखता है सर मेरी माँ तो नहीं है, अरे उनको याद तो करो, उनको समझ को तो दिखाओ, जाके लगा दो पेड़। आपको तो और लगाना चाहिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। पापा के दोनों के नाम से लगा दो। सर पापा के नाम से लगा दे, लगता है कि छोटा सा बुद्धरू है, बच्चा टाइप में सवाल पूछ रहा है। माँ तो नहीं है, पापा के नाम से लगा दे, जाओ लगा दो। पापा और मम्मी दोनों के नाम से लगा दो, उसके बाद बैठ के चॉकलेट खा लेना, ठीक है। बुद्धरू टाइप से, बच्चा टाइप का सवाल पूछ रहा है। तैयारी चल रही है, मम्मी नहीं है, पापा के नाम से लगा दे, लगा दो। मैं मना कोई कर रहा हूँ, ठीक है। चिपकॉन वाला लिख सकते, आगे बढ़ते हैं। देखो कहने का मतलब है कि जब निबंध लिखोगे तो सबसे पहले भूमिका लिखोगे या प्रस्तावना लिखोगे, इंट्रोडक्शन जिसको बोलते हैं, बिगिनिंग और स्टार्टिंग बोलते हैं। तो भूमिका कितने तरीकों से लिख सकते हो, कोई एक तरीका अपनाओ, 8-10 लाइन लिख दो, भूमिका कंप्लीट, आपका इंट्रोडक्शन होगा, आपकी प्रस्तावना होगी, ठीक है। ज्योति पांडे बोले इग्नोर करते, कैसे इग्नोर करते, बहुत सारे लोग हैं, सबकी अपेक्षाएं हैं, दिल से लिख रहा है कि मेरी मम्मी नहीं है। अब उसकी भावनाओं को क्यों नहीं समझ रहे हो मधु कुमारी? तो ये सख्त है मधु कुमारी। वो इमोशनल होकर बच्चा लिख रहा है कि मेरी माता नहीं है, क्या मैं पापा का नाम से लगा सकता हूँ? तो उनका कमेंट मत पढ़िए, इमोशन अपना व्यक्त करो। यहाँ बच्चे अपनी मदर के नाम से लगा सकते हैं, पापा के नाम से, क्या दिक्कत? लगाने के बाद ध्यान देना, सूखे मत, ऐसा नहीं उनको उपेक्षा कर दो। भारत सरकार ने और कानून बना रखा है, वृद्ध माता पिता भरण पोषण अधिनियम, ध्यान रखना, वृद्ध माता पिता के भरण पोषण की व्यवस्था करनी पड़ेगी। अधिनियम लागू नहीं होगा, याद रखना, अच्छी बात है। कभी शुक्ला बोल रहे हैं कि सर खान सर ने शादी कर लिया, बोल रहे थे नहीं करेंगे, बोले
नहीं नहीं 2 बार बोला था, एक बार नहीं बोला था नहीं करेंगे, बाद में फिर बोल दिया नहीं करेंगे, और 2 बार जब बोल दिया गया नहीं नहीं तो दिमाग रखना 2 बार नॉट होता है तो अपॉर्चुनिटी हो जाता है। पी इक्वल टू नॉट नॉट पी। तो खान जी को दोषी मत कराओ कि खान जी ने कहा था कि हम शादी नहीं करेंगे, फिर उन्होंने कर दिया, 2 बार बोला था नहीं 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 2 बार बोलने का मतलब लॉजिकल आदमी है वो, तो उनको आक्षेप मत लगाओ। रूल ऑफ डेवलिएशन, ये इमोशनल हो गया, शादी क्यों कर ली है, ठीक है, बोलो ये क्लियर क्लियर। अब हम लोगों ने भूमिका देखी, जूनियर खान 3 बार बोल दो कोई दिक्कत नहीं है, फिर आ जाओगे तो नेगेटिविटी में चला जाएगा। क्लियर हो गया, वो तो क्लियर हो। हाँ 2 बैच नहीं चल रहा है, पूजा से 2 बैच चल रहा है क्या, कई बैच चल रहा है, इसमें 4 बैच लोग एक साथ हैं ऑनलाइन वाले, 1 2 कई कई बहुत सारे हैं, सैकड़ों हैं इसमें जो ऑनलाइन देखकर निबंध की तैयारी कर रहे हैं, निबंध का रसा स्वागत कर रहे हैं, निबंध का रस पी रहे हैं। क्लियर। अब हम लोग देखते हैं कि मध्य भाग को कैसे निकालें। देखो पीछे अगर पर्यावरण पे ही मध्य भाग से पहले, ये पर्यावरण पे ही एक रिपोर्ट आई थी, उस रिपोर्ट को भी आप कोट कर सकते हो। पर्यावरण पे एक रिपोर्ट आई थी अभी कुछ साल पहले, रिपोर्ट थी, रिपोर्ट में कहा गया है, हम इससे इस लाइन से जोशी मत से शुरुआत कर सकते हैं, ऐसे शुरुआत कर सकते हैं कि हम वह पहली पीढ़ी है जिसको पर्यावरण की इतनी जानकारी है, आराम पर्यावरण किसी कर कितना असर पड़ रहा है इसको हमें स्पष्ट जानकारी है, किन किन कामों से पर्यावरण को क्षति पहुंचती है हमें जानकारी है, इतनी जानकारी हमारी पिछली पीढ़ी को नहीं थी जितनी हमें है, और उसके पहले वाली पीढ़ी को इतनी जानकारी नहीं थी, हमें एकदम स्पष्ट जानकारी होगी कि ऐसा ऐसा करने से ये चीजें होंगी। हम आखिरी भी हो सकते हैं पीढ़ी अगर हमने समय रहते पर्यावरण पे पड़ने वाले दुष्प्रभाव को कम नहीं किया, हो सकता है अभी पीढ़ी खत्म हो जाए, हम इतना सब कुछ बर्बाद कर रहे हैं, अभी पीढ़ी के जीवन जीना मुश्किल हो जाए, हम आखिरी भी हो सकते हैं यदि समय रहते हमने पर्यावरण की रक्षा करने का प्रयास करना चाहिए। ये जो रिपोर्ट है वो जागृत करती है, हमें सचेत करती है कि हमें पर्यावरण की रक्षा का प्रयास करना चाहिए। क्लियर बोलो, क्लियर बोलो, ये क्लियर, ऐसा कर सकते हैं हम लोग, ध्यान रखना। अरे आगे काहे मध्य बाहर बटन खराब कर निबंध का मध्य भाग कैसे लिखें, देखो एक बार मध्य भाग कर लेंगे तो लास्ट में हम आएंगे कंक्लूड कैसे करें, आंसर का एंडिंग कैसे करें, तो जब ये पूरा लिख लेंगे फिर आएंगे निबंध, एक निबंध खाएंगे, दूसरा तीसरा चौथा, अब निबंध को पूरा डिस्कस करेंगे। अभी सबसे पहले 5 मार्क का देख रहे हैं, क्लियर है, पहले बोलो सारे लोग क्लियर, इंट्रोडक्शन क्लियर, लिख के बताते रहना, फिर बताओगे। अरे प्राचीन काल में मोना झाग क्यों लिखोगे, प्राचीन काल में पर्यावरणीय समस्या नहीं थी, पर्यावरणीय समस्या पैदा हुई औद्योगिक क्रांति के बाद, जब हमने जमकर प्रकृति का शोषण करना शुरू किया बड़े बड़े मशीनों के माध्यम से। प्राचीन काल में मोना झाग लिखने के लिए, प्राचीन काल में पर्यावरणीय समस्याओं की पैदाइश प्राचीन अभी, ठीक है, चैट बॉक्स है, चैट बॉक्स में चैटिंग करते रहते हैं, आदत पड़ी है देवेंद्र, तो कोई दिक्कत नहीं, देवेंद्र पाल चैट बॉक्स बंद कर दीजिए, अच्छी बात, कई बार आप लिखते हो तो एक बना रहता है खाता में, एक तालमेल होता रहता है। देखो सबसे अधिक निबंध में ज्यादा चीजें लिखनी होती है मध्य भाग में, तो निबंध में हम कैसे मध्य भाग को विस्तार दें, देखने का प्रयास करें, क्लियर है, एकदम सरलतम शब्दों में लिखना है, ध्यान देना, क्लियर है, आपस में बातचीत बंद कर दो, चिपको आंदोलन लिखेंगे सीधा। अब जब पर्यावरण पे डिस्कस करेंगे, एक लंबी क्लास लेंगे, 1 घंटे तक केवल पर्यावरण के सारे पक्ष होंगे, अभी हमने केवल इंट्रोडक्शन लिखने का प्रयास किया है, ध्यान रखना, इसका मतलब नहीं कि पर्यावरण मैंने डिस्कस कर दिया, ऐसे शुरुआत करें, वो मध्य भाग में क्या काम है पर्यावरण प्रदूषण का, कैसे सुधारेंगे, क्या करना चाहिए, हम क्या क्या कर रहे हैं, सब चीजें आ जाए, क्लियर। हैमा सारे फोन पक्ष को चला मध्य के भाग, करिए मध्य का भाग में ध्यान देना, तो जो निबंध है उसको विभिन्न भागों में बांटकर देखोगे, नोट करोगे, मध्य भाग हम बहुत सारे पॉइंट्स लिख रहे हैं, नोट करोगे, सामाजिक आर्थिक, लिखते रहो शब्द को, पहले लिखो बाद में दिमाग लगाना, पहले लिख लो बाद में समझ में आ जाएगा कैसे क्या करना है, सामाजिक आर्थिक राजनीतिक धार्मिक ऐतिहासिक भौगोलिक भौगोलिक पर्यावरणीय पर्यावरणीय प्रशासनिक आदि। दूसरा पॉइंट ये और देखिए लिख सकते हैं, हाइफन देके सामाजिक आर्थिक राजनीतिक धार्मिक राजनीतिक ऐतिहासिक भौगोलिक पर्यावरणीय पक्ष शासकीय पक्ष आदि आदि, ठीक है। दूसरा शिक्षा, दूसरा पॉइंट शिक्षा, शिक्षा स्वास्थ्य परिवहन संचार कृषि कृषि रोजगार कौशल विकास तकनीकी विकास अंतरिक्ष नवाचार कृत्रिम बुद्धि आदि, कृत्रिम बुद्धि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। अभी 2 अपने पार्ट में, पहले आपने लिखा सामाजिक आर्थिक राजनीतिक धार्मिक ऐतिहासिक भौगोलिक प्रशासनिक आदि आदि, दूसरे पार्ट में शिक्षा स्वास्थ्य परिवहन संचार इन सारे एरिया को लिखा है। तो जब निबंध लिखोगे, भूमिका आपने लिख ली, मध्य भाग में जा रहे हो, तो निबंध को अलग अलग एरिया से जोड़ो, जैसे मान लो नारी सशक्तिकरण लिख रहे हो, तो आप सामाजिक सशक्तिकरण, समाज में सशक्त करना पड़ेगा, आर्थिक रूप से सशक्त करना पड़ेगा, आर्थिक संदर्भ, राजनीतिक रूप से सशक्त करना पड़ेगा, राजनीतिक संदर्भ, ऐसे दिखाते चलोगे, ध्यान देना। जैसे निबंध है, एक अच्छा जीवन प्रेम से प्रेरित और ज्ञान से संचालित होगा, तो अगर हमारा जीवन, हम सबका जीवन प्रेम से प्रेरित हो और ज्ञान से संचालित हो, तो सामाजिक जीवन पे अच्छा असर जाएगा, समाज में व्यवस्था आ जाएगी, शांति होगा, सुखमय हो जाएगा, हमारे आर्थिक जीवन पे भी अच्छा असर जाएगा, भ्रष्टाचार नहीं होगा, सब लोग मिलजुल के काम करेंगे, हमारा राजनीतिक जीवन भी अच्छा हो जाएगा, धार्मिक जीवन भी अच्छा हो जाएगा, तो हमारे जीवन के सभी क्षेत्रों पर प्रभाव पड़ेगा, अच्छा जीवन। तो अगर ज्ञान से हमारा जीवन संचालित है, प्रेम से प्रेरित हो, तो जीवन के सभी क्षेत्र अच्छे हो जाए। जैसे मान लो ध्यान पूर्वक सुनोगे तो किसका भी समझ में आएगा, तो 5 जगह ध्यान हो तो ऊपर से निकलने में ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, बट वो आईएएस के स्तर का बच्चा वाला नहीं पड़ेगा। जैसे मान लो अगर निबंध आ जाए 2047 तक विकसित भारत दशा और दिशा, कैसे मान लो ये निबंध पूछ लिया 2047 तक विकसित भारत का सपना और संभावनाएं एवं चुनौतियां, अगर मान लो ऐसा सवाल बन गया तो विकसित भारत अगर बनाना है भारत को, तो कहाँ कहाँ अच्छा काम करोगे, हम शिक्षा के क्षेत्र में अच्छा काम करें, सबको शिक्षा मिल जाए, अच्छी शिक्षा मिले, सबको स्वास्थ्य सुविधा मिल जाए, स्वास्थ्य संबंधी सुविधा सबको मिल रही है, परिवहन सबको मिल रहा है, संचार की सुविधा हो जाए, कौशल विकास हो जाए, बेरोजगारी दूर हो जाए, तकनीकी विकास हो जाए, एआई की सुविधा उपलब्ध हो जाए, सबको एआई से लोग परिचित हो जाए, तो हम कहेंगे विकसित भारत हो गया। आर्थिक रूप से हम सशक्त हो जाए, राजनीतिक रूप से मजबूत रहें, और ये सुनो हम कहेंगे विकसित भारत हो गया।
की आय भी बढ़ गई, शिक्षा और स्वास्थ्य भी सबको उपलब्ध है। जो विकसित राष्ट्र है वहाँ पे देखो स्वास्थ्य संबंधी सुविधाएं बहुत अच्छी है, शिक्षा की सुव्यवस्था अच्छी है, परिवहन और संचार की सुविधा अच्छी है। विकसित भारत कैसे लिखोगे इस पे इतना लंबा निबंध, विभिन्न क्षेत्रों में घुमाते चलोगे तब जाके आप आगे बढ़ पाओगे। बोलो बोलो ये सुनो, लिख के बताओ ये सुनो। मैं आईएएस का सवाल ही दिखाऊंगा, पीसी सब दिखा दूंगा। बिल्कुल अच्छा जीवन तब संभव है जब समाज में किसी प्रकार का भेदभाव न हो, ऊंच नीच न हो, छुआछूत न हो, तो अच्छा जीवन हो जाएगा। तो सामाजिक क्षेत्र फिर आर्थिक क्षेत्र में भ्रष्टाचार न हो, स्वस्थ प्रतिस्पर्धा हो, अच्छा जीवन हो जाएगा। हम कैसे लिखेंगे निबंध को, हम विभिन्न क्षेत्रों में विभिन्न भागों में बांटेंगे, विभिन्न भागों में बांटोगे तो अपने आप कई पैराग्राफ आने शुरू हो जाएंगे, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, धार्मिक, ऐसे करके ये और सस्टेनेबल डेवलपमेंट भी आ जाएगा। आप समाज में भी बोल सकते हो, यहाँ पे भी डाल सकते हो। अगर समाज अगर अच्छा परिवर्तन होगा तो सतत विकास होगा, नेगेटिव पॉजिटिव दोनों निकलेंगे। ठीक है, अभी आप क्यों लिख रहे हो लड़का लड़की में भेद है, बायोलॉजिकल डिफरेंस है, भेद खत्म करके पूरे हो गया, लिंग भेद नहीं होना चाहिए। अगर लड़का लड़की में भेद ना हो, समान कर दोगे क्या दोनों को, लिंग भेद नहीं होना चाहिए, लिंग आधारित भेदभाव नहीं होना चाहिए। बोलो क्लियर, बोलो क्लियर। एक परेशान है कि मुझे भी कोई ग्रुप में ऐड कर लो, ग्रुप में क्यों जा रहे हो, समूह में जा रहे हो, मन लगा के बोलते जाओ। बोलो क्लियर। तो निबंध लिखते वक्त आपको विभिन्न क्षेत्रों से घुमा दो बेहतर होगा। जब तक विभिन्न क्षेत्रों से घुमाओगे नहीं, सामाजिक क्षेत्र, आर्थिक क्षेत्र, राजनीतिक क्षेत्र, धार्मिक क्षेत्र, तो इससे आसानी हो जाएगी निबंध लिखना। शिक्षा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में, परिवहन के क्षेत्र में ऐसे दिखाओगे, आसानी हो जाएगी। ये काम करना पड़ेगा, ज्यादातर निबंधों में स्थिति होती है ऐसा लिखने का, इन दोनों पार्ट से। बोलो क्लियर। ध्यान देना, हम निबंध में दो शब्द देखो, मध्य भाग में हम केवल शब्दों को बता रहे हैं, लाइन नहीं बताएंगे, केवल शब्द बता रहा हूँ। और बाद में मैं जब इसको खत्म करूंगा मध्य भाग और कंक्लूजन, फिर आ जाएंगे कैसे इन शब्दों का लाइन बनाया। वो एक प्रक्रिया से गुजरना है। कितने दिन पढ़ना है, 15 दिन पढ़ोगे हो जाएगा, निबंध लिख लोगे, 10 सब दिखा दोगे, पॉजिटिव नेगेटिव सब दिखाओगे, पॉजिटिव नेगेटिव भी आएगा। गुणात्मक और मात्रात्मक लिख लो, लगभग प्रत्येक साल इस शब्द को लिख रहे हो निबंध में, क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव लिखो, गुणात्मक और मात्रात्मक, गुणात्मक और मात्रात्मक लिख लो, गुणात्मक और मात्रात्मक, गुणात्मक और मात्रात्मक लिख लिया। एक बार शब्द को पकड़ो, कई सारे लोगों के भाषा में पता चलता है कि इतने शब्द है, इतना स्टॉक है शब्दों का, और इन्हीं शब्दों को बार बार यूज करते हैं। अपना स्टॉक बढ़ाओ, वो टैप्स कंट्रोल होना चाहिए, आपकी भाषा में बहुत एक शब्दों की संख्या होनी चाहिए, मतलब जब बोलते हैं वही कुछ शब्द बार बार निकलेंगे, तो लिखना शुरू करोगे। एक निबंध पे लिखना कितना है, आईएएस में 1200 शब्द लिखना है, और आपका स्टॉक ठीक नहीं है शब्दों का, मतलब एक शब्द 20-20-30 बार लिखो, एक ही शब्द बार बार घुमा के लिख रहे हो, बसोगे नहीं तो क्या होगा, पढ़ना पड़ेगा ना, तैयार करना पड़ेगा, ऐसे शब्दों को अपनी भाषा में लाना पड़ेगा। ज्यादातर लोगों की भाषा में ऐसे शब्द नहीं है, गुणात्मक और मात्रात्मक लिखो, कैसे यूज करेंगे मैं तरीका बता रहा हूँ, क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव, गुणात्मक और मात्रात्मक। मान लो कोई निबंध आ गया शिक्षा को लेकर, शिक्षा पे कोई निबंध आ गया, या स्वास्थ्य संबंधी कोई निबंध आ गया, कोई निबंध हो जिसमें स्वास्थ्य संबंधी कोई भी चर्चा हो रही है, या देश के विकास पे कोई बात हो, विकास पे ही कोई निबंध विकास पे आ गया, देश का विकास कैसा हो रहा है, क्या विकास की दिशा ठीक है, क्या हम सही मायने में विकास कर रहे हैं, ऐसा कोई निबंध यदि बन गया तो अब मैं कई शब्दों को बता रहा हूँ, आप धीरे धीरे पकड़ बनाओ। ये मत अपने को दुखियों में शब्द को नहीं जानते, अच्छी बात नहीं जानते हो, नई चीज सीख रहे हो, सीखो। ठीक है, तो देखो अब हम हैं शिक्षा के क्षेत्र में, हम बोलेंगे कि आज गांव-गांव में शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए स्कूल खुल गए हैं, यानी मात्रात्मक परिवर्तन हुआ है, मात्रा बढ़ गई, स्कूल खुल गए, गांव-गांव में स्कूल खुल गए, गांव-गांव में। परंतु स्थिति है कि वहाँ की गुणात्मक स्थिति ठीक है, वहाँ की क्वालिटी ठीक नहीं है। स्कूल है, कई जगहों पे बेंच नहीं है, स्कूल है, कहीं वहाँ पे किसी बिजली की व्यवस्था नहीं है, स्कूल तो खुल गए, शौचालय नहीं है, खेल का मैदान नहीं है, तो इसका मतलब है कि मात्रात्मक परिवर्तन तो हो गया, परंतु गुणात्मक उत्थान नहीं हो रहा है। स्कूल खुलने से ही शिक्षा का स्तर सुधर जाएगा क्या? अब गाँव में भी स्कूल खोल दो, कॉलेज खोल दो, 20-20 स्कूल खोल दो, क्या हो जाएगा इससे? उसकी क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए ना, बैठने की व्यवस्था हो, हाइजीनिक हो, बोर्ड हो, टीचर भी आते हो, तब ना स्कूल का प्रभाव पड़ेगा। अब मात्रा बढ़ा दोगे तो क्या स्थिति में सुधार हो जाएगा क्या? क्या विकास हो गया? क्या आपने दिखा दिया कि स्कूल खोल दिया? तो विकास का मतलब केवल मात्रात्मक परिवर्तन नहीं है, बल्कि गुणात्मक परिवर्तन। वहाँ गुणवत्ता भी ठीक से होनी चाहिए, ठीक से पढ़ाई हो, बिजली की व्यवस्था हो, शौचालय की व्यवस्था हो, स्वच्छता हो स्कूल में। जब स्कूल खुल गए वहाँ भेड़ बकरी रहते हैं, कुत्ते आवारा कुत्ते घूमते रहते हैं स्कूलों में, कई जगहों पे गाय भैंस भी स्कूलों के अंदर वो उन्होंने आश्रय स्थल बना रखा है, स्कूलों की ये दशा है कई जगहों पे। तो कैसे लिखोगे? बोलोगे, देखो इस शब्द को कैसे यूज करोगे? आज शिक्षा के क्षेत्र में मात्रात्मक परिवर्तन तो हो रहा है, परंतु गुणात्मक परिवर्तन नहीं हो रहा है। आज गाँव-गाँव में स्कूल खुल गए हैं, विद्यालय खुल गए हैं, परंतु वहाँ पे अभी भी स्वच्छता की स्थिति, बिजली की स्थिति, बेंच बैठने की बेंच और शौचालय आदि की उपस्थिति ठीक से नहीं है। तो केवल मात्रात्मक परिवर्तन से विकास नहीं होगा, बल्कि गुणात्मक परिवर्तन भी करना पड़ेगा। 5-7 लाइन लिख दिया ना, एक शब्द 2 शब्द को पकड़ा, 5 लाइन निकाल दिया हमने। रामानंद लिख रहे हैं, रामानंद यादव, मेरे गाँव में स्कूल में बकरी पलती है, देखो लिख रहे हैं। मेरे यहाँ भी लाल बाबू भी लिख रहे हैं कि यस मेरे यहाँ भी यही दशा है। अभी लाओ मेरे क्षेत्र में बहुत सारे ऐसे स्कूलों की यही दशा है। इसका मतलब बिल्कुल गुणात्मक परिवर्तन भी जरूरी है, केवल मात्रात्मक परिवर्तन से विकास नहीं होगा। याद लिखने के लिए गुणात्मक परिवर्तन बल्कि गुणात्मक परिवर्तन भी जरूरी है। बिल्कुल सही है, क्या दिक्कत है इसमें? अब मोना चाहिए मत लिखो, ये एकदम बचपना, बकरी चलती है तो आ जाती होगी, बकरी चलती है तो घर में घुस जाएगा, स्कूल में आ जाए, बकरी चलती है तो आ जाती होगी। कुछ लिखो तो सोच समझ के लिखो, ना सुना बकरी चलती होगी आ जाती होगी, भैंस चलती होगी या भैंस भी चलती आ जाती होगी। स्कूल इसी के लिए क्या? स्कूल में गेट लगा रहता है, 26-27 शब्द लिख सकते हैं। कहने का मतलब है कि मान लो कोई निबंध शिक्षा, स्वास्थ्य, विकास आदि पे बन जाए, उसमें ये दोनों शब्दों के बीच पे आप 5 से 7 लाइन लिख सकते हो। जैसे मान लो स्वास्थ्य पे कोई निबंध बन जाए, तो आप बोलोगे यार गाँव-गाँव में हॉस्पिटल्स खुल गए हैं, मात्रा
संख्या बढ़ गई है हॉस्पिटल्स की, परंतु हॉस्पिटल्स की क्वालिटी अभी भी सुधरी नहीं है। कई जगहों पे डॉक्टर नहीं है, कई जगहों पे दवाइयाँ नहीं है हॉस्पिटल्स में, कई जगह पे वहाँ पर्याप्त उपकरण नहीं है कि कुछ आ जाए कोई मरीज तो उसका ऑपरेशन छोटा सा हो जाए। ऑपरेशन थिएटर नहीं है, हॉस्पिटल तो खुल गया, संख्या तो बढ़ गई, मात्रा बढ़ गई, मगर वहाँ पे गुणात्मक कोई भी स्थिति नहीं है। तो हम क्या करेंगे? केवल गाँव-गाँव में हॉस्पिटल खोलने से स्वास्थ्य का ढांचा सुधार नहीं हो सकता है, बल्कि गुणात्मक उत्थान भी होना चाहिए। यानी हॉस्पिटल्स में डॉक्टर रहें, पर्याप्त प्रकाश रहे, स्वच्छता रहे, दवाइयाँ रहें, किसी को छोटा-मोटा ऑपरेशन कराना हो, लोग गाँव से शहर भागते हैं। गाँव में हॉस्पिटल है, वहाँ की क्वालिटी ठीक नहीं है। बेड की कमी बाद में लिख देना, बेड है, बेड पे जाके कुत्ता बैठा हुआ है, कई जगह स्कूलों में ये दशा है। ऐसा आता तो है स्कूलों के लिए, हॉस्पिटल के लिए, भ्रष्टाचार भी है, सब जाता है। बोलो, ये है। नेहा या तो ये नहीं लिखना है हॉस्पिटल में स्वेटर बुनते हैं, ये बताना है कि हॉस्पिटल्स में गुणात्मक स्थिति ठीक नहीं है। संख्या तो बढ़ गई, गाँव में हॉस्पिटल तो खुल गए, मगर वहाँ की क्वालिटी ठीक नहीं है। कैसे लिखना है ये ध्यान रखो, अनाप शनाप मत लिखो। डॉक्टर पैसे कमाने के चक्कर में बाहरी प्राइवेट हॉस्पिटल दे देते, क्यों लिखोगे? जानवी सीधे आक्षेप क्यों लगा दोगे? कोई डॉक्टर जाता है गाँव में, कोई बस शौक से कोई डॉक्टर चला गया गाँव के हॉस्पिटल में, जब गाँव के हॉस्पिटल में जाता है तो कहता है कि यहाँ तो कोई सुविधा नहीं है, मैं जाके क्या करूँगा? ऑपरेशन का इंतजाम नहीं है, कोई दवा नहीं है, डॉक्टर साहब पहुँच भी गए गाँव में, तो गाँव में उनको सुविधा नहीं मिलती है, फिर वापस आ जाता है शहर में, क्यों रहेगा गाँव में? बल्कि आके हो सकता है धमका दे, उसका किडनैप भी कर ले गाँव में, तो कहेंगे पैसा तो तब गाँव से जाने देंगे। तो ये सिर्फ डरते भी है गाँव में जाने से, गाँव में कुछ आने लगता है गुंडा टाइप में लोग, गाँव तो गाँव में चरस गांजा बिक रहा है, कोई गांजा पीने वाला आ गया, पैसा दे दो डॉक्टर साहब, तब जाएगा। एक बार गाँव गया, दूसरी बार गाँव भी नहीं जाएगा, हो सकता है मुलाकात हो जाए रास्ते में उसकी गांजा चरस पीने वालों से। बहुत सारे गाँव में और कोई चीज का दुकान नहीं मिलेगा, सस्ते भांग का दुकान, सरकारी भांग का दुकान गाँव में ये हो गया है। कई गाँव में, सभी गाँव में, जो गाँव के लोग अलर्ट है वो खुलने नहीं देते हैं, गांजे का भांग का दुकान नहीं खोलने देते। कई जगहों पे ऐसी स्थिति है, ये सभी जगह नहीं, कई जगहों पे है। दिल पे मत लो मेरे गाँव में, हो सकता है आपके गाँव में नहीं हो, आपके गाँव में जागरूक लोग रह रहे हो, ठीक लोग रह रहे हो, लेकिन गाँव में आज गांजे की स्थिति पैदा हो गई। सरकारी ठेका खुला हुआ है, देखो लिख रहा है अरुण शुक्ला, सरकारी ठेके की दुकान है, ठेका बंद हो चुका है, बिहार में पाबंदी है। लिख रहा है मेरे गाँव में 3 है। देखो कई गाँव की स्थिति ठीक है, मगर बहुत सारे गाँव में आज गांजा भांग आराम से अवेलेबल है, उसी का व्यापार चल रहा है। सारी जगहों पे नहीं, कई गाँव बड़ी अच्छी स्थिति में है, कई गाँव को तो सांसदों ने गोद में रखा है, अच्छा काम कर रहे हैं, गांजा मिलता है सब बिहार में। देखो लिख के बता, अनुभवी लोग बहुत हैं यहाँ पे, लिख के बता रहे हैं कि सर मेरे गाँव में गांजा मिलता है, इसको पता है गांजा मिलता है मेरे गाँव में। लोग बता रहे हैं कि सर बहुत कैसे अफीम, जुआ, गांजा, शराब, कई गाँव में ये दशा हो गई है, नई पीढ़ी खत्म हो रही है। कहने का मतलब क्या, कैसे लिखोगे? 2 शब्द मिल गया आपको, 2 शब्द पे एक पैराग्राफ। आज गाँव-गाँव में हॉस्पिटल्स और स्कूल खुल गए हैं, मात्रात्मक परिवर्तन हुआ है, परंतु अभी भी गुणात्मक परिवर्तन, इसका मतलब विकास की गति ठीक नहीं है, विकास की दिशा ठीक नहीं है। सुनाओ, हमें बढ़ रही है, कई जगहों पे है, कोई बात नहीं, जान लो, हमने सभी गाँव पे नहीं लिखा, कई गाँव में ऐसी स्थिति है। क्लियर? पहले बोलो, पहले बोलो क्लियर? बोलिए, तो गुणात्मक, मात्रात्मक के साथ-साथ गुणात्मक उत्थान पर भी बल दिया जाना चाहिए, ऐसा लिखोगे। क्लियर है? नेक्स्ट, तो अच्छे-अच्छे शब्द को लाओ अपनी भाषा में। देखो कई जगह हॉस्पिटल है, वहाँ बहुत गाँव के लोग अगर बहुत जागरूक हैं, सतर्क हैं, मिल-जुल कर वहाँ सारी चीजें व्यवस्था करते हैं, वो बात करके अपने प्रतिनिधि से अच्छे डॉक्टर की व्यवस्था करा देते हैं। कई जगहों पे अच्छा है, नो डाउट, पर बहुत जगहों की स्थिति ठीक नहीं है। ये क्लियर? पहले बोलो, एक बार बोलो सालों, ये यूज कर सकते हो गुणात्मक और मात्रात्मक? लिख के बताओ, कर लोगे गुणात्मक मात्रात्मक का यूज? देखो लाभ भी बताते हैं, हानि भी बताते हैं। हम सकारात्मक पक्षों को बताते हैं, नकारात्मक पक्षों को भी बताते हैं, दोनों पक्षों को लेकर चलते हैं, सकारात्मक और नकारात्मक। जैसे मान लो आज भारत विश्व का नंबर 1 जनसंख्या वाला देश हो गया, हमने पीछे छोड़ दिया है चाइना को, चाइना पीछे चला गया, हम लोग नंबर 1 है। श्वेता मौर्य मदिरा के आगे अपने बच्चों के विकास में क्या लिख रहे हो? ज्यादा मास्टरी नहीं करनी है मदिरा पे और अन्य चीजों पे। नकारात्मक और मान लो जनसंख्या पे सवाल कोई बन गया, नहीं बन, तो उसका नकारात्मक पक्ष भी लिखो, सकारात्मक पक्ष भी लिखो, जनसंख्या का लाभ भी लिखो, जनसंख्या की हानि भी लिखो। केवल एक साइड में नहीं लिखोगे, जनसंख्या की ये हानि है, ये हानि, केवल हानि मत लिखो, लाभ भी लिखो, सकारात्मक पक्ष भी लिखो। जैसे एआई है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, इसको जब लिखना हो तो ये भी लिखो, ये भी लिखो, लाभ भी लिखो, हानि भी लिखो। अभी एक सवाल मैंने डिस्कस किया था पीछे बीपीएससी में, पहले आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई वरदान है कि अभिशाप है? सीधा सवाल यही प्रिंट हुआ है बीपीएससी में, सीधा सवाल था, एआई वरदान है या अभिशाप? जिसके प्लेटफॉर्म से मेरी आवाज को किया भी गया है, क्लास में मैंने पढ़ाया था, केवल ये टाइटल नहीं बोला था, उस पर डिस्कशन हुआ था, लगभग पूरी क्लास हमारी एआई पे है, एआई वरदान है कि अभिशाप? अभी एक 2 महीने पहले मैंने लिया था, मेंस के पहले लिया था, पटना 2 सेंटर पे लिया था मैंने, पटना गया वहाँ वही रोड वाले सेंटर पे और वहाँ वाले सेंटर पे, सल्लमपुर वाले सेंटर, और सीधा सवाल मिल गया, एआई वरदान है कि अभिशाप है? और उस पर दिखाया भी गया है कि जिस साइड में मैं बोल रहा हूँ, टलते हुए बोल रहा हूँ, एआई वरदान है कि अभिशाप है, इस पर सवाल बन सकता है, सीधा सवाल आ गया। दोनों पक्ष है ना, तो कई जगहों पे हम दोनों चीज लिखते हैं, लाभ भी लिखते हैं, एआई का लाभ भी है और एआई का हानि भी है। देखो हानि, आज डिजिटल अरेस्ट की घटनाएं पूरे भारतवर्ष में हो रही हैं, पूरे विश्व में हो रहा है, भारत में तो अलग स्थिति ज्यादा दिखाई दे रहा है। अभी स्थिति होगी, मोबाइल खोलोगे तो पहले मैसेज आता है आपको सतर्क करने के लिए, भाई साहब कोई अगर कॉल करता हो पुलिस में वीडियो कॉल, तो सतर्क रहो, हो सकता है कि आपको अरेस्ट कर ले, साइबर अरेस्ट, डिजिटल अरेस्ट कर ले, साइबर अरेस्ट, डिजिटल अरेस्ट हो रहा है, डिजिटल रेप हो रहा है, डीप फेक हो रहा है, साइबर बुलिंग हो रही है, साइबर क्राइम हो रहा है। अब पॉकेट मारी और डकैती नहीं हो रही है शहरों में, कोई पॉकेट मारी भी होती है, और पॉकेट आपका पॉकेट साफ करने वाला तो हो सकता है आपसे हजारों किलोमीटर दूर हो, वहीं से बैठे बैठे आप अकाउंट साफ कर दे, बोला कि आप कब जानकार हो, आपका अकाउंट बता देगा वो सामने वाला, हो सकता है जामताड़ा में बैठा हो, तो जंगलों के बीच बैठा हो और आपको ब्लैकमेल कर ले, आपका पैसा गायब कर ले, बड़े पैमाने पे घटनाएं घट रही है। ये सब किसका हानि है? एआई का, एआई सब जनरेटेड टूल्स का प्रयोग किया जा रहा है, कई टाइप की चीजें चल रही हैं, ये हानि है। लाभ भी है एआई का, हो सकता है कि भविष्य में
में आप जाओ हॉस्पिटल में तो आपको एआई डॉक्टर मिल जाए। आप जब जाओगे तो थोड़ा सुनाने के लिए फलाना रोग हो गया, हो सकता है वहाँ कोई रोबोट बैठा हो, वहाँ कोई रोबोट बैठा हो, और रोबोट को आप सुना रहे हो कि भाई साहब मुझे फलानी फलानी कठिनाई आ गई है, वहाँ आदमी हो ही नहीं, रोबोट के आगे जाके दुखड़ा सुना रहे हो मेरे फलाने आँख में दर्द है, एरिया में दर्द है, कठिनाई है, भूख नहीं लगती है, तो तुरंत आपकी बात को सुनते ही निकाल के दे देगा, कहेगा जाओ ये चेक करा के लाओ। डॉक्टर भी क्या करते हैं, डॉक्टर के पास जाते हो पहले वो लिखता है कि ये टेस्ट करा लो आप, टेस्ट का रिपोर्ट ले जाते हो डॉक्टर को दिखाते हो, फिर डॉक्टर साहब दवा लिखते हैं। तो हो सकता है कि आगे भविष्य में आप वो जो पूछ के जाओगे कि चलो हम रोबोट को दिखाएंगे, रोबोट को आपने बता दिया कि भाई साहब देखो ये दर्द है, रोबोट कहेगा चलो ये चेक करा के लाओ, आपने लाया और उसको दिखा दिया, उसने उसको स्कैन कर लिया, रीड कर लिया, तो दवा लिख देगा, एक देगा कि ये दवा आप खाते रहना, इस टाइम में ये खाना है, इस टाइम में ये खाना है। और आप घर में अकेले हो, वृद्ध हो, जहाँ पे हो वहीं से रोबोट भाड़े पे ले लिए, सारी दवा उसको दे दी रोबोट को, आपको 3 लाता रहेगा उठा उठा के, ये खा लो 5 मिनट बाद ये खा लो। हो सकता है कि आप गए हो रोबोट डॉक्टर के पास, कहे कि अपना ये स्कैन करा के लाओ, वहीं पे स्कैन कर लेगा, खड़े खड़े आपका, तो कहेगा तुम्हारे शरीर की हड्डी में ये तो प्रॉब्लम है, स्कैन भी कर लेगा तुरंत आपका, एक्सरे करा लेगा आपका वहीं पे, एक्सरे करके रिपोर्ट दे देगा, दवा भी लिख देगा, दवा खिलाने की व्यवस्था करा देगा। पैसा क्यों चाहिए, आगे हो सकता है, फायदा है। करिश्मा बोली मैं तो कभी भी रोबोट से चेक नहीं कराऊंगी। अरे रोबोट से आज के डेट में करिश्मा कितना इमोशनल हो गई, रोबोट से चेक नहीं कराऊंगी। आज बड़े बड़े हॉस्पिटल लिखते हैं कि यहाँ रोबोट से सर्जरी की जाती है, शॉप से स्टाफ लेकर लिखते हैं कि यहाँ पर रोबोट सर्जरी उपलब्ध है। आदमी सर्जरी करेगा तो कभी कई चीज छोड़ देता है पेट में, कभी कुछ रुमाल छोड़ देगा, कभी दस्ताना छोड़ देगा, रोबोट गलती नहीं करेगा, कोई चीज आपके भीतर छोड़ेगा नहीं, और लोग छोड़ देते हैं, रिपोर्ट आती रहती है। अच्छा भी कर सकता है, बुरा भी कर सकता है, कभी कभी एआई बहुत खराब चीज है, अच्छी भी चीज है, बुरी भी चीज है। कहने का मतलब क्या है कि जब आप इस सबको लिखोगे एआई वगैरह के बारे में, तो हानि भी लिखोगे और लाभ भी लिखोगे, तब जाके उत्तर कंप्लीट होगा। समझ में आया? बोलो आया? रोबोट को कोई भी हैक कर सकता है, ऐसा आसान थोड़ी है हैक कर लो, आपसे ज्यादा पावरफुल होगा, वही आपको नचाएगा आगे।